and welcome students. I hope you all are well and good. So in this class we gonna discuss a new topic that is order and ranking. यहाँ पे हम समझेंगे ऑर्डर और रैंकिंग कितना इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से। और इसके अलावा इस कोर्स के अंदर जैसे हमने पहले ही बात की थी कि हमने एक नई सीरीज़ को स्टार्ट किया है, तो उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग क्या है, हम पहला एक लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने डायरेक्शन एंड सेंस के बारे में समझा था। सेकंड लेक्चर है जिसमें हम समझेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। ऑर्डर और रैंकिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसकी इंपॉर्टेंस को समझने के लिए मैं आपको लेके चलूँगी दूसरे स्लाइड की तरफ। दैट इज़ यहाँ पे आप देखेंगे ईयर वाइज आपको बताया गया है कि कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी में। तो आप देखेंगे 2011 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस टॉपिक से, और 2012 में ही अगर हम बात करें तो इस टॉपिक से पूछा गया है 2 क्वेश्चन। 2013 के अंदर भी आप देखेंगे 2 क्वेश्चन हैं। 2014 के अंदर भी इस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 के अंदर 4 क्वेश्चन है और 2016 के अंदर 3 क्वेश्चन है। देखेंगे 2017 के अंदर भी 4 क्वेश्चन पूछे गए इस टॉपिक से। 2018 में सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में फिर से 4 क्वेश्चन को पूछा गया है और 2020 में 2 क्वेश्चन, 21 में भी 2 क्वेश्चन और 22 में भी 2 क्वेश्चन। और आप देखेंगे 2023 में 1 क्वेश्चन पूछा गया इस टॉपिक से। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक से एक्सपेक्टेड होता ही है अगर हम दोनों की बात करें, ऑर्डर की और रैंकिंग दोनों को मिला के। ठीक है, तो हम शुरू करेंगे। आई होप ये बात आप समझे होंगे कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है, इसे समझना बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से इसमें स्कोर भी गेन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे टॉपिक को। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें नेम सजेस्ट किया गया है ऑर्डर एंड रैंकिंग, तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग पे। तो पहले रैंकिंग का थोड़ा सा बेसिक समझते हैं, उसके कुछ क्वेश्चन ट्राई करेंगे, देन फिर ऑर्डर की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रैंकिंग की। अब इसमें थोड़ा सा पहले बेसिक समझते हैं कि रैंकिंग का क्या है। अब देखिए इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, जो सिटिंग अरेंजमेंट किस होता है इसमें, वो ज़्यादातर 2 तरीके से होता है। जैसे पहला जो पूछा जाता है वो होता है हॉरिजॉन्टल वाइज, या फिर इसी को बोल देते हैं रो वाइज। ठीक है, अब इसमें होता है क्या, जो सिटिंग होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, जो हमें पोजीशन बतानी होगी तो इस तरीके से कुछ होगा। अब यहाँ पे हमसे पूछा जाएगा कि लेफ़्ट साइड से ए, मान लीजिए कोई ए पर्सन है, वो लेफ़्ट साइड से 10th पोजीशन पे है और राइट साइड से 20th पोजीशन पे है। तो इसको शो करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए कि लेफ़्ट किस साइड है और राइट किस साइड है। तो इस साइड से जब हम बात करते हैं ना, तो ये लेफ़्ट साइड होता है जब आप इसकी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं। अगर आप इस तरफ से आ रहे हैं दैट मीन्स आप राइट साइड से आ रहे हैं। ठीक है, तो हम राइट साइड से उसकी पोजीशन को बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, मैंने आपको कह दिया कि ए की जो पोजीशन है वो लेफ़्ट साइड से 10th है, जैसे कि मैंने अभी कहा था। तो यहाँ से आगे मान लेते हैं कि 10th पॉइंट यहाँ पर होगा। दैट मीन्स ए की जो पोजीशन है वो यहाँ पर हो गई, कहाँ से, लेफ़्ट साइड से, तो ये लेफ़्ट साइड से हो गया। और अगर कहा जाए राइट साइड से 20th है, तो अब पर्सन तो सेम ही है, इसका मतलब ये वाली पोजीशन आप देखेंगे पीछे से, यानी कि राइट साइड से कौन सी हो जाएगी, 20th। तो यहाँ से लेके अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ए की जो पोजीशन हो जाएगी यहाँ से, ये हो जाएगी 20th, कहाँ से, राइट से। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो इस तरीके से कुछ सेटिंग अरेंजमेंट हो जाता है। अब यहाँ पे मैंने एक पर्सन लिया, आप देखेंगे धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जाएगा कि 2 पर्सन आ जाएंगे, 3 पर्सन आ जाएंगे एक ही रो के अंदर। ठीक है, और जो दूसरा टाइप होता है वो कैसा होता है, उसमें जो सेटिंग अरेंजमेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल वाइज ना होके वो होता है वर्टिकल, या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कॉलम वाइज। तो यहाँ पे जो सेटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा वो इस तरीके से हो जाएगा। और इसमें लेफ़्ट और राइट तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेंगे या नीचे से ऊपर की तरफ। दैट मीन्स यहाँ पे या तो टॉप होगा या फिर बॉटम होगा। ठीक है, 2 ही तरफ से यहाँ पे हमें पोजीशन बतानी है। अब जैसे इसी क्वेश्चन को इस फॉर्म में करके देखते हैं। तो मान लीजिए हमें कहा गया है कि ए की जो पोजीशन है वो टॉप से कहाँ पर है, 10th पे है। तो टॉप यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ से आप मूव करेंगे, मान लेते हैं कि 10th पोजीशन इस पॉइंट पे होगी, तो ये आ गया 10th पोजीशन। और अगर यही कहा जाए कि ए की जो पोजीशन है वो बॉटम साइड से 20th पे है, तो अब पर्सन तो एक ही है, ये ए जिसके बारे में हमने बात की, तो ये बैठा तो यहीं पर है, पर ये पोजीशन अगर आप नीचे की तरफ से काउंट करेंगे तो कितने नंबर पे है, 20th। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20th पोजीशन आ जाएगी। ये कहाँ से आएगी, बॉटम से, और ये वाली कहाँ से आई है, टॉप से।
आई होप ये समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही बेसिक है इसका, बाकी जो चीज़ें हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एग्जाम्पल को लेंगे। जैसे ये मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है कि ए की जो पोजीशन है वो 17th है, कहाँ से, फ्रॉम लेफ़्ट साइड से, और 24th पोजीशन है कहाँ से, राइट साइड से। ठीक है, तो नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, हमसे क्या पूछा गया कि कितने पर्सन है रो के अंदर, हमें ये बताना है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सेम अब देखेंगे यहाँ पे कहा गया है रो वाइज हमसे पूछा गया, दैट मीन्स फर्स्ट वाला टाइप है। तो फर्स्ट वाले टाइप में जो सेटिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है। अब यहाँ पे ए की जो पोजीशन है लेफ़्ट से कितनी है, 17। तो मान लेते हैं कि लेफ़्ट से हमने इस तरफ से काउंट करेंगे आप, तो लेफ़्ट से आप काउंट करेंगे, मान लेते हैं कि 17th इस पॉइंट पे, तो ये आ गया कहाँ पर, ये आ गया 17th पोजीशन पे। और अगर यही हमें कहा जाए कि राइट से कितनी है, 24th, तो राइट हमारा किधर है, इस तरफ से हम आएंगे, तो मान लीजिए इस तरफ से हम आते हैं और यही सेम पॉइंट पे आएंगे, क्योंकि पर्सन एक ही है। अब ये दो जगह तो नहीं बैठ सकता, एक ही जगह बैठा हुआ है। तो यहाँ से आपने पीछे से इसकी पोजीशन को काउंट किया तो ये आ रही है 24th, और अगर आपने लेफ़्ट साइड से काउंट किया तो ये आ रही है 17th। ठीक है, अब इसमें हमसे पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ पर्सन बताना है कि इस रो में कितने हैं। आप देखेंगे अगर आगे की तरफ से ही हमने देखा इस चीज़ों को, तो पहले पेन को चेंज करते हैं कलर। जैसे अब आप देखेंगे तो यहाँ पे अगर ये आगे से यानी कि लेफ़्ट साइड से 17th पोजीशन में, तो इससे पहले ए से पहले कितने पर्सन यहाँ पर पहले से ही बैठे, दैट मीन 16 पर्सन यहाँ पर पहले से। और अगर आप यहाँ राइट साइड से देखेंगे तो कितने पर्सन हो गए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर इसकी पोजीशन 24th है, दैट मीन्स इसके पीछे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, 23 स्टूडेंट्स पहले बाद में हैं इसके, है ना। अब हमसे पूछा गया है कि टोटल नंबर ऑफ बताइए। तो देखिए एक ही पर्सन की पोजीशन जब हमें आगे से भी पता हो, उसी पर्सन की हमें पीछे से भी पता हो, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालना काफ़ी इजी हो जाता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्या काउंट किया है, 16th है, तो 16 प्लस में ये वाली जो पोजीशन है ये किसकी है, ए की है। ये आगे से कितनी है, 17th, और पीछे से 24th है, तो पर एक ही पर्सन तो है ना, तो एक हम इसको काउंट करेंगे, प्लस में 23 आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 3, तो ये हो जाएगा 40। दैट मीन्स टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, तो 40 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 40 तो यहाँ पे कितने स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, अब अगर ये आप ऐसे करना चाहें तो ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहें तो मैं इसका एक फार्मूला भी बताती हूँ। फार्मूला क्या होता है कि जितने भी पर्सन हैं, जो भी पर्सन है उसकी जो भी हमें पोजीशन पता है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, उसको लिखेंगे। तो जैसे अगर हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन, तो इसका सिंपल तरीका क्या हो जाता है, पोजीशन बताइए उसकी लेफ़्ट साइड से प्लस में पोजीशन उसकी राइट साइड से, और इसके अलावा आप क्या करेंगे, -1 करेंगे। अब ये हमने -1 क्यों किया, क्योंकि आप देखेंगे जब हमने इसकी पोजीशन आगे से बताई थी यानी कि लेफ़्ट साइड से, तो भी इस पर्सन को इंक्लूड किया गया था, यानी कि 17th जगह पे तो यही बैठा हुआ था। और जब आपने राइट साइड से बताई तो राइट साइड से जब बताई तो भी 24th पोजीशन पे यही बैठा था, है ना। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17th और 24th ये दोनों पोजीशन पे बैठा तो एक ही पर्सन है ना। तो अगर आप इसको ऐसे ही काउंट कर लेंगे, दैट मीन्स आपने 2 बार इसको काउंट कर लिया, पर पर्सन तो एक ही है तो काउंट तो एक ही बार होना चाहिए, दैट्स वाई हमने ये -1 किया। ठीक है, अब आप इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, आगे से इसकी जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से वो कितनी है, 17th, तो यहाँ पे पुट किया जाएगा 17th प्लस में, और राइट साइड से कितनी है, 24th, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 24th और फिर -1। सॉल्व करेंगे इसको तो आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 41 माइनस में 1 इक्वल्स टू 40। तो ये 2 तरीके हैं आपके पास, आप जिस भी तरीके से कंफर्टेबल फील करें उस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे तो आपको इस तरीके से यूज़ करेंगे, और अगर आप फार्मूले के थ्रू जाना चाहेंगे तो ये वाला तरीका क्या है, सही है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। अगर ये समझ में आया तो सेम कॉन्सेप्ट पे हमने एक क्वेश्चन दिया है, ये रहा क्वेश्चन, आप इसे ट्राई करें। तो मेरा सजेशन है कि वीडियो को पॉज करके आप पहले खुद इस क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करेंगे, जैसे हमें क्वेश्चन में कहा गया है, इन अ रो ऑफ अ पर्सन्स पोजीशन ऑफ ए फ्रॉम लेफ्ट साइड। आप देखेंगे ए की पोजीशन कहाँ से बताई गई है, लेफ्ट साइड से। कितनी बताई गई है, 17th, एंड पोजीशन ऑफ ए, और यहाँ पर भी ए है, दैट मीन्स सेम पर्सन है। राइट साइड से पोजीशन बताई है कितनी, 24th।
तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो। तो आप देखेंगे जो अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया है सेम वही चीज़ बताई गई है, 17th है और 24th है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। अब यहाँ पे कहा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो बताना है कि इस रो में कितने लोग बैठे हुए हैं। अभी हम देखेंगे कि हमने पीछे सेम क्वेश्चन को किया था तो हमारा आंसर कितना आया था 40, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या आना चाहिए 40। अब आप देखेंगे ऑप्शन में 40 कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे नहीं है, इसका मतलब नन ऑफ दीज हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आप चाहे तो इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसकी नंबरिंग को, पोजीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको दे दिया है 29th और यहाँ पे हम ले लेते हैं 15th पोजीशन पे, ठीक है। अब अगर इसको इस तरीके से किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखते हैं। अब यहाँ से ए की जो पोजीशन है लेफ़्ट साइड से कितनी है 15, तो लेफ़्ट साइड से आप मूव करेंगे 15th पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है, मान लेते हैं। और अगर आप राइट साइड से आएंगे तो 29th पोजीशन बन रही है सेम, तो ये आ गई 29th मान लेते हैं, 29th पोजीशन हो जाएगी। ये है राइट साइड से और ये है लेफ़्ट साइड से, ठीक है। अब हमें बताना क्या है, टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने हैं इस रो के अंदर। तो आप देखेंगे कितने पर्सन है, तो मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक अगर ये 15th पोजीशन पे बैठा है दैट मीन्स इससे पहले 14 स्टूडेंट्स होंगे, पर्सन होंगे। और अगर इसके बाद वाली पोजीशन को चेक किया जाता है तो क्या आएगा, तो फिर ये हो जाएगा, अगर राइट साइड से ये 29th है दैट मीन्स इससे पहले इसके बाद 28th पर्सन क्या होंगे, वो सिटिंग होंगे। अब इसको जब हमें काउंट करना है तो क्या करना है, 14 प्लस में एक पोजीशन तो एक ही होगी, तो 1 प्लस में 28, या तो आप इस तरीके से कर लीजिए, आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 32 और 33, ये हो जाएगा 33। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे 33, ठीक है, 43, ये हो जाएंगे 43। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हो जाएंगे हमारे पास कितने 43, ठीक है। और अगर आप इसे फॉर्मूले के तरीके से करना चाहेंगे तो हमने देखा कि लेफ़्ट साइड से जो इसकी पोजीशन है वो है 15 और फॉर्मूला हमारा जो था टीपी का वो क्या था, वो था पोजीशन फ्रॉम लेफ़्ट प्लस में पोजीशन फ्रॉम राइट और -1। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो 15th है इसकी पोजीशन लेफ़्ट साइड से, और राइट साइड से अगर आप पोजीशन देखेंगे तो ये कितनी है 29th और -1। आप इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और 44 को 4 हाथ से लग गया, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगा 44 -1, तो ये आ जाएगा 43, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये क्वेश्चन चेंज होता तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज ही हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। आगे की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन आ रो ऑफ 25%, एक रो के अंदर 25% सिटिंग है जिसमें हमें पी की पोजीशन बताई गई है, लेफ्ट साइड से कितनी है 10th है, और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द पोजीशन ऑफ पी फ्रॉम राइट साइड ऑफ द रो। तो हमसे पी की पोजीशन पूछी गई है राइट साइड से। तो जैसा क्वेश्चन में गिवन है पहले उसको अरेंज करते हैं। मान लेते हैं ये रो होगा, इसके अंदर टोटल कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 25% पहले से ही सेटेड है, ठीक है। और हमें पी की पोजीशन बताई गई है कहाँ से, लेफ्ट साइड से। तो पी को भी अरेंज करते हैं। पी की अगर हमें लेफ्ट साइड से बैठा दैट मीन्स वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो कितनी है पोजीशन 10th, दैट मीन्स मान लेते हैं यहाँ कहीं पे होगी 10th पोजीशन। तो पी की पोजीशन 10th है, ये हमें यहाँ से पता चला। अब हमें क्या पूछा गया है कि पी की पोजीशन हमें राइट साइड से बतानी है। तो देखिए अगर पी 10th पोजीशन पे है दैट मीन्स पी से पहले कितने लोग होंगे जो इस रो के अंदर बैठे हुए हैं, दैट मीन्स 9 पर्सन ऐसे होंगे जो पी से पहले बैठे होंगे। तो हम इसे लेस करते हैं इसमें से। टोटल हमें पर्सन पता है 25 है, इसमें 9 पर्सन है जो इसके आगे बैठे हुए हैं, तो इसके पीछे कितने बैठे हैं वो अपने आप पता चल जाएंगे। आप इसको लेस करेंगे, ये आ जाएगा 16, यानी कि जो पी की पोजीशन है अगर आप राइट साइड से देखेंगे तो कितनी हो जाएगी 16th पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि इसके पीछे कितने लोग बैठे हुए हैं, 15 लोग यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि एक तो ये खुद भी हो गया, हमने इसको काउंट कहाँ किया है, ठीक है। और पीछे से यानी कि इसके बाद जो लोग बैठे होंगे 15 पीपल इसके बाद बैठे होंगे, और 16th नंबर किसका है, वो पी का ही है,
ठीक है। और अगर आप फॉर्मूले के तरीके से इसको करेंगे तो जैसे टोटल पर्सन हमें जितना गिवन है पहले उसे रखेंगे, तो यहाँ पे अगर हमें निकालना है पी की पोजीशन फ्रॉम राइट साइड से, तो इसके लिए क्या करना है, टोटल हमें जितने पता है उसको रखिए। तो टोटल हमारे पास है 25, और पी की पोजीशन जहाँ से आपको पता है, अगर राइट साइड से पता है तो राइट वाली लिखिए, लेफ्ट साइड से पता है तो लेफ्ट वाली। तो इस क्वेश्चन में हमें लेफ्ट साइड से पता है 10th पोजीशन पे, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, माइनस यहाँ पे करेंगे हम +1। अब ये हम +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने देखा था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, अगर हम बात करें यहाँ पे हमने देखा था हमने -1 किया था, क्योंकि सेम पर्सन की जो पोजीशन थी वो हम 2 बार काउंट कर रहे थे। इस वाले केस में 2 बार काउंट हो जा रही थी, एक बार आगे से और एक बार पीछे की साइड से, दैट्स वाई हमने यहाँ पे -1 किया था। लेकिन इस वाले केस में तो हमें क्या है, एक ही पर्सन की दोनों तरफ से पोजीशन दिखानी पड़ेगी। हमने यहाँ से तो बता दिया कि 10th पोजीशन पे है, पर पीछे से भी तो जब आप काउंट करेंगे इस वाले साइड से, राइट साइड से, तब भी तो आपको इसकी पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाता है, यानी कि 2 बार काउंटिंग करने के तरीके से हम कह सकते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे +1 करते हैं। अब आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 + 1, दैट मीन्स 16th पोजीशन है किसकी, पी की, कहाँ से, राइट साइड से, ठीक है। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन में जाएं तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये एक तो पहला टाइप हमने देखा, जहाँ पे ये वाला क्वेश्चन हमने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर पूछा जाता है। एक ही पर्सन की पोजीशन हमें दोनों तरफ से बताई गई, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी, और हमसे पूछा गया टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं। सेकंड वाले टाइप में आप देखेंगे यहाँ पर क्या किया गया था, हमें एक पर्सन की पोजीशन बताई गई पर एक ही डायरेक्शन से बताई गई, और ये भी बता दिया गया कि टोटल पर्सन्स कितने हैं उस पूरे रो के अंदर। तो हमसे दूसरे वाले पर्सन की यानी कि पी की पोजीशन हमसे राइट साइड से पूछ ली गई, ठीक है। तो एक तो ये सिंपल क्वेश्चन थे, ये सबसे सिंपल कैटेगरी जिसे हम बोले टाइप थे रैंकिंग के। आगे मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ रो ऑफ 62% बताया गया है, एक रो के अंदर 62% सिटिंग है। P इज़ 12th, P की पोजीशन बताई गई है, लेफ्ट साइड से कितनी है, 12th है। एंड Q, अब यहाँ पे आप देखेंगे 2 पर्सन आ गए। अब तक हमने जो देखे थे उसमें एक ही पर्सन की पोजीशन बताई जा रही थी। यहाँ पे एक पर्सन P है और दूसरा पर्सन Q है। Q की भी पोजीशन बताई गई है, 21st है, कहाँ से, राइट साइड ऑफ द रो से। तो फाइंड द नंबर ऑफ अ पीपल सिटेड बिटवीन P और Q, तो हमें बताना है P और Q के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। तो जैसा हमें बताया गया है, पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं ये हमारी रो हो गई, टोटल इसमें कितने लोग बैठे हैं, तो 62% पहले से ही यहाँ पे क्या है, सेटेड है, ठीक है। और क्या बताया गया है, P की पोजीशन बताई गई है, 12th है। तो P की पोजीशन कहाँ से बताई गई है, लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव करेगा P। तो इस डायरेक्शन में मान लेते हैं कि यहाँ कहीं पे होगी क्या है, P की पोजीशन कितनी है, 12th है, ठीक है। और आगे हमें बताया गया है Q की पोजीशन 21st है फ्रॉम राइट साइड से, तो Q की पोजीशन भी हम लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2 तरीके के केस बन जाएंगे। कैसे, जैसे मान लीजिए जो मैंने कहा Q की पोजीशन मुझे बतानी है, तो हो सकता है Q की पोजीशन यहाँ कहीं पर हो, P से पहले हो सकता है। तो मान लेते हैं 21st यहाँ पर हो Q की पोजीशन, या फिर इसका सेकंड केस भी हो सकता है। सेकंड केस में क्या हो सकता है उसको देखते हैं। सेकंड केस में हो सकता है, चलो P की पोजीशन हमें पता है कि यहाँ से यहाँ पे कहीं है, 12th पोजीशन पे। हो सकता है Q की पोजीशन 21st बताएगी, हो सकता है कि Q क्या हो, यहाँ कहीं पे P से पहले ही सिट कर रहा हो सकता है बिल्कुल कि ये Q है और ये P है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 केस बन गया, एक ये वाला और एक ये वाला केस। अब क्या कहते हैं इन केस को, तो ये वाला जो केस है नीचे वाला, इसे बोला जाता है ओवरलैपिंग, ठीक है। और ये वाला जो केस है यहाँ पे नो ओवरलैपिंग चल रही है, ठीक है। तो ये 2 केस बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। अब हमें पता कैसे चलेगा, तो क्वेश्चन में आपको पहले से ही चेक करना पड़ेगा कि जो क्वेश्चन है उसके अंदर ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही होगी। तो इसे चेक करने का तरीका क्या होता है, इसे चेक करने का तरीका होता है, नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब इसे चेक करने का तरीका क्या है, टोटल नंबर ऑफ जितने भी आपको बताए गए हैं पर्सन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो होते हैं उनको हमें चेक करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 पर्सन बताया गया था, तो पोजीशन आप ले लीजिए P की, ठीक है, P की पोजीशन, और यहाँ पे हमें लेना है पोजीशन किसकी, Q की। दोनों की पोजीशन को ऐड कीजिए, और अगर ये क्या होते हैं, अब इसमें ग्रेटर देन और लेस देन वाला प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। जैसे
अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा हुए यानी कि पर्सन ज़्यादा हुए पी और क्यू को काउंट करने के बाद, दैट मीन्स ये वाला केस हो जाएगा नो ओवरलैपिंग का। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी। और अगर टोटल जो नंबर है, टोटल जो पोजीशन है या टोटल जो पर्सन वहाँ पे सेटेड है वो लेस देन हो जाएंगे पी की पोजीशन से जो हमें गिवन है और पोजीशन ऑफ क्यू से। अगर ये वाली चीज़ ज़्यादा हो जाएगी तो दैट मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही होगी। और आपने दोनों का डायग्राम भी देख लिया, जहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं हो रही होती वहाँ पे दोनों की पोजीशन अलग अलग होती है। यहाँ से हमने देख लिया इनके बीच में गैप जनरेट हो रहा होता है, ठीक है। और अगर ये वाला केस हो जाता तो यहाँ पे क्या हो जाती है, दोनों चीज़ें एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। पी की पोजीशन अगर यहाँ पे कहीं है तो क्यू की पोजीशन यहाँ हो जाती है, ठीक है। तो आप देखेंगे ये एक दूसरे को क्रॉस करके चले जाते हैं, इसे हम बोलते हैं ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर। और इस वाले केस में हम बोल देते हैं नो ओवरलैपिंग का केस है। तो दोनों केस को समझेंगे हम अच्छे से कि कैसे इनका सॉल्यूशन किया जाता है। क्वेश्चन में काफ़ी एग्ज़ाम में ये ओवरलैपिंग वाले केस को काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसको मिनिमम, इसमें कैटेगरी और जोड़ दी जाती है, मिनिमम नंबर ऑफ़ पर्सन और मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पर्सन। तो समझते हैं। अब जैसे हमने ये तो देख लिया कि ये वाला केस था और ये वाला केस था। इस वाले केस का जब हम सॉल्यूशन करते हैं फर्स्ट वाले केस का, तो इसमें कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होगी आपको जब नो ओवरलैपिंग का केस है। तो मैं इसको डिलीट करती हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे अगर हम चेक करते हैं तो हमें जो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन गिवन है वो 62 है। और अगर आप पोजीशन चेक करेंगे किसकी, दोनों की पोजीशन को ऐड करके चेक करेंगे कि कितनी आ रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 12 है प्लस में 21 है। आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 33 और ये है 62। दैट मीन्स ये वाली साइड ग्रेटर है, और ग्रेटर है तो ये कौन सा केस बन जाएगा, नो ओवरलैपिंग का। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है, तो पहले नो ओवरलैपिंग वाले केस को समझते हैं, फिर ओवरलैपिंग वाले केस को करेंगे, ठीक है। तो मैं इसे डिलीट करती हूँ यहाँ से। तो इसमें क्या करना है, हमें ये तो पता चल गया कि हाँ यहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं है। दैट मीन्स क्यू की जो पोजीशन हो जाएगी वो यहीं पे कहीं होगी, यानी कि पी को क्रॉस करके नहीं जाएगा क्यू, ठीक है। अब हमसे पूछा क्या गया था, तो हमें बताना है कि पी और क्यू की, यानी कि इस वाले जो जगह है, जो गैप है, इसमें कितने लोग बैठे हुए हैं हमें ये बताना है पी और क्यू के बीच में। तो बताने का तरीका क्या हो जाएगा, किस तरीके से बताया जाएगा। तो अगर आपसे बिटवीन वाला केस पूछा जाता है, दैट मीन्स बिटवीन कितने लोग बैठे गए हैं पी और क्यू के, बिटवीन पी एंड क्यू, तो कितने लोग हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन जितने आपको बताए गए हैं वो, इसमें से हम माइनस कर देंगे। क्या माइनस करेंगे, जो पोजीशन है हमें बताई गई है पी की प्लस में पोजीशन जो हमें बताई गई है क्यू की। तो अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पर्सन कितने थे, 62। इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमने देखा था इसका टोटल कितना आ रहा था, 33। तो यहाँ पे रखते हैं 33। आप इसमें से लेस करेंगे तो ये जो हमारा रिजल्ट आएगा दैट इज़ 29। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में जो पर्सन सेटेड है वो कितने हैं, 29 पर्सन है जो पी और क्यू के बीच में क्या है, बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो सबसे पहले क्या करना था, ऐसे वाले केस में जब क्वेश्चन हमें पूछा जाता है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि ये ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता दिया कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन जो होते हैं अगर वो ग्रेटर देन है किससे, जो भी हमें जितने भी लोगों की पोजीशन बताई गई है उनके सम से, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, नो ओवरलैपिंग का केस होगा। लेकिन अगर टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन लेस देन हो जाएंगे, जितने भी हमें पोजीशन बताई गई है उन सबको ऐड करने के बाद उनके सम से, तो दैट मीन्स ओवरलैपिंग का केस हो जाएगा। अगर ये वाला केस है तो आपने देख लिया कि इसमें हम कैसे निकालते हैं। इसमें बिटवीन वाला क्वेश्चन ही पूछा जाता है कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग पर्सन सेटेड है, ये इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और वहाँ समझते हैं कि जब हमें ओवरलैपिंग का केस देता है तो हम किस तरीके से चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें गिवन है इन अ रो ऑफ 50%, एक रो के अंदर कितने लोग बैठे हैं 50% सिटेड है। तो यहाँ पे 50% सिटेड है और हमसे क्या पूछा गया है, ए इज़ 35th फ्रॉम द लेफ्ट साइड। ए की पोजीशन बताई गई है 35th है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, ऑफ द रो में ही बैठे हैं ये।
एंड बी इज़ 22nd, बी की जो पोजीशन बताई गई है वो कितनी है 22nd है। कहाँ से? राइट साइड से ऑफ रो। ये गलत है, यहाँ पर आएगा रो। तो हमसे क्या पूछा गया? फाइंड द नंबर ऑफ अ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी। तो हमें बताना है ए और बी के बीच में कितने पर्सन सिटेड है। सेम पहले वाला क्वेश्चन हो गया, पर यहाँ पे सेम जैसे हमें पहले क्या करना है, चेक करना है कि ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने का तरीका हमने देखा था, टोटल नंबर ऑफ पर्सन, अगर ये क्या होते हैं, यहाँ पे हमें रखना है पोजीशन हमें चेक करनी है ए की, प्लस में पोजीशन हमें चेक करनी है बी की। अब देख लो अगर ये ग्रेटर देन है कि लेस देन है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। ये हमें है 50 गिवन है और ए की पोजीशन हमें 35 गिवन है, प्लस में बी की पोजीशन 22nd गिवन है। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, 57। दैट मीन्स ये हमारा क्या हो गया, ज़्यादा हो गया 50 से। और टोटल नंबर से अगर जो पोजीशन का सम है वो ज़्यादा आ जाता है, दैट मीन्स कि ये कौन सा केस हो जाएगा, ये हो गया ओवरलैपिंग का केस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ओवरलैपिंग का केस। अब ओवरलैपिंग के केस का जो डायग्राम होता है वो किस तरीके से बनेगा, तो जैसे अगर हम इसका डायग्राम ड्रॉ करें तो ये है हमारे पास रो में ही बैठे हुए हैं ये। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ए की पोजीशन बताई गई है लेफ़्ट साइड से कितनी है 35। तो ए की पोजीशन इस साइड से आप चेक करेंगे 35 मान लेते हैं यहाँ कहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 35। हाफ से ज़्यादा है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, और थोड़ा दूर करते हैं इसको। तो हमें ए की पोजीशन लेफ़्ट साइड से बताई गई है 35, तो मान लेते हैं 35 यहाँ कहीं होगा। ठीक है, और हमें बताई गई है बी की पोजीशन कितनी है 22nd है। कहाँ से? राइट साइड से। तो 22nd क्योंकि ओवरलैपिंग का केस है, दैट मीन्स एक दूसरे को क्रॉस करके जाएंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे तो मान लेते हैं 22nd यहाँ कहीं होगा। ठीक है, ये किसकी पोजीशन है? बी की, और ये किसकी पोजीशन है? ए की। ठीक है, अब यहाँ पे हमसे पूछा गया हमसे यही पूछा गया कि ए और बी के बीच में कितने लोग सिटिंग हैं, दैट मीन्स इस वाले प्लेस पे कितने लोग हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जा रही है एक तरीके से, क्योंकि पी की पोजीशन इस वाले में भी काउंट हो रही है और क्यू की पोजीशन, बी की पोजीशन इस वाले में भी काउंट हो रही है। तो इसमें कैसे हम निकालते हैं बिटवीन वाले केस में, तो यहाँ के लिए क्या करना पड़ता है, तो इसमें अगर हमें अब यहाँ पर हमें ये तो पता चल गया कि ओवरलैपिंग का केस था। डायग्राम आपने देख लिया कि ए से लेके बी तक के बीच में कितने लोग सिटेड है, हमसे ये पूछा गया है। अब इसमें अब देखेंगे कि जो ए की पोजीशन है वो 2 बार काउंट हो गई है। कैसे? अब आप देखेंगे यहाँ से जो ए की पोजीशन है वो 35 है, और आप देखेंगे बी की पोजीशन में ये काउंट हो चुका है, क्योंकि बी की पोजीशन इसको कट करके यहाँ तक आगे आ रही है। तो ये तो इसमें काउंट हो चुका है बी की पोजीशन में, और ए की पोजीशन में भी आप देखेंगे बी पहले से काउंटेड है, दैट मीन्स ये डबल बार यहाँ काउंटिंग हो गई है। तो अगर आप इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ओवरलैपिंग वाला केस होगा और हमें बिटवीन निकालना है, तो ओवरलैपिंग के केस में अगर हमें बिटवीन निकालना है किसके बीच में, ए एंड बी के बीच में, तो क्या तरीका हो जाता है, तो यहाँ पे दोनों की पोजीशन को पहले ऐड करना है। तो हमने देखा था पोजीशन ऑफ ए प्लस में पोजीशन ऑफ बी आप ऐड करेंगे, फिर इसमें से माइनस कर देंगे क्या, टोटल पोजीशन जो थी। तो टोटल पोजीशन हमारे पास जितनी है उसे माइनस करेंगे, इसके अलावा -2 करेंगे। अब ये -2 क्यों किया जा रहा है, मैंने बताया कि यहाँ पे ए और बी की क्या हो जा रही है, डबल काउंटिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बार काउंट हो गए थे ए और बी, इसकी वजह से हम यहाँ पे 2 माइनस करेंगे। तो जो हमें गिवन है पहले उसको पुट करते हैं। क्या पता था हमें, ए की पोजीशन 35 है और बी की कितनी है 22। तो ए की पोजीशन कितनी है, ये है 35, बी की पोजीशन है 22, और इसमें से हमें माइनस करना है कितना, 50 और माइनस का 2। तो आप देखेंगे जब हमने इनको ऐड किया तो ये आता है 57, माइनस में 50 और माइनस में 2। इसे प्लस माइनस कर लेंगे तो आप देखेंगे इसमें से माइनस करेंगे आएगा 7 - 2, दैट मीन्स 5। तो इसका मतलब ए और बी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, 5 पर्सन्स। ठीक है,
तो आई होप कि आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे। एक बार मैं रिपीट करूँगी इस केस को। जैसे हमने सबसे पहले पढ़ा था यहाँ पे हमने देखा था, पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि ओवरलैपिंग का केस है कि नहीं है। इसको फाइंड कैसे किया जाएगा ये मैं आपको अच्छे से बता चुकी हूँ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन यानी कि जो पोजीशन बताई गई होगी, अगर वो दोनों पर्सन या दो से ज़्यादा पर्सन है उनके सम से ज़्यादा है, दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग का केस होगा। नो ओवरलैपिंग के केस में डायग्राम आप देख चुके हैं, इस तरीके से बनता है। ए और बी के बीच में गैप रह जाता है और इनकी काउंटिंग एक ही बार होती है, ठीक है। जबकि ओवरलैपिंग वाले केस में क्या हो जाता है, 2 बार काउंटिंग हो जाती है, एक से ज़्यादा बार एक पर्सन को काउंट कर लिया जाता है। जब पी की पोजीशन हमने बताई है यहाँ से लेफ्ट साइड से, तो क्यू पहले से इसमें काउंट हो गया, और जब हमने क्यू की पोजीशन बताई तो इसमें हमने पी को दोबारा क्या कर लिया, काउंट कर लिया गया। तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ओवरलैपिंग का केस ये हो जाता है, ठीक है। तो अब ये तो समझ में आया। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ के सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले चेक करेंगे कि ओवरलैपिंग का केस है या नहीं है। जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद ही आप क्या कर पाएंगे, डायग्राम को ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। तो इस केस में हमने पहले इसको चेक किया कि क्या था। तो यहाँ पे आप देखेंगे नो ओवरलैपिंग का केस था, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पोजीशन जो थी वो ज़्यादा थी जितने भी लोग थे उनकी पोजीशन के सम से, ठीक है। तो इस केस में हमने देखा टोटल अगर हमें बिटवीन निकालना पड़ता है पी और क्यू के बीच में कितने पर्सन हैं, तो टोटल जो पर्सन होते हैं उनको माइनस किया जाता है। जो हमें दोनों लोगों की पोजीशन पता थी उनको प्लस करके इसमें से आप माइनस करेंगे तो हमें मिल जाता है आसानी से क्या है, बिटवीन वाला केस। अब हमें इसमें से 2 नहीं माइनस करना पड़ा, क्यों, क्योंकि दोनों को एक ही बार तो काउंट किया गया। पी की काउंटिंग एक ही बार हुई है, क्यू की काउंटिंग एक ही बार हुई है, ठीक है। जबकि दूसरे वाले केस में क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग वाले केस में, तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल नंबर जो हमें मिलता है वो क्या हो जाता है, ग्रेटर हो जाता है किससे, जो हमें ये दोनों की पोजीशन गिवन थी उससे कम हो जाता है, यानी कि दोनों की पोजीशन ज़्यादा हो जाती है टोटल नंबर ऑफ पोजीशन से, ठीक है। तो इसका जो डायग्राम होता है आप देखेंगे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जाता है, और अगर क्रॉस करते हुए जाता है तो यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती है। एक की जब हमने पोजीशन बताई तो उसमें बी ऑलरेडी काउंट हो गया, जब हमने बी की पोजीशन बताई तो उसमें ए भी क्या हो गया, ऑलरेडी काउंट हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे ए और बी की क्या हो जाती है, डबल काउंटिंग हो जाती है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को। तो इसके लिए जो फार्मूला था आप देखेंगे पहले वाले फार्मूले जैसा ही है, बस यहाँ पे डबल काउंटिंग की वजह से हमें क्या करना पड़ गया, 2 को भी यहाँ से माइनस करना पड़ गया, और बाकी चीज़ें सेम थी। तो आई होप कि आपको ये दोनों केस अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। अगर ये अच्छे से समझ में आए होंगे सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है पी एंड क्यू आर स्टैंडिंग इन अ रो ऑफ पर्सन। पी और क्यू क्या है, सिटिंग है, किसी बहुत सारे लोग जो बैठे हैं उनके बीच में। पी की जो पोजीशन है वो 18th है, कहाँ से, लेफ्ट साइड से, और क्यू की जो पोजीशन है वो 24th है, कहाँ से, राइट साइड से। इफ़ दे इंटरचेंज देयर पोजीशन बिकेम 31st फ्रॉम लेफ्ट। तो अगर ये अपनी पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, तो पी की जो पोजीशन हो जाती है वो 31st हो जाती है लेफ्ट से, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे पहले हमने क्वेश्चन किया था ओवरलैपिंग वाला। तो आपके एग्ज़ाम के प्रोस्पेक्टिव से तीन जो टाइप हैं रैंकिंग के वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही जो हमने पढ़ा ओवरलैपिंग वाला केस। सेकंड केस अब आप पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम देखेंगे इंटरचेंज वाला। और थर्ड टाइप जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मिनिमम नंबर ऑफ और मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। रो होगा तो रो, कॉलम होगा तो कॉलम, ये 3 टाइप है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। आप देखेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अभी आप जब सॉल्व करेंगे मेरे साथ तो आप देखेंगे कि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो इन्हीं 3 टॉपिक पे बार बार रिपीटेडली पूछे गए हैं, ठीक है। थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल को बढ़ाया गया है, कम किया गया है, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर इन्हीं 3 टाइप में ही आप कैटेगराइज कर पाएंगे। अगर एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे या फिर जो प्रीवियस ईयर है उसको आप एनालाइज करेंगे तो आप देखेंगे कि 3 टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से। पहला टाइप हम पढ़ चुके हैं ओवरलैपिंग वाला, तो वहाँ पे आपको अच्छे से रिमेंबर रखना है, याद रखना है कि पहले क्वेश्चन में आपको चेक करना पड़ेगा कि ओवरलैपिंग हो रही है या नहीं हो रही है। उसके बाद मैंने बता दिया दोनों का फॉर्मूला नंबर ऑफ पर्सन के लिए सेम है, बस ओवरलैपिंग वाले केस में -2 करना पड़ता है क्योंकि डबल बार काउंटिंग हो जाती है। इंटरचेंज वाले कॉन्सेप्ट को अभी आप समझेंगे, तो पहले हम इसे क्लियर करते हैं।
तो यहाँ पे हमें क्या बताया गया है कि पी और क्यू की पोजीशन हमें बता दी गई है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन हमें नहीं पता, और जब पोजीशन को चेंज किया जाता है तो ए की जो पोजीशन है वो 31 आती है। तो पहले डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। तो ये हमारा हो गया डायग्राम। यहाँ से हमें पी की पोजीशन बतानी है, कितनी 18th है। तो मान लेते हैं पी की पोजीशन यहाँ पे कहीं होगी 18th पोजीशन पे है पी, ठीक है। और क्यू की पोजीशन हमें कितनी बताई गई है 24th। तो मान लेते हैं क्यू की पोजीशन यहाँ पे कहीं होगी और ये हो जाएगा 24th पोजीशन पे क्यू, ठीक है। यहाँ पे भी ओवरलैपिंग वाला केस आप चेक कर सकते थे, पर तब जब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन होता, तो वो हमें नहीं गिवन है, तो हम यही मानेंगे कि दोनों की पोजीशन अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पे पी की पोजीशन हो गई और 24th हमें क्यू की पोजीशन मिल गई। इसके बाद हमें कहा गया दोनों ने क्या कर लिया, अपनी सीट को इंटरचेंज कर लिया। तो जब सीट इंटरचेंज किया तो यानी कि पी की जगह पर अब पी जो था ये कहाँ पर आ गया, क्यू की जगह पर, और क्यू कहाँ चला गया, पी की जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर अब आ चुका है पी और यहाँ पर आ चुका है क्यू। पी की पोजीशन यहाँ आने के बाद कितनी हो चुकी है 31, ठीक है। और क्यू की पोजीशन हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करनी है पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पर्सन भी काउंट करना है, बताना है, और नंबर ऑफ अ पर्सन बिटवीन पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं ये भी हमें बताना है, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें और तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ये तो आपने देख लिया कि पी की इतना जो अब तक हमने ड्रॉ किया, इतनी बातें हमें क्वेश्चन के अंदर बताई गई थी। अब यहाँ से हम मूव करेंगे जो हमें खुद कैलकुलेट करना है। तो अब जैसे 31st पोजीशन अगर हमें यहाँ से पी की बताई गई है, तो खुद का कंक्लूजन ड्राइव करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ फिर यहाँ से ड्राइव हो रही है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो कितने लोग होंगे, अगर पी की पोजीशन यहाँ 31st है, दैट मीन्स इससे पहले 30% क्या होंगे, यहाँ पे पहले बैठे होंगे पी से, ठीक है। और आप देखेंगे क्यू की पोजीशन यहाँ 24th बताई गई है, दैट मीन्स क्यू से पहले यहाँ से पहले कितने लोग बैठे हैं 23% बैठे होंगे। दैट मीन्स यहाँ से भी अगर आप काउंट करेंगे तो ये क्या हो जाएगी 23 तो सेम ही रहेगा, यहाँ पे 23% बैठे हुए हैं। और पी एक और भी है जो यहाँ पे बैठा हुआ है, तो पी की पोजीशन 1 यहाँ पर ये भी काउंट करनी है। तो यानी कि आप देखेंगे टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो आप इजीली काउंट कर पाएंगे। यहाँ पर कैसे, तो समझते हैं पहले इसको। टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप अगर काउंट करेंगे तो आप देखेंगे पी से पहले कितने लोग बैठे हैं 30% बैठे हैं, ठीक है। प्लस में पी खुद भी यहाँ पर सिटेड है, तो पी आ जाएगा 1% यहाँ पे और हो गया। और पी के बाद कितने लोग बैठे हैं 23% बैठे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन तो आप आसानी से निकाल लेंगे। इसे निकालने का तरीका क्या हो गया, अब इसे आप प्लस कर दीजिए, तो ये आएगा 3 + 4 और 5, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हो गए 54। तो सेकंड वाला पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया। ये तो हुआ हमने कॉन्सेप्ट के तरीके से कर लिया। अगर आप इसी का फॉर्मूला समझना चाहेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसको देख लेते हैं। फॉर्मूले के लिए आपको लोग क्या करना है, पी की जो नई पोजीशन पता चली है, अगर टोटल नंबर ऑफ बताना है पर्सन के बारे में, तो पी की पोजीशन अब कितनी हो चुकी है 31। तो पहले इसे लिखेंगे 31 प्लस में, और यहाँ से क्यू की पोजीशन कितनी थी 24, तो इसको ऐड करेंगे और -1 करेंगे। अब -1 क्यों किया, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ से अगर आप पी की पोजीशन बता रहे हैं, दैट मीन्स पी को भी आप काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो पी की काउंटिंग तो एक बार हुई, और आप यहीं से आप किसकी पोजीशन बता रहे हैं क्यू की, तो क्यू भी तो इसी जगह पे बैठा था। इसका मतलब इसी पोजीशन को, ये जो जगह है इसको आपने 2 बार काउंट कर लिया, एक बार पी के तरफ से देखा तब, और आपने जब क्यू के प्रोस्पेक्टिव से चीज़ें देखी तब भी। तो दोनों ही केस में आपने यहाँ पर 2 बार क्या है इस पोजीशन को काउंट कर लिया। तो इसीलिए हम एक बार माइनस कर देते, क्योंकि हमें काउंट तो एक ही बार करना है, ठीक है। अब आप इसे प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 55 - 1 दैट इज़ 54। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो, जो भी आप याद रख पाएँ या जो भी आपकी हैबिट में बन जाए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब ये तो हमने कर लिया फर्स्ट, अब हमें क्या बतानी थी क्यू की पोजीशन। तो अब बताते हैं हम क्यू की पोजीशन। अब क्यू की पोजीशन बताने के लिए भी आपको ध्यान रखना है क्या चीज़, तो क्यू की पोजीशन बताने के लिए आप देखेंगे कि क्यू अब यहाँ से इस वाली पोजीशन पे आ चुका है, और अगर पहले वाले पी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितने लोग बैठे थे 17% थे जो क्या थे पी से पहले बैठे हुए थे। तो यहाँ पर भी क्या है, अब यहाँ पे सीधा आपको पता है कि पी यहाँ पर बैठा हुआ है, दैट मीन्स पी की पोजीशन भी क्या हो जाएगी, आगे से आप देखेंगे तो 18 ही हो जाएगी, दैट मीन्स 17% पी के प्रोस्पेक्टिव से यहाँ से बैठे हुए हैं। तो इसको लेस करते हैं, तो अगर आप निकालेंगे पी की पोजीशन ऑफ
क्यू। तो इसे निकालने के लिए क्या करना है, टोटल जो हमारे पास पोजीशन है, पर्सन है, उसमें से हम माइनस कर देंगे किसकी पोजीशन, जो हमें यहाँ पर पता चली है वो है पोजीशन ऑफ क्यू की। मतलब आप पी की ले लीजिए, क्योंकि पहले वाली पोजीशन ये पी की है हमें पता है, तो पी की पोजीशन कितनी है, 18th है। तो आप यही मान के चलिए कि पोजीशन हम यहाँ पे पी की माइनस करेंगे पहले वाली पोजीशन, ठीक है, ओल्ड वाली को। और फिर क्या करना है, हमें +1 करना है। क्यों करना है +1, ये भी बात करते हैं। तो पहले इसको पुट करते हैं। टोटल कितने थे हमारे पास, 54% थे, माइनस पी की पोजीशन पुरानी वाली कितनी थी, तो ये हमने देखी इसकी पुरानी पोजीशन जो थी वो थी 18th, प्लस में 1 किया है, ठीक है। इसमें से आप इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 54 में से आप इसको माइनस करेंगे और +1 करेंगे तो ये आ जाएगा 37। तो यानी कि जो क्यू की पोजीशन हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 37 हो जाएगी। कहाँ से, राइट साइड से, क्योंकि हमें पीछे के डायरेक्शन से ही बताना था, राइट साइड से। हमसे राइट साइड से पूछा गया कि राइट साइड से इसकी पोजीशन क्या होगी। तो राइट साइड से इसकी पोजीशन आप देखेंगे, यहाँ से हमें इसकी पोजीशन बतानी है। और अब देखिए डायग्राम पे आते हैं। ये था हमारा डायग्राम। तो आपने देखा पी की पोजीशन यहाँ से कितनी थी, 18 थी। दैट मीन्स पी से पहले कितने लोग बैठे थे, 17% यहाँ पर बैठे थे। और आप कहाँ से बता रहे हैं पी की पोजीशन, क्यू की पोजीशन। अब यहाँ पे कौन है, क्यू इस पोजीशन पे आ चुका है ना। तो अभी भी सेम सिचुएशन है कि क्यू से पहले कितने लोग बैठे हैं, 17 अगर हम आगे से बात करें तो, यानी कि लेफ्ट साइड से बात कर रहे हैं तो। और इसी की पोजीशन हमें पीछे की डायरेक्शन से बतानी है, दैट मीन्स राइट साइड से बतानी है। तो राइट साइड से इसकी डायरेक्शन जब आप बताएंगे, आपने जब स्टार्टिंग से डायरेक्शन बताई तो आप देखेंगे यहाँ पे हमने क्यू को काउंट करके ही बात करी है 18th पोजीशन पे, ठीक है। और अगर आप इसकी डायरेक्शन राइट साइड से भी बताएंगे तो भी इसको काउंट करेंगे ना, तो इसका मतलब यहाँ पे क्यू की डबल काउंटिंग हो जाती है। तो ठीक है, तो डबल काउंटिंग आपको करनी पड़ेगी क्योंकि आपको दोनों चीज़ बतानी है यहाँ पर, ठीक है। तो डबल काउंटिंग करने के लिए मुझे एक बार +1 करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने सिर्फ एक बार इसकी पोजीशन को क्या किया है, काउंट किया है, ठीक है। तो इसलिए हम +1 लगाते हैं। सिंपल सा तरीका है कि आप अगर एक ही पर्सन की जो हमें पोजीशन बताई जा रही है वो दोनों डायरेक्शन से बताई जा रही है, लेफ़्ट से भी और राइट से भी, तो वो 2 बार काउंट हो जाता है उसी क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। यानी कि उसकी पोजीशन डबल बार काउंट हो जाती है। तो हम जब काउंट करके बताते हैं तो वो डबल बार काउंटिंग ही आनी चाहिए, जबकि इस वाले केस में हमारी एक ही बार काउंटिंग बन रही थी, ठीक है। क्योंकि हमने 18 माइनस कर दिया था, तो बाकी जो रिमेनिंग बचे थे सिर्फ वो बचे थे ना। तो +1 करेंगे तब तो हम इस वाली पोजीशन पे आएंगे, क्योंकि हमने ये वाली पोजीशन को भी माइनस कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो आई होप ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो इसलिए बस यहाँ पे +1 किया गया, ठीक है। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट क्वेश्चन का, तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। फर्स्ट पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं, सेकंड पार्ट भी हम सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी और क्यू। तो बताना है पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, सेटेड हैं। तो पी और क्यू के बीच में अगर हमें बताना है तो पहले हमें पता होना चाहिए ना कि दोनों की डायरेक्शन को मिला के कितने लोग हुए टोटल। तो आप देखेंगे कि टोटल हमारे पास 54% थे। इसमें से माइनस करेंगे हम पी की पोजीशन और प्लस में पोजीशन ऑफ क्यू, दोनों की पोजीशन को माइनस करेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कितने लोग हैं जिसकी पोजीशन अभी तक हम बता नहीं पाए, ठीक है। इनके बीच में कितने का गैप है। तो पी की पोजीशन कितनी थी, 18 थी पुरानी, और इसकी कितनी थी, 24 थी, ठीक है। माइनस में 54 है। आप इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 42, माइनस में ये हो जाएगा 54। तो कितने बच गए यहाँ पे, 12। यानी कि पी और क्यू के बीच में टोटल कितने पर्सन है, 12% है। क्योंकि दोनों की पोजीशन मिला के पी से पहले कितने लोग बैठे थे हमें पता चल चुका है। पी की जो पोजीशन है 18th है, दैट मीन्स इससे पहले 17 लोग और पी को खुद मिला के 18% थे। और क्यू की पोजीशन हमने देखी थी यहाँ कहीं पे थी, कितनी थी, 24। तो क्यू को मिला के क्यू से पहले कितने लोग बैठे थे, 23, और क्यू को खुद जोड़ लेंगे तो 24। तो इतना हमें पता चल गया। तो जो लोग नहीं बैठे हैं यहाँ पर अभी काउंट नहीं हुए, दैट मीन्स वो इन दोनों के बीच में कहीं पर है, पी और क्यू के। तो पी और क्यू के बीच में कितने लोग आ रहे हैं, 12%, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा कि हमने देख लिया यहाँ पे, आपने देख लिया यहाँ पर इंटरचेंज वाले केस में कितने, मैक्सिमम आपसे यही 3 कैटेगरी पूछी जा सकती है, 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पोजीशन बता दो क्यू की राइट साइड से, या फिर टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिया जाएगा, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये भी वाला केस आपको क्लैरिफाई हुआ। अभी हम इन सारे क्वेश्चन को, अभी प्रीवियस ईयर जब क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे कि ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे, ठीक है। तो आगे मूव करेंगे, अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है
इन आ रो ऑफ पर्सन पोजिशन ऑफ पी फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑफ आ रो इज 9th। तो यहाँ पे हमें क्या है बताया गया है कि पी की जो पोजीशन है लेफ्ट साइड से कितनी है 9th है, और पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम अ राइट साइड, क्यू की पोजीशन बताई गई है राइट साइड से कितनी है 8th है। सी इज सिटिंग जस्ट इन मिडल ऑफ पी और क्यू, और जो सी की जो सिटिंग है वो कहाँ पर है, जस्ट मिडल में है, किसके, पी और क्यू के बीच में बैठा हुआ है। पोजीशन ऑफ सी फ्रॉम अ लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज 15, और सी की जो पोजीशन है कहाँ से, लेफ्ट साइड से कितनी है 15 है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो हमें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं रो के अंदर। ठीक है, तो जैसा पहले हमें बताया गया है, पहले हम उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम करेंगे सॉल्यूशन। तो पहले हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पे हमें पी की पोजीशन पता है लेफ्ट साइड से कितनी है 9th है, तो लेफ्ट साइड दैट मीन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पी बैठा होगा 9th पोजीशन पे पी, और ये कहाँ पर है 9th पोजीशन पे। फिर आगे हमें कहा गया है पोजीशन ऑफ क्यू फ्रॉम अ राइट साइड, राइट साइड से जो क्यू की पोजीशन है वो कितनी है, वो 8th है। तो मान लेते हैं क्यू कहाँ पर है, यहाँ कहीं पर होगा, इसकी पोजीशन कितनी है 8th है फ्रॉम राइट साइड, ये राइट साइड से और ये लेफ्ट साइड से। ठीक है, अब क्या कहा गया क्वेश्चन में, सी इज सिटिंग जस्ट इन अ मिडल ऑफ पी और क्यू, पी और क्यू के जस्ट बीच में कौन बैठा हुआ है, सी। तो मान लेते हैं सी यहाँ पे कहीं बैठा हुआ है फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और वो भी कहाँ से, लेफ्ट साइड से। हमें बताया गया इसकी जो पोजीशन है वो कितनी है 15th है, दैट मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप इसकी पोजीशन चेक करेंगे तो ये कितनी आ रही है 15th आ रही है। ठीक है, अब क्या कहा गया, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन अ रो, तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हुए। तो क्या तरीका है, देखिए टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने के लिए हमें पी और क्यू की पोजीशन को तो ऐड करना पड़ जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा कि क्यू से पहले कितने लोग हैं और पी के बाद है। पर यहाँ पे भी कुछ लोग बैठे गए हुए हैं, तो यहाँ से पहले चेक करते हैं। अब आप देखेंगे कि P और Q, हमें ये पता है कि जो C है वो P और Q के बिल्कुल मिड में बैठा हुआ है, दैट मीन्स P से लेके C तक का जो गैप होगा वो इक्वल होगा किसके, C से लेके Q तक के गैप के बराबर होगा। दैट मीन्स मैं ये कहना चाह रही हूँ कि PC बराबर में CQ हो जाएगा, इनका जो गैप हो जाएगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ से हम आराम से इस गैप को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है P की पोजीशन 9th है, दैट मीन्स वो यहाँ कहीं पे है, और इसकी पोजीशन कितनी 15 है। आप इनके बीच का गैप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, इनके बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो इनके बीच में हो जाएंगे 5%, क्योंकि C तो खुद आ गया ना 16th में, तो C को तो हम साइड रखेंगे कि C ये 1% हो गया। इससे पहले कितने लोग हैं 5, यानी कि इनके बीच में कितने लोग हैं 5, इसका मतलब C से लेके Q के बीच में भी कितने लोग होंगे, 5 लोग होंगे। ठीक है, हो गई या नहीं होंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 है, और एक P C को भी मिला लेंगे, तो यानी कि टोटल मिला के P से लेके Q के बीच में 6 पर 10 और 11, टोटल मिला के 11% हो जाएंगे जो इनके बीच में है। ठीक है, तो P से लेके C तक का डिस्टेंस जैसे मैंने बात किया, तो ये 5 हो गया, और यहाँ से देखेंगे यहाँ 5, यानी कि दोनों के बीच में कितने पर्सन बैठे हुए हैं, 5। ठीक है, अब निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ पर्सन। टोटल नंबर ऑफ पोजीशन पर्सन निकालने के लिए क्या करना है, पहले हम P की रैंक को देखते हैं। तो P की रैंक आप अगर देखेंगे तो यहाँ से कितनी थी 9th है। ठीक है, तो 9th हो जाएगी, प्लस में 5 लोग यहाँ पर हैं, 5 ये हो जाएंगे, प्लस में एक C की पोजीशन को देखेंगे तो C की पोजीशन ये रही 1, और इसके बाद C से लेके Q के बीच में भी 5% है, 5 ये हो जाएंगे, प्लस में इसके बाद कितने लोग हैं, तो Q की पोजीशन को मिला के 8% यहाँ पर हो जाएंगे। इनको अगर हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 20, 28, टोटल मिला के कितने लोग हो गए 28% है जो इस पूरे रॉ में क्या है सिटेड है। तो आई होप ये भी क्या होगा आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। ठीक है, तो ये भी क्या था, एक टाइप था इसका जो हमने यहाँ पर किया। तो आई होप यहाँ पे भी कोई डाउट नहीं होगा, ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कोई डाउट नहीं है तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो अभी हम क्वेश्चन करें ये सिर्फ आपका बेसिक क्लियर करने के लिए, आप यहाँ से ये समझ पाएंगे कि कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन रैंकिंग में बन सकते हैं या पूछे जाते हैं। ठीक है, तो करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ पोजीशन ऑफ P फ्रॉम अ लेफ्ट साइड ऑफ द रो इज़ 15, तो हमें P की पोजीशन बता रखी है लेफ्ट साइड से कितनी है 15th, एंड पोजीशन ऑफ Q की पोजीशन बता रखी है राइट साइड से कितनी है 19th, एंड ओनली 2 पर्सन इज सिटिंग इन मिडल ऑफ P और Q, और सिर्फ 2 लोग हैं जो P और Q के बीच में बैठे हैं।
तो हमसे पूछा गया फाइंड द मिनिमम नंबर एंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन दैट कैन बी सिटेड इन दिस रो। तो हमसे मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर पूछा गया है कि कितने लोग बैठ सकते हैं, उन्हें हम अरेंज कर सकते हैं किस तरीके से कि एक बार उनका नंबर मैक्सिमम हो जाए, उससे ज़्यादा लोग ना बैठ पाए, और एक बार मिनिमम में अगर हमें उनकी सीटिंग अरेंजमेंट करनी हो तो कैसा होगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने लेक्चर को ध्यान से देखा तो मैंने अभी कुछ देर पहले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया था कि जो रैंकिंग के प्रोस्पेक्टिव से, एग्ज़ाम प्रोस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमने सबसे पहले बात करी थी ओवरलैपिंग वाला जो केस था। सेकंड केस हमने बात करी थी जहाँ पे हमने देखा था कि इंटरचेंज हो जाता है, अपनी पोजीशन, दो लोग हैं तो दोनों अपनी पोजीशन को क्या कर रहे थे, इंटरचेंज कर रहे थे, वो वाला। और तीसरा कैटेगरी मैंने आपको यही बताया था, मिनिमम नंबर और मैक्सिमम नंबर। तो तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन को पूछा जाता है वो ये है। ठीक है, तो शुरू करेंगे, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि मैक्सिमम नंबर में अगर हमें अरेंज करना होता है तो कैसे करना है, मिनिमम नंबर में अरेंज करना होता है तो कैसे करना होता है। तो शुरू करते हैं, जैसा पहले क्वेश्चन में हमें कहा गया हम उस तरीके से अरेंज करेंगे। तो पहले ड्रॉ करते हैं। अब हमें यहाँ पे पी की पोजीशन बता रखी है, लेफ्ट साइड से कितनी है 15। तो पी की पोजीशन अब ये लेफ्ट साइड से है तो इस तरफ को ही मूव करेगा। तो 15 पे मान लेते हैं कि इसकी पोजीशन 15 पे इस पॉइंट पे कहीं पर आ रही है। कौन है ये? पी है। और क्यू की पोजीशन 19 है राइट साइड से। तो यहाँ पर हमें, यहाँ पर भी आप चाहें तो ओवरलैपिंग का केस चेक करते हैं, पर यहाँ पर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स नहीं है या टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन नहीं है रो के अंदर, तो हम नहीं चेक करेंगे। हम यही मानेंगे कि इसके बाद ही कहीं पे क्यू यहीं पे कहीं लाई कर रहा होगा। ठीक है, तो क्यू मान लिया हमने कि यहाँ पर है 19th पोजीशन। ठीक है, अब क्या बोला गया है, सिर्फ 2 पर्सन हैं जो कि पी और क्यू के बीच में बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब ये जो एरिया हमारे पास खाली दिख रहा है पी से लेके क्यू के बीच में, यहाँ पे सिर्फ 2 पर्सन है। एक पर्सन मान लेते हैं ये रहा और एक पर्सन ये रहा, 2 पर्सन हो गए। ठीक है, अब हमें बताना है मैक्सिमम नंबर और मिनिमम नंबर। तो पहले इसमें काउंट करते हैं कि टोटल कितने पर्सन्स हुए यहाँ पर। अब अगर आप काउंट करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 15 ये हो गए लोग, 15 पर्सन, और इनके बीच में कितने हो गए, सिर्फ 2 पर्सन है तो 2 लोग यहाँ हो जाएंगे। और यहाँ से अगर आप यहाँ तक पूरा जाएंगे तो 19 पर्सन्स ये हो जाएंगे। अगर आप इस पूरे को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 36। तो यानी कि इस वाले सिटिंग अरेंजमेंट में टोटल 36 लोग हैं जो बैठे हैं। ठीक है, दूसरा भी देखते हैं, फिर आप खुद ही समझेंगे कि मैक्सिमम कैसे हुआ और मिनिमम कैसे हुआ। सेकंड कैटेगरी में भी सेम हमें डायग्राम को ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ करते हैं। पी की पोजीशन हमें बता रखी है 15th है, तो 15th हम मान लेते हैं यहाँ से इस पॉइंट पे कहीं आ रहा होगा 15। ठीक है, और हमें क्यू की पोजीशन बतानी है। पी यहाँ से गया था तो इस डायरेक्शन में मूव किया, और क्यू इस तरफ से आ रहा है तो राइट की साइड से हम काउंट करेंगे। अब 19th है, अगर हम इसको पहले ही कहीं ड्रॉ कर देंगे जैसे कि इससे पहले वाले डायग्राम में हमने किया है, तो फिर दोनों सेम ही हो जाएगा। तो हम इस वाले केस में क्या मान के चलते हैं कि यहाँ ओवरलैपिंग वाला सीन है। इसका मतलब क्या है कि क्रॉस करके क्यू इधर बैठा हुआ है। कितनी पोजीशन है इसकी? 19th, और ये पी है। ठीक है, और हमें ये भी बता दिया गया है कि दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, तो 2 लोग। तो यहाँ पे 1 और 1 2 पर्सन हो गए। अब इसकी काउंटिंग करते हैं। काउंटिंग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 19 लोग थे, हमें इतना पता है। यहाँ से यहाँ तक कितने हैं? 15 है। अब जब इसमें आप काउंट करने जाएंगे टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, तो यहाँ पर भी सेम चीज़ रहेगी। पहले यहाँ से यहाँ तक 15 है, फिर यहाँ से यहाँ तक कितने हो जाएंगे? 19। और आप यहाँ पर देखेंगे, करते हैं हम 15 प्लस में 19। तो इसका मतलब आपने ये पूरा काउंट कर लिया कि 15 से लेके 1 से लेके 15 तक यहाँ थे, और 15 से लेके 19 तक यहाँ पर गए। अब इसमें आप देखेंगे तो ये जो 2 पर्सन हम काउंट करेंगे, क्या यहाँ पे ऐड करेंगे? नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 पर्सन जिन्हें हम काउंट कर रहे हैं वो ऑलरेडी 15 तक जो हमने काउंटिंग करी उसमें काउंट हो चुके हैं। और इसके बाद जब हमने क्यू वाली काउंटिंग को करा ना तो भी ये काउंट हो चुके हैं। दैट मीन्स ये डबल बार काउंट हो रहे हैं, जबकि होने सिर्फ एक बार चाहिए थे। तो हम ये वाला 2 माइनस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक चीज़ और भी है। क्या? अब आप देखेंगे पी की पोजीशन यहाँ से भी काउंट हुई थी। जब हमने यहाँ से क्यू की पोजीशन को काउंट किया तब भी आप देखेंगे कि हमने पी को भी काउंट कर लिया था, और जब हमने यहाँ से पी की पोजीशन को काउंट किया था तो हमने क्यू की पोजीशन को भी काउंट कर लिया था। तो इसका मतलब डबल काउंटिंग यहाँ पे इन दोनों की भी हो चुकी है, पी और क्यू की। तो इनके लिए भी -2 करेंगे। ठीक है,
अब क्या करना है, इसको ऐड करेंगे। आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 35 माइनस में ये आप कर देंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएंगे 31%। ये आएगा 34, इसे आप प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 34, और इसमें से 4 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो टोटल कितने लोग हैं यहाँ पर 30। अब आप देखेंगे ये वाला केस जब आपने बनाया तो ये किस में चला गया, मैक्सिमम में, कि आप मैक्सिमम सिटिंग अरेंजमेंट अगर करना चाहते हैं तो 36 पर्सन्स की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और अगर आप मिनिमम में इस कैटेगरी को पूरा करना चाहेंगे तो आपको कितने पर्सन्स की ज़रूरत है, 30 पर्सन्स की। ठीक है, तो आई होप ये दोनों कैटेगरी आपको समझ में आई होगी। जब भी हमें मिनिमम का केस बनाना है ना, तो ये ओवरलैपिंग वाली सिचुएशन आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, ताकि कम से कम लोगों से हमारा ये जो हमें कंडीशन दी गई है या सीरीज़ दी गई है उसे हम कंप्लीट कर पाएँ। मैक्सिमम वाले केस में आप ऐसे जैसे नॉर्मल सिचुएशन में बनाते थे उसी सिचुएशन में बनाएंगे, नो ओवरलैपिंग वाले केस की तरह। ठीक है, तो आई होप ये दोनों भी सिचुएशन आपको अच्छे से समझ में आई होगी। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको गिवन है, इन अ रो ऑफ बॉयज आयुष इज 19th फ्रॉम द स्टार्ट एंड 15th फ्रॉम द एंड। ओके, इन अनदर रो ऑफ अ बॉयज आसिफ is 14th from the start and 22nd from the end. How many boys are there in the both row together? अब यहाँ पे हमें दोनों की सिचुएशन बता रखी है आयुब की, कि स्टार्टिंग से कौन सी पोजीशन है और एंडिंग से कौन सी है। ऐसे ही हमें आसिफ की पोजीशन बता रखी है स्टार्टिंग से और एंडिंग से, और हमसे पूछा गया है दोनों रो को मिला के बताना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ कितने बैठे हुए हैं। तो पहले वाले केस को ड्रॉ करते हैं। हमें आयुष के बारे में ड्रॉ करना है, तो मान लेते हैं ये है आयुष के लिए। तो स्टार्टिंग से मतलब क्या, लेफ़्ट से कौन सी सिचुएशन पे है, 19th पे। तो यहाँ से मान लेते हैं ड्रॉ करेंगे तो 19th यहाँ पे कहीं होगी, और इसके एंडिंग पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो 15। तो पर्सन एक ही है आयुब, इसी की पोजीशन हमें आगे से पता और पीछे से, तो यहीं पे आके ड्रॉ हो जाएगी ये। तो यहीं पे आके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ये कौन सी है, 15th पे। ठीक है, तो 19 और 15 तो हमें बताना है कि टोटल नंबर ऑफ कितने हैं यहाँ पे टुगेदर। तो पहले इंडिविजुअली अकेले हम निकालेंगे कि फर्स्ट वाले केस में कितने स्टूडेंट है, फिर सेकंड वाले केस में कितने स्टूडेंट है। तो आप देखेंगे ये बिल्कुल सिंपल वाला मेथड हो जाएगा जो सबसे फर्स्ट वाले में हमने किया था। ठीक है, तो दूसरे वाले का भी डायग्राम ड्रॉ करते हैं या फिर इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आएगा कितनी है, ये इधर से स्टार्टिंग से जो इसकी पोजिशन है वो कितनी है, 19th है, और एंडिंग से जो है वो कितनी है, 15th है। तो दोनों को ऐड करेंगे, और क्योंकि इनकी काउंटिंग डबल बार हो जाती है तो -1 करेंगे। तो 19 प्लस में 15 और -1। ठीक है, तो अब यहाँ पे 19 हमने प्लस क्यों किया, क्योंकि स्टार्टिंग से जो पॉइंट बन रहा था वो कितना था, 19 था, और एंडिंग से आप आएंगे तो कितना हो रहा था, 15th। और क्योंकि आयुष जो है इसे हमने 2 बार काउंट किया, 19 वाला जो हमने टर्म बताया वो भी तो आयुष ही है, और 15th वाले टर्म पे भी जिसे हमने बिठाया वो कौन है, आयुष है। तो 2 बार काउंटिंग हो रही है, जबकि हमें करनी कितनी है, 1 बार है। तो इसलिए हमने यहाँ पे -1 किया। अब आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 34 माइनस में 1। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 33 पर्सन्स हैं इस सीरीज़ में। ठीक है, बॉयज़ हैं। नेक्स्ट वाले को ड्रॉ करते हैं। नेक्स्ट वाले में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पे हमें आसिफ के बारे में बताया गया है। इसकी स्टार्टिंग से जो पोजीशन है इसकी 14th है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं होगा 14th, और जो एंडिंग से इसकी पॉइंट कितनी है, 22nd। तो यहाँ से आप ड्रॉ करेंगे तो ये आ गया 22nd, यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हो गया 22nd और ये हो चुका है 14। ठीक है, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ काउंट करेंगे तो सेम पहले इन दोनों को ऐड करेंगे, और क्योंकि आसिफ को हमने दोनों आगे से भी जब हमने स्टार्टिंग से काउंट किया तो भी काउंट कर लिया है, और जब एंडिंग पॉइंट से काउंट किया गया है तो भी काउंट कर लिया गया है, इसलिए इसको -1 करेंगे। तो यहाँ पे आप करेंगे 14 प्लस में 22 -1। आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 3, 36 -1 दैट मीन्स 35।
और हमसे दोनों का मिला के पूछा गया था कि दोनों रो का मिला के बताओ कि नंबर ऑफ़ बॉयज़ कितने हैं। तो ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, दोनों को ऐड कर देंगे, 35 प्लस में 33, तो ये हो जाएगा 68 बॉयज़। टोटल जो दोनों रो को मिला के है वो है 68 बॉयज़। तो ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो इसमें रैंकिंग में जितने टाइप बन सकते थे वो सब हम कर चुके हैं। अब हमें क्या है, अब प्रीवियस ईयर की तरफ मूव करेंगे। मूव करने से पहले मैं एक बार आपको गो थ्रू करवाना चाहूँगी जितने भी हमने टाइप यहाँ पे देखा। सबसे पहले टाइप जो हमने देखी थी वो था सबसे सिंपल कैटेगरी, जिसमें हमने देखा था कि हमें एक ही पर्सन की पोजीशन लेफ़्ट से या राइट से, या आप कह सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से बता दिया गया था। तो हम इस तरीके से डायग्राम को ड्रॉ करते थे। दोनों की अगर हमें नंबर ऑफ़ पर्सन बताना है तो दोनों को प्लस करते थे और -1 करते थे, क्योंकि जब दोनों की सिचुएशन आप बता रहे हैं, दोनों की पोजीशन को काउंट कर रहे हैं, तो डबल बार उसी पर्सन को हम क्या कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं। कैसे कहा मैंने ये, जब हमने देखा यहाँ से स्टार्टिंग से, अभी इस वाले जो क्वेश्चन अभी हमने जस्ट किया उसमें भी हमने ये चीज़ देखा, स्टार्टिंग से आप काउंट कर रहे थे आसिफ को तो भी हमने उसको इंक्लूड कर लिया था, जब एंडिंग से काउंट किया तो भी हम उसे इंक्लूड कर लेते हैं, तो उस पर्सन की डबल बार काउंटिंग हो जाती है। दैट्स वाई हमें -1 करना पड़ता है। या फिर दूसरा तरीका ये सिंपल सा है, जिसमें आप देखेंगे अगर ये 17th पोजीशन पे है तो इससे पहले तक जितने लोग बैठे हैं 16th हो गए, और एक पर्सन ये खुद है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं ए, तो इसकी पोजीशन को हमने लिखा, और नेक्स्ट पे कौन आ गया, फिर आगे आप देखेंगे तो 17th के बाद जो इसकी पोजीशन बताई गई है वो कितनी है, 24th है राइट से। तो अगर इसकी 24th पोजीशन है तो इसके बाद कितने लोग बैठे हैं, तो 23 पर्सन यहाँ से यहाँ तक में बैठे हुए हैं। तो आपने लिख दिया फिर वो 23, और आप इन्हें प्लस कर देंगे, तो यहाँ पे आपको कुछ माइनस भी नहीं करना, और यहाँ पर भी क्या है, आप सही आंसर पे पहुँच जाएंगे जैसे कि यहाँ पर आया था। ठीक है, तो ये दोनों तरीके थे। ये सबसे सिंपल कैटेगरी थी। अब आते हैं सेकंड वाली कैटेगरी पे। तो ये फर्स्ट वाली, ये है हमारी सेकंड कैटेगरी। इसमें क्या था, इसमें हमें पोजीशन बता दी गई थी पी की, कहाँ से, एक साइड से, लेफ़्ट साइड से बता दी गई थी, और ये भी बता दिया गया कि टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन कितने हैं। ये सेम ही क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में आप देखेंगे यहाँ पे हमें टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन बता दिया गया था कि कितने हैं रो के अंदर। ठीक है, इसके बाद हमें पोजीशन पी की बताई गई थी, लेफ़्ट साइड से, सिर्फ एक साइड से बताई गई थी, और दूसरे साइड से इसकी पोजीशन हमसे खुद पूछी गई थी कि राइट साइड से बताइए। तो यहाँ पे पहले हमने ड्रॉ किया, आप देखेंगे 25% से, तो हमने उनको यहाँ पे शो किया, और फिर इसकी पोजीशन जहाँ से हमें पता थी, तो स्टार्टिंग से हमें पता थी कौन सी पे है, 10th पे। अगर ये 10th पे है दैट मीन्स इससे पहले कितने लोग बैठे हैं, 9 पर्सन इससे पहले बैठे हुए हैं। तो हमने 25 में से 9 माइनस कर दिया, तो बचा कितना, 16, यानी कि इसके पीछे 15 लोग बैठे होंगे, और 16th पर्सन ये खुद है पी, अगर आप पीछे से इसकी पोजीशन को काउंट कर रहे हैं तो। या फिर दूसरा तरीका है, फॉर्मूले के तौर पे आप जाना चाहेंगे तो यहाँ पे 25 है, जो टोटल हमारे पास पर्सन्स बैठे हुए हैं रो में, वो हमने लिखा, माइनस किया इसमें से 10 क्या है, ये पी की पोजीशन है जिस भी एक साइड से आपको बताई जाएगी। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड से बताई गई है तो हमने उसको माइनस किया, और +1 किया। +1 क्यों किया, क्योंकि जब एक ही पर्सन को हम एक ही रो में शो करते हैं स्टार्टिंग से और एंडिंग से, तो हमने देखा है हमें डबल काउंटिंग वहाँ करनी पड़ती है। तो आप इसकी पोजीशन ही तो बता रहे हैं तो उसको काउंट करके ही बताएंगे। दैट्स वाई ये +1 किया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो 15 + 1 कितना हो गया, 16 हो गया। तो आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। ये हमारे पास कौन सी थी, ये हमारे पास दूसरी कैटेगरी थी इस क्वेश्चन की। अब आते हैं, मूव करेंगे थर्ड कैटेगरी में। थर्ड कैटेगरी में हमने देखा था ओवरलैपिंग वाला केस। ओवरलैपिंग का केस कैसे समझ में आता था, तो यहाँ पे हमने देखा था, इसको पहले हमें चेक करना है कि ओवरलैपिंग है क्वेश्चन में या नहीं है। जब भी बिटवीन वाला केस आता है तो ज़्यादातर केस चांसेस होते हैं कि ओवरलैपिंग वाला केस एग्जाम में पूछा जाए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे हमें यहाँ पे टीपी गिवन था, टोटल जो हमारे पास पर्सन्स हैं, अगर उनका सम, जितने भी पर्सन्स बैठे हैं उनके सम से उनकी पोजीशन से ज़्यादा आता है, दैट मीन्स नो ओवरलैपिंग का केस है। यहाँ पर डायग्राम आपने देखा, ये वाला डायग्राम हो जाता है, एक पर्सन यहीं तक आ गया और दूसरा पर्सन कहाँ है, यहाँ पर मूव करता है। ठीक है, जबकि सेकंड वाले केस में, ओवरलैपिंग वाले केस में क्रॉस करके जाते हैं। आपने देखा पी यहाँ पर चला गया और क्यू जब यहाँ से आया तो यहाँ पर मूव कर गया। ठीक है, तो ये ओवरलैपिंग वाला केस था। किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे जो हमने टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन्स, या आप कहें बिटवीन जो पर्सन्स बैठते हैं, उनको काउंट करने का तरीका सेम ही था जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। यहाँ पे आप देखेंगे तो पी की पोजीशन हमें पता है, यहाँ तक बैठा है वो 12th पे। ठीक है, तो इससे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, इससे पहले 13 पीपल है, और इसके बाद कितने हैं, तो इसकी अगर आप देखेंगे क्योंकि पोजीशन 21st बताई गई है, तो इसके बाद
पर्सन हैं जो इसके पीछे बैठे हुए हैं। तो हमसे क्या पूछा गया था, कितने लोग पी और क्यू के बीच में। काउंट करने का सिंपल तरीका था, टोटल जितने हमारे पास पर्सन्स है उसमें से हम इन दोनों की पोजीशन को ऐड करके माइनस कर लेंगे, जो बच गए वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, जो इन बिटवीन होंगे दोनों के। तो 29 आया था, दैट मीन्स पी से लेके क्यू के बीच में कितने परसेंट सिटिंग है, 29%, ठीक है। और अगर ओवरलैपिंग वाला केस होगा तो भी हमें फॉर्मूला यही यूज़ करना है, बट यहाँ पे फिर हम उसके साथ क्या कर देते थे, -2 यूज़ करते थे, ठीक है। -2 क्यों यूज़ करते थे, तो ओवरलैपिंग वाला केस ये था जहाँ पे आपने देखा था कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स जो थे वो बाकी जो उनकी पोजीशंस को ऐड करके वो क्या आ रहा था, ज़्यादा आ रहा था। दैट मीन्स यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी, एक दूसरे को क्रॉस करके बैठे गए थे। तो यहाँ पर इस वाले केस में भी निकालने का तरीका वही है कि ए से बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं। बस यहाँ पर क्या हो जाता है, जब हम बात करते हैं यहाँ पे काउंटिंग की, तो आप देखेंगे जब हमने ए को काउंट किया था तो भी बी काउंट हो जाता है, जब बी को काउंट किया तब भी ए काउंट हो गया। तो यानी कि यहाँ पे डबल काउंटिंग हो जाती है उन दो पर्सन्स की, तो उन दोनों के लिए हमें -2 करना पड़ जाता है। बस इतना सा डिफरेंस था दोनों में, तो यहाँ पे इसीलिए हमने क्या करा है, -2 करा है, ठीक है। तो -2 हमें यहाँ पे करना पड़ जाता है क्योंकि डबल काउंटिंग हो जाती है, दैट्स वाई। तो यहाँ पे बाकी सब कुछ सिंपल था, आप ये केस अच्छे से समझे होंगे, ठीक है। पहला केस और बहुत इंपॉर्टेंट केस जो हमने पढ़ा एग्जाम के प्रोस्पेक्टिव से। मूव करेंगे नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमने देखा था इंटरचेंज वाला केस। इंटरचेंज में हमने क्या देखा था कि दो पर्सन है पी और क्यू, ये अपने पोजीशन को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। पी क्यू की जगह पे आ जाता है और क्यू पी की जगह पे आ जाता है। यहाँ पे हमें बताया गया था कि पी जब क्यू की जगह पर आ जाता है तो इसकी पोजीशन कितनी हो गई थी, 31st हो गई थी, ठीक है। और अब हमसे क्या पूछा जाता है, तो ये 3 तरीके की क्वेश्चन है जो इस वाले इंटरचेंज वाले केस में पूछी जाती है। नई पोजीशन पूछ ली गई यहाँ पे क्यू की राइट साइड से, टोटल नंबर ऑफ पर्सन पूछ लिया गया रो के अंदर कितने हैं, और नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन पी और क्यू कितने सिटिंग है ये हमसे पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो टोटल नंबर निकालने के 2 तरीके, आप चाहे तो फॉर्मूले का यूज़ करें या फिर सिंपली अगर इसे यूज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फॉर्मूले के बेस पे आपने देखा था कि दोनों की जो हमें पोजीशन पता है दोनों को हम प्लस कर लेंगे। तो हमें पी की जो नई पोजीशन पता थी 31st, वो हमने रखा, प्लस में हमने 24 रखा। 24 क्या है, क्यू की पोजीशन थी पुरानी वाली, ठीक है, क्योंकि हमने इस वाले एक रो से ही पूरे कैटेगरी को फाइंड करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे 31st आ गया, और इसके बाद कितने लोग बैठे थे, तो 23 पीपल थे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि क्यू भी था तो उसकी पोजीशन को आप काउंट कर लेंगे तो 24 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्यू डबल काउंट हो जाता है, दैट्स वाई हमने यहाँ पे -1 भी किया, ठीक है। तो ये 55 हो गया टोटल, और -1 54 पर्सन है जो इस पूरे रो में बैठे हुए हैं। और कॉन्सेप्ट के बेस पे अगर आप इसे समझेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो पर्सन्स बैठे थे इस वाले सिचुएशन में, कि हमें ये बताया गया कि पी की पोजीशन कितनी है, 31st है। तो यहाँ तक में कितने लोग बैठे थे, 31st पीपल थे जो इसके साथ बैठे थे, 30 पीपल, क्योंकि 31st में तो पी खुद ही है। और इसके बाद कितने लोग थे, तो क्यू के अकॉर्डिंग हमने इस चीज़ को देखा। क्यू की पोजीशन यहाँ पे अगर इसी पी की पोजीशन भी आप देखेंगे राइट साइड से, तो ये कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। दैट मीन्स पी के बाद कितने लोग बैठे हैं, 23 पर्सन्स बैठे हैं, और एक ये पी खुद है। तो बस हमने इन्हें काउंट कर लिया था कि 30 पर्सन्स पी के आगे बैठे हुए हैं, और एक ये पी खुद है, और 23 पर्सन्स इसके बाद बैठे हुए हैं। तो इनको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाता है, 54। दैट मीन्स टोटल कितने पर्सन्स हैं यहाँ पे, 54, जो कि हमने फॉर्मूले के तरीके से भी निकाल लिया और सिंपली भी निकाल लिया, ठीक है। इसके अलावा अगर आप टोटल पर्सन निकाल लेते हैं तो क्यू की पोजीशन निकालना आपके लिए क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो क्यू की पोजीशन निकालने के लिए क्या किया गया, जो हमें टोटल पता था कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन सिटिंग हैं उनको रखेंगे, माइनस क्या था हमने पी की पोजीशन, तो ये पी जो है ये पोजीशन के लिए, और ये पी उस पर्सन का नाम है। और कौन सी पोजीशन, ओल्ड वाली पोजीशन को माइनस कर देते हैं और +1, तो 54 था, उसमें से हमने माइनस कर दिया 18, प्लस में 1 कर दिया, तो हमें पता चल गया कि 37th पोजीशन पे कौन है, पी है, ठीक है। तो ये तरीका था निकालने का। और फिर इसके बाद हमसे पूछा गया था पी और क्यू के बीच में कितने लोग सिटिंग हैं। तो सिटिंग निकालने के लिए हमने क्या किया, बिटवीन वाला केस यूज़ किया। तो ये बिटवीन के लिए है, किसके बीच में, पी एंड क्यू के बीच में। तो टोटल हमारे पास कितने पर्सन थे, 54। पी और क्यू की पोजीशन को मिला के हमने देखा तो 42 आ रहा था, ठीक है। तो टोटल 42 पर्सन थे जो पी और क्यू की पोजीशन को मिलाया जाएगा, यानी कि पी से पहले इतने लोग बैठे थे और क्यू के बाद इतने लोग बैठे थे। तो हमने दोनों को प्लस करके माइनस किया, तो टोटल ऐसे लोग थे, यानी कि 12 पर्सन जो काउंट नहीं हुए। वो काउंट नहीं हुए क्यों, क्योंकि वो दोनों के बीच में बैठे हुए थे, क्योंकि हमने पी से पहले वाले लोगों को काउंट किया और क्यू के बाद वाले को किया, लेकिन बीच वाले को तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो वो बीच वाले कितने हो गए, 12 हो गए,
ठीक है, कि पी और क्यू के बीच में कितने लोग बैठे थे, तो 12% हो जाएंगे। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। ये हमारा सेकंड इम्पॉर्टेंट केस था। फिर इसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट में आपने देखा था ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया मिनिमम और मैक्सिमम नंबर का क्वेश्चन। इसमें भी आपने देखा कि हमने किस तरीके से चीज़ों को ड्रॉ किया। पहला जो नॉर्मल हो गया कि हमने मान लिया ओवरलैपिंग वाला केस नहीं है, तो पी को अलग बिठाया गया, क्यू को अलग बिठाया गया और इनके बीच में हमने 2% बिठा दिए गए, जैसा हमें क्वेश्चन में कहा गया था। और काउंट करेंगे तो टोटल कितना आ गया था, 36%, जो कि इस पूरे रॉ में सिटेड है। ठीक है, और अगर इन्हीं को मिनिमम वाले कैटेगरी में आप लेके जाएंगे तो हमेशा आपको ओवरलैपिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से हमने पी के केस में देखा तो ये 15 हो गए, क्यू के केस में आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसे काउंट करने का तरीका क्या था, पी की पोजीशन जो हमें पता थी 15 वो रखा, क्यू की पोजीशन पता थी वो रखी, और -2 क्यों रखा, क्योंकि जो 2% के बारे में यहाँ बात की गई है वो 2% जो हमने अलग से यहाँ पे सेट किए बिठाए, ये तो पहले ही काउंट हो गए पी की पोजीशन में भी और क्यू की पोजीशन में भी। जब आपने पी को काउंट किया तब भी ये 2% काउंट हुए, जब आपने क्यू को काउंट किया तब भी ये 2% काउंट हुए। दैट्स वाई हमें माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक बार काउंट कर सकते हैं। फिर ऐसे ही पी और क्यू के साथ भी हुआ कि पी भी क्या हुआ, डबल बार काउंटिंग हुई। जब पी को काउंट किया गया तब भी हमने पी को काउंट कर लिया, जब क्यू को काउंट किया गया तब भी हमने पी को काउंट कर लिया। तो यहाँ पे भी क्या है, पी और क्यू की डबल काउंटिंग हो गई इस तरीके से। तो इसीलिए हमने यहाँ पे -2 किया, क्योंकि यहाँ पर भी हमें सिर्फ एक बार इन्हें ऐड करना है। तो आपने जब इसे प्लस किया तो कितना आ गया, 30 आ गया। तो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। एक लास्ट कैटेगरी आपने देखी अभी, ये थी हमारे पास। तो आई होप कि सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे आपने देखा ये सिंपल केस था, बस 2 लोगों के बारे में हमसे पूछ लिया गया, तो ये बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। तो आपने देखा मोटा मोटा 4 से 5 कैटेगरी में सारे क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। तो रैंकिंग पे जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं वो इन्हीं 5 कैटेगरी पे क्या है, हर बार एग्जामिनर पूछता है क्वेश्चन। तो आप देखेंगे कि कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ किया जाएगा। कई बार 2 की जगह 3 पर्सन्स को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा, 4% को इन्वॉल्व कर लिया जाएगा। बस इस तरीके से टफनेस को इंक्रीज़ किया जाता है। तो अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ, चीज़ें अच्छे से क्लियर हुई, तो ये हमारा बेसिक था जो हमने क्लियर किया। अब हम मूव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की तरफ। और हमने जैसे बात किया था कि 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए हैं, 2011 से लेके 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आए, हम उन सबका कंपाइलेशन यहाँ पे देखेंगे। इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि रैंकिंग पे आए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि ऑर्डर पे आए हैं। तो अभी हमने सिर्फ रैंकिंग की बात की है, तो 2023 तक में जितने क्वेश्चन रैंकिंग पे आए हैं 11 से लेके, हम सिर्फ उनके बारे में अभी बात करेंगे। और जैसे ही हमारा रैंकिंग कंप्लीट होता है, फिर इसी सीरीज़ में इसी के साथ ही हम क्या करेंगे, ऑर्डर पे भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो आप देखेंगे 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है CSET एग्जाम में, रैंकिंग का क्वेश्चन है। पढ़ते हैं क्या है क्वेश्चन में। इन अ क्यू मिस्टर एक्स इज़ 14th फ्रॉम द फ्रंट, मिस्टर वाई इज़ 17th फ्रॉम द एंड। तो मिस्टर एक्स की हमें पोजीशन बता रखी है फ्रंट से, और मिस्टर वाई की पोजीशन हमें बता रखी है 17th एंडिंग से। और क्या बोला गया, वाइल जेड इज़ एग्जैक्टली बिटवीन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। तो आप देखेंगे इस तरीके का केस हम पढ़ चुके हैं कि जेड जो है वो क्या है, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बिल्कुल मिड में बैठे हुए हैं। मिस्टर एक्स इज़ अहेड ऑफ मिस्टर वाई, जो मिस्टर एक्स है वो क्या है, जस्ट सामने है मिस्टर वाई के। एंड देयर आर 48 पर्सन इन द क्यू, और टोटल पर्सन कितने हमें ये भी बताया गया 48। हाउ मैनी पर्सनस आर देयर बिटवीन मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के बीच में कितने पर्सन बैठे गए हैं, हमें ये बताना है। तो आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। कैसे, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे भी हमने देखा था पी और क्यू वाला केस था, यहाँ पर 2 पर्सन सिटेड थे और सी इनके बीच में था। आप देखेंगे ये सी इसके मिड में था। ठीक है, और हमसे यही पूछा गया था कि कितने नंबर ऑफ पर्सन बैठे हैं पूरे रॉ में, इसमें पूछा गया था। जबकि हमसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि पी से लेके सी तक में कितने लोग बैठे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे ये केस आप पढ़ चुके हैं। तो जैसा क्वेश्चन में हमें कहा गया, पहले हम उसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले हमें मिस्टर एक्स के बारे में पता है, 14th प्लेस पे है ये, और ये फ्रंट साइड से है। तो फ्रंट साइड हमारी लेफ्ट वाली साइड है। यहाँ से आप काउंट करेंगे 14, मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं ये बैठे होंगे। तो ये हो गई इनकी 14th पोजीशन। कौन है ये, मिस्टर एक्स हैं। और नेक्स्ट है मिस्टर वाई, ये कहाँ है, 17th पोजीशन फ्रॉम एंड। तो एंडिंग पॉइंट से मान लेते हैं 17th पोजीशन यहाँ पे कहीं होगी। तो ये आ गए 17th पोजीशन पे। कौन है ये, मिस्टर वाई।
फिर क्या कहा गया है वाइल जेड इज एग्जैक्टली बिटवीन मिस्टर एक्स एंड वाई, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई के बिल्कुल मिड में कौन है, तो ये है जेड। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, हमें बताया गया है कि टोटल 48 पर्सन्स है क्यू के अंदर, और हमसे पूछा गया है कि कितने लोग बैठे हैं मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड के बीच में, यानी कि इस वाले प्लेस पे यहाँ से लेके यहाँ तक में कितने पर्सन सिटेड है, हमसे ये पूछा गया है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन, हमें पता है तो टोटल नंबर ऑफ़ पर्सन लिखेंगे हम 48, माइनस करते हैं हमें एक्स और वाई की जो पोजीशन पता है, मिस्टर एक्स जो है उनसे पहले कितने लोग बैठे हुए हैं, तो आप देखेंगे 13 पर्सन इनसे पहले बैठे हुए हैं और एक मिस्टर एक्स को मिला के 14 हो गए, तो इनकी पोजीशन को माइनस करते हैं। तो माइनस करेंगे 14 और आप देखेंगे मिस्टर एक्स को मिस्टर वाई को आप देखेंगे तो ये कौन सी पोजीशन पे है, 17th पोजीशन पे है, तो इनके बाद कितने लोग हैं, 16 पर्सन है और एक मिस्टर वाई को मिला के 17 हो गए, तो प्लस में 17 करेंगे। ऐसे करने से क्या होगा, ऐसे करने से हमें पता चल जाएगा कि 48 में से कितने लोग हैं जिनकी पोजीशन हमें पता नहीं चली, दैट मीन्स वो लोग कहाँ पर हैं, एक्स से लेके जेड के बीच में बैठे हुए हैं, तो आप इन्हें माइनस करेंगे तो ये आएगा 131, माइनस कर देंगे हम इसको 48 में से, तो आप इसे माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 17%, तो टोटल कितने हो गए, 17% हो चुके हैं। अब आप 17 में से 1% तो Z खुद होंगे, तो यानी कि अगर आप इसको तोड़ेंगे तो जैसे ये 17% हमारे पास आ रहे हैं, इसमें से इनके बीच में तो सिर्फ 16% बैठे होंगे और 1% तो ये जो Z है ये खुद ही हैं, तो 17th में से 1% ये खुद हो गए, दैट मीन्स टोटल कितने लोग हैं, 16%, और इन 16 को आप देखेंगे तो हमें बताया गया है कि Z बिल्कुल मिड में है, दैट मीन्स X और Z के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होगा Y और Z के बीच के डिस्टेंस के बराबर, तो 16 को आप अगर डिवाइड करेंगे, हाफ करेंगे तो ये आ जाएगा 8, दैट मीन्स X से लेके Z के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 8%, और ऐसे ही आप इसको भी देखेंगे तो कितने पर्सन होंगे, 8%, और Z ये खुद 1% हो गए, तो आप इन्हें पूरा काउंट करेंगे, देखेंगे आप 17 आ जाएगा, 8 और 8 कितना हो जाता है 16 और प्लस 1 17, और ये 1 किसके लिए है, Z के लिए है, और ये 8 किसके लिए है, X से लेके Z के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं उनके लिए, ऐसे ही Z से लेके Y के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो, तो हमसे क्या पूछा गया था, मिस्टर X से लेके मिस्टर Z के बीच में कितने पर्सन है, तो ये कितने हैं 8%, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से क्लेरिफाई हुआ होगा कि क्वेश्चन आपने देखा, क्वेश्चन इजी था, ठीक है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस की ज़रूरत थी। सो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है CSET एग्जाम में, वो भी कौन सा है, रैंकिंग के ऊपर बेस्ड है। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन अ क्लास ऑफ 45 स्टूडेंट्स बॉयज़ इज़ रैंक 20, तो यहाँ पे बताया गया है टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 45 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से बॉय का रैंक कितना है 20। व्हेन 2 बॉयज़ ज्वाइन हिज रैंक वर ड्रॉप्ड बाय 1, और अगर 2 बॉयज़ और इंक्लूड हो जाते हैं इस क्लास के अंदर तो जो बॉयज़ का रैंक होता है वो क्या हो जाता है, ड्रॉप्ड हो जाता है, एक कम हो जाता है। व्हाट इज़ हिज न्यू रैंक ऑफ द एंड, तो बताना है कि एंडिंग पॉइंट से इसका रैंक कितना हो जाएगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने पर्सन है, 45% है, तो इसको रखते हैं, और कितने और ज्वाइन हुए, 2% ज्वाइन हुए, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा, है ना। और हमें इनकी रैंक पता है कितनी है, 20th है, तो 20th रैंक को आप माइनस करेंगे तो जो रिमेनिंग बच जाएंगे वो यानी कि एंडिंग पॉइंट से होंगे, तो इसको माइनस करते तो ये कितना आ जाएगा, आप इसको लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 27th, दैट मीन्स कि आप अगर इसकी एंडिंग से पूछेंगे इनका रैंक, नया रैंक जो आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 27th हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C 27th, ठीक है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और बहुत इजी भी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये CSET एग्ज़ाम में पूछा गया है 2016 में, और CAPF एग्ज़ाम में भी आया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मेरा सजेशन भी है कि आप वीडियो को पहले पॉज करके खुद क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें, एटलीस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर ट्राई करें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, क्लास है जिसमें जो पूरा टोटल स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 16।
द गर्ल्स आर ट्वाइस द बॉय, और जो नंबर है गर्ल्स का वो कितना है, ट्वाइस है, किससे, बॉयज़ के कंपैरिजन में। कमल इज़ बॉय रैंक 17 फ्रॉम द टॉप, और यहाँ पे कमल एक लड़का है जिसकी रैंक हमें बताई गई है 17th है, कहाँ से, टॉप से। दैट मीन्स यहाँ पे जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो कैसा है, वर्टिकली है। इफ़ देयर आर 9 गर्ल्स अहेड ऑफ कमल, और 17th रैंक किसकी है, कमल की, और हमें बताया गया है कि 17th रैंक में यानी कि 70 इससे पहले ऊपर जितनी गर्ल्स बैठी हैं उनमें से 9 गर्ल्स क्या है, कमल के पहले बैठी हुई हैं। ऑफ द कमल द नंबर ऑफ अ बॉयज़ इन रैंक आफ्टर हिम, तो बताना है कि टोटल कितने बॉयज़ हैं जो कमल के बाद बैठे हुए हैं, उसके बाद उनका रैंक आता है। तो देखते हैं, जैसा हमें डायग्राम में ड्रॉ कहा गया, पहले उसको ड्रॉ करते हैं। मान लेते हैं इस तरीके की सिटिंग है, और कमल का रैंक हमें बताया गया है कितना है, 17th है। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं क्या होगा, कमल बैठा होगा, बल्कि और कम पे ही होगा। दोबारा ड्रॉ करते, एक सेकेंड। तो कमल का रैंक कितना है, 17th है। तो मान लेते हैं इस पॉइंट पे कहीं क्या होगा, कमल होगा 17th, और ये है कौन, कमल। ठीक है, अब क्या कहा गया हमें, इसके अलावा सेकंड चीज़ हमें ये बताई गई है कि जो कमल है उससे पहले तक में, यानी कि ऊपर यहाँ से देखिए यहाँ तक में जो सिटिंग अरेंजमेंट था, इसमें 9 गर्ल्स क्या है, इससे पहले बैठी हुई हैं। ठीक है, टोटल गर्ल्स कितनी है, तो हमें सिर्फ इतना पता है कि ट्वाइस है बॉयज़ से। तो आप देखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट है, 60। थोड़ा सा यहाँ पे अलजेब्रा को यूज़ करते हैं। आप देखेंगे अगर मान लेते हैं कि गर्ल्स बॉयज़ का जो नंबर है वो x है, तो गर्ल्स का कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ये हमें बताया गया है ट्वाइस है गर्ल्स, तो ये 2x हो जाएगा। इक्वल्स टू में आप क्या रखेंगे, दोनों का सम इंक्लूड करके, हमें 60 स्टूडेंट्स पता है तो 60 रखेंगे। आप इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3x इक्वल्स टू में 60। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी, 20, यानी कि बॉयज़ कितने हो जाएंगे, ये हमें मिल गया बॉयज़ का नंबर। आप अगर गर्ल्स का निकालेंगे तो 2x होगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 40 गर्ल्स। तो यहाँ पे हमें लड़के और लड़कियों दोनों की नंबर मिल चुके हैं, कितने हैं ये। ठीक है, तो हमसे किन के बारे में पूछा गया, बॉयज़ के रैंक के बारे में। तो बॉयज़ का रैंक आप देखेंगे कितना है, टोटल बॉयज़ कितने हैं, 20 हैं, और हमें बता दिया गया है कि जो कमल है उसकी जो रैंक है वो कितनी है, 17th है। तो जैसे हमें बताया गया है, पहले लेस करते हैं, 20 हो गया माइनस। अब आप देखेंगे कि इस पूरे सीरीज़ में पहले हमें पता करना पड़ेगा कि 17th यहाँ पर बैठे हुए हैं जो स्टूडेंट्स, कमल का जो नंबर है वो 17th है, इसके ऊपर कितने लोग हैं, 16% है टोटल, और 16 में से हमें ये पता चला कि गर्ल्स कितनी थी, 9 थी। तो 9 अगर आप इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, तो ये हो जाएगा 7। इसका मतलब यहाँ पे टोटल बॉयज़ कितने बैठे थे कमल के ऊपर, तो 7 बॉयज़, और कमल को इंक्लूड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 बॉयज़। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो टोटल कमल की रैंक तक यानी कि 17 तक हमारे पास कितने बॉयज़ बैठे हुए मिल चुके हैं हमें, तो ये हमें 8 बॉयज़ थे जिनकी सीटिंग यहाँ से लेके यहाँ तक हो चुकी है। अब बताना है कि कमल के नीचे कितने लोग बैठे हैं, तो बताने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि कमल को इंक्लूड करते हुए इस पूरे रैंक तक 8 बॉयज़ थे जिनकी अरेंजमेंट पहले हो चुकी है, तो उन्हें हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे, 12, यानी कि 12 बॉयज़ ऐसे हैं जिनकी सिटिंग अरेंजमेंट कमल के नीचे कहीं पर है। तो इसका मतलब 12 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समझ में आ गया तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, आप देखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया है 2017 में। क्वेश्चन में गिवन है 15 स्टूडेंट्स फेल इन द क्लास ऑफ 52। टोटल जो स्ट्रेंथ है क्लास की वो कितनी है, 52, जिसमें से 15 स्टूडेंट क्या हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं। आफ्टर रिमूविंग द नेम ऑफ द फेल्ड स्टूडेंट्स मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd। तो जो भी फेल स्टूडेंट थे उनको उनके नाम को जब रिमूव कर दिया गया, उसके बाद एक ऑर्डर लिस्ट को प्रिपेयर किया गया जिसमें रमेश नाम का कोई लड़का है जिसकी जो रैंक आई है वो कितनी है, 22nd फ्रॉम द टॉप, और वो भी कहाँ से, ऊपर से नीचे की तरफ। तो व्हाट इज़ द पोजीशन फ्रॉम द बॉटम, तो इसी की पोजीशन हमसे क्या है, नीचे से पूछी गई है। तो इसमें भी जो अरेंजमेंट है सिटिंग का वो कैसा है, वर्टिकली है। तो अरेंज करते हैं इसको भी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हमें राइट से ऊपर की तरफ से पता है टॉप से, तो टॉप से रमेश की जो रैंक है वो कितनी है, 22nd। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं
रमेश बैठा होगा 22nd पोजीशन पे, ठीक है। अब 22nd पोजीशन तो हमें मिल चुकी है और नीचे से कितनी है ये हमें नहीं पता। टोटल स्ट्रेंथ कितनी है क्लास की 52 और इसमें से 15 स्टूडेंट हट चुके हैं, तो पहले इसको काउंट करते हैं। तो टोटल हमारे पास जो स्टूडेंट थे वो कितने थे 52, इसमें से कितने माइनस हो गए 15। आप इसमें से माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये आएगा अराउंड 37 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अब क्लास के अंदर जो बच्चे हैं पास हुए हैं, तो पासिंग स्टूडेंट कितने हैं 37 है, तो ये वो हैं जो पास्ड हो चुके हैं, ठीक है। और ये कौन थे जो फेल हो चुके थे। अब क्या करना है, अब हमें ये पता है कि इसकी रैंक हमें पता है 22nd, तो 22nd इसमें से माइनस करते पता चल जाएगा कितने हैं जो इसके नीचे बैठे हुए हैं। तो आप इसमें से माइनस करेंगे, आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1। दैट मीन्स 15% और भी हैं जो क्या है रमेश के नीचे बैठे हुए हैं। तो ये कौन था रमेश, तो रमेश के नीचे कितने लोग बैठे हुए हैं 15। और अगर आप रमेश की रैंक बताएंगे तो 15% इससे पहले बैठे हुए हैं और रमेश को आप इंक्लूड कर देंगे। दैट मीन्स 15 प्लस में 1 ये कौन है, ये रमेश को हमने खुद इंक्लूड किया, तो ये कितना हो गया 16। दैट मीन्स रमेश की जो रैंक है बॉटम से ये कितनी है 16th, और यहाँ से आप देखेंगे टॉप से कितनी थी 22nd। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अगर आप इसे क्रॉस चेक करना चाहें तो भी कर सकते हैं। कैसे, दोनों को प्लस कीजिए और -1 कीजिए, देखिए 37 आता है या नहीं आता। तो आप अगर इसे प्लस करेंगे तो यहाँ पे कर लेते हैं हम 22nd है प्लस में 16 है, आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा। और क्योंकि रमेश 2 बार काउंट हो गया, स्टार्टिंग से भी जब आपने काउंट किया तो भी रमेश की पोजीशन को काउंट कर लिया, और आपने जब एंडिंग पॉइंट से यानी कि बॉटम पॉइंट से जब इंक्लूड किया तब भी ऐड कर लिया, तो इसमें से -1 कर देंगे। दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट कितने आ गए 37। तो हमने देखा था पासिंग स्टूडेंट हमारे पास कितने थे 37। दैट मीन्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 16। आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप देखेंगे ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, सीसेट एग्जाम में पूछा गया है 2020 में। क्वेश्चन में हमें कहा गया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ए इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, जो ए की पोजीशन हमें बता रखी है लेफ्ट एंड से कितनी है 16th है, और वो भी किस तरीके की सीटिंग अरेंजमेंट है, तो रो वाइज है यानी कि हॉरिजॉन्टल है। ऑफ द बॉयज़ एंड वी इज़ 18th, और वी की पोजीशन हमें पता है 18th है, कहाँ से है, ये है राइट हैंड से। जी इज़ 11th फ्रॉम ए टुवर्ड द राइट, तो जो जी की पोजीशन है हमें बताया गया है कि ए की पोजीशन के बाद कहीं पर आगे की तरफ मूव करेंगे आप, तो वहाँ पे कहीं 11th नंबर पे ए के बाद 11th पोजीशन पे कौन बैठा हुआ है, तो जी बैठा हुआ है। एंड 3 फ्रॉम द वी टुवर्ड द राइट हैंड, और वी से कितनी डिस्टेंस है या कितना इसका पोजीशन बन रहा है, तो 3 का बन रहा है। हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन अ रो, तो हमें बताना है टोटल कितने रो के अंदर बॉयज़ हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं, जैसा हमें डायग्राम में कहा गया है, तो ड्रॉ करते हैं। पहले मान लेते हैं ए की पोजीशन हमें जो बताई गई है 16, वो यहाँ पे कहीं आ रही है ए की पोजीशन, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से 16th पोजीशन पे ए है। फिर हमें कहा गया है वी की पोजीशन हमें 18th बताई गई है, तो ले लेते हैं हम पीछे की साइड से, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं क्या है बी की पोजीशन होगी कितनी 18th है। फिर क्या कहा गया है, फिर कहा गया है जी इज़ 11 फ्रॉम ए टुवर्ड द राइट एंड 3 फ्रॉम द वी टुवर्ड द राइट एंड। राइट की साइड पे ए से अगर आप जी की पोजीशन देखेंगे तो वो 11th नंबर पे है, और अगर वी से आप देखेंगे तो कहाँ पर है, तो फिर वो है 3rd पे, तो ये वी है, इसे ये बी नहीं, ये है वी, ठीक है। तो अब प्लेस करते हैं इसको, वी के बाद ये 3rd पोजीशन पे, तो पहले इसके थ्रू लगा देते हैं। वी के बाद 1st, 2nd और 3rd, इस वाली पोजीशन पे कौन है, जी है, ठीक है। 3rd पोजीशन हो गई यहाँ से, और अब ए से आप देखेंगे तो ये 11th नंबर पे आना चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक ये हो गया 11। अब अगर आप काउंट करेंगे तो ए के बाद जो है 11 सेटिंग पे होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दैट मीन्स 11th पोजीशन पे आ गया ई, तो बीच में इतने लोग क्या हैं इसके बैठे हुए हैं। क्या पूछा गया, हाउ मैनी बॉयज़ आर देयर इन द रो, तो बताना है कि टोटल रो के अंदर कितने बॉयज़ हैं। तो पहले इन्हें करते हैं काउंट। आप देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हमें पोजीशन पता चली वो कितनी है 16
मिल गए यहाँ पे ए को इंक्लूड करते हुए। आप यहाँ से अगर देखेंगे वी से, तो हमें कितनी मिल रही है, ए से लेके वी के बीच में, वी को इंक्लूड करेंगे हम इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल यहाँ पे 7 लोग हमें मिल रहे हैं। वी को हमने इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे सिर्फ ए से लेके वी के बीच में जितने लोग थे उनके बारे में बात की गई है। तो ये कितने थे, 7 थे। और आप देखेंगे वी से लेके एंडिंग तक में वी को इंक्लूड करके 18 है, तो इसके बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, 18% हैं जो इनके बीच में, इनके बाद बैठे हुए हैं, और इसमें वी भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो आप इन तीनों को काउंट कर देंगे, दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको मिल जाएंगे। आप इसे काउंट करेंगे तो ये आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 42, ठीक है, बॉयज़। तो टोटल हमारे पास कितने बॉयज़ हो गए, 42 बॉयज़ हैं जो कि इस रो में क्या है, सेटेड है। तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, इन अ इंग्लिश अल्फ़ाबेट द फर्स्ट 4 लेटर आर रिटन इन अ अपोजिट ऑर्डर। तो कहा गया है इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो पहले के 4 लेटर हैं उनको हमने अपोजिट ऑर्डर में क्या है, अरेंज कर दिया है। कहने का सेंस क्या है, जैसे अगर हम बोलें ए बी सी डी, इस तरीके से अरेंज किया जाता है, इन्हें क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि जो लास्ट वाला है उसको पहले कर दिया है। तो डी सी बी ए, इस तरीके से क्या किया गया, अरेंज किया गया है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। आगे मूव करते हैं। एंड द नेक्स्ट 4 आर रिटर्न इन अ अपोजिट ऑर्डर। तो अगले जो 4 है उनको भी इसी तरीके से अरेंज किया गया। इसका मतलब 4-4 के जोड़े में बना के क्या है, चीज़ों को अरेंज किया गया है। एंड सो ऑन, इसी तरीके से हमने सबको किया है। एट द एंड वाई और जेड, और लास्ट में क्या है, वाई और जेड बच गए हैं। आर इंटरचेंज, इनके केस में हमने सिर्फ इन 2 को इंटरचेंज किया गया है, यानी कि हमने इस तरीके से 4-4 के पेयर में सबको किया, और लास्ट में जब हम पहुँचे तो यहाँ पे हमें मिला वाई और जेड। तो हमने क्या है, सिर्फ इन दोनों को आपस में क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया इस तरीके से। ठीक है, और फिर क्वेश्चन में क्या क्या आ गया है, विच विल बी द 4th लेटर टू द राइट ऑफ 13th लेटर। तो हमें बोला गया है कि 13th लेटर जो हमारा आ रहा है उसके राइट में 4 लेटर कौन से होंगे, उसके बाद जो चौथा लेटर होगा ये हमें बताना है। तो दैट मीन्स हमें स्टार्टिंग से इस चीज़ को काउंट करना है कि स्टार्टिंग से हम 13 लेटर को काउंट करेंगे, जो भी आ रहा होगा ये जो हमने दोबारा से अरेंज किया उस फॉर्म में, उसके बाद के 4, तो राइट डायरेक्शन में आप जाएंगे, 4 लेटर और इसके आगे हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो 13 लेटर ये हो गए, प्लस में इसके 4 और मूव करना है, दैट मीन्स 4 और इसमें ऐड कर दीजिए। तो टोटल आपको जो बताना है, दैट मीन्स 17th नंबर बताना है कि 17th रैंक किसकी आ रही है, कौन से नंबर की, वो भी कहाँ से, स्टार्टिंग से। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसे अरेंज करते हैं। आते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे ABCD लिख दिया है, अब इसको अरेंज करते हैं जैसे कि हमें कहा गया है। अगर आप अरेंज करेंगे तो जैसे मैंने बोला कि आप इस जोड़े में लेके आएंगे तो D पहले लिखेंगे, फिर C लिखेंगे, फिर B लिखेंगे, फिर A लिखेंगे। ऐसे इसको भी अरेंज करेंगे तो यहाँ पे पहले H आएगा, फिर G आएगा, फिर F आएगा और फिर E आएगा। सेम इसमें भी यही होगा, पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले आएगा L, तो यहाँ पे पहले आएगा L, फिर आएगा K, फिर आएगा J, फिर आएगा I। सेम यहाँ पे भी आप करेंगे, P हो जाएगा, O हो जाएगा, N हो जाएगा और फिर M हो जाएगा। इस वाले में आएंगे तो पहले आ जाएगा T, फिर S आएगा, फिर R आएगा और फिर Q आएगा। यहाँ पर आप आएंगे तो पहले X हो जाएगा, फिर W, फिर V और फिर U, और इसको इंटरचेंज करेंगे तो जैसा लास्ट में कहा गया था कि Y और Z को अकेले इंटरचेंज करना है, तो इनको आप इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे Z हो जाएगा और यहाँ पे Y हो जाएगा। और हमें कौन सी रैंक निकालनी है, तो अभी हमने देखा हमें 17th रैंक निकालनी है। ठीक है, तो हमें जो रैंक निकालनी है वो कौन सी है, 17th रैंक हमें फाइंड करनी है। तो फाइंड करते हैं, 17th रैंक काउंट करेंगे तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये आ गया 17। दैट मीन्स 17वें नंबर पे जो आ रहा है वो कौन है, T है। तो हमें 17th रैंक वाला बताना था। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, ऑप्शन में आप देखेंगे यस हमारे पास है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, बस यही आपको अरेंज करना था इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान से, बाकी और कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन ईजी था, बस इन्होंने अरेंज करवाने में जो मेहनत करवाई है बस वो करवाई है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा। ठीक है, मूव कर
सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कंसीडर टू स्टेटमेंट एंड अ क्वेश्चन। तो दो स्टेटमेंट गिवन है, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन होगा। पढ़ते हैं। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है प्रिया इज 4th रैंक बिलो सीमा एंड इज 31st फ्रॉम द बॉटम। तो पहले स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कि प्रिया की जो रैंक है वो कितनी है, 4th रैंक पे है, सीमा के नीचे कहीं पर, ठीक है। मतलब सीमा के बाद चौथे नंबर पे कौन है, प्रिया है। और अगर इसकी बॉटम से पोजीशन आप चेक करेंगे तो एक कौन सी पोजीशन पे आ रही है, 31st। तो जैसा हमें स्टेटमेंट फर्स्ट में कहा गया ना, पहले हम उसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमें बताया गया है फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में हमें नहीं पता कि सीमा की रैंक कहाँ है, तो हम कंसीडर कर लेते हैं कि सीमा यहाँ पे कहीं होगी, ठीक है। ये है सीमा की रैंक। अब इसके बाद 4th, इसके डाउन में आप चलेंगे तो 4th नंबर पे कहीं पे कौन आ रही है, प्रिया। तो 1st, 2nd, 3rd और 4th पे यानी कि इस वाले रैंक पे कौन है, प्रिया है। अब हमें क्या बताया गया है, इतना हमें पता चला। और इसके अलावा हमें ये भी बताया गया है कि अगर आप बॉटम से प्रिया की पोजीशन देखेंगे तो ये कौन से नंबर पे है, ये है 31st रैंक पे। तो ये रहा 31st रैंक, तो यहाँ पे रखते हैं 31st रैंक पे आ गई। तो अगर आप यहीं से काउंट करेंगे तो बता सकते हैं कि सीमा कौन से रैंक पे है। तो सीमा का आप देखेंगे तो अगर ये 31st पे, दैट मीन्स सीमा किस पे हो जाएगी, 35th रैंक पे हो जाएगी, है ना। तो ये तो इसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं। बॉटम से अगर सीमा की रैंक पूछी जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी, 35th हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है एना इज 2nd रैंक अबव सीमा एंड इज 37 फ्रॉम द बॉटम। तो यहाँ पे एना की रैंक बताई गई है इन कंपैरिजन टू सीमा। सीमा के अबव में कहीं 2nd नंबर पे है ये, मतलब कि जस्ट इसके ऊपर एक पर्सन बैठा होगा, उसके बाद एना होगी। और अगर इसकी बॉटम से रैंक आप चेक करेंगे एना की, तो वो कितनी है, 37। तो इसको भी ड्रॉ करते हैं जैसा हमें कहा गया है। तो सेकंड वाली सिचुएशन को आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे हमने माना सीमा की रैंक कहाँ पर थी, यहाँ पर कहीं है, तो यहाँ पर कहीं सीमा है, ठीक है। और इसके जस्ट ऊपर एक को छोड़ के जो दूसरी लड़की है वो कौन है, एना है। और एना की पोजीशन नीचे से अगर आप चेक करेंगे बॉटम से, तो हमें ये भी पता चल गया कि ये कौन सी पोजीशन पे है, 37th पे। तो अगर ये 37th पे तो भी हम सीमा की रैंक यहाँ से बता सकते हैं। कौन से पे है ये, 35th पे आ रही है ये, कहाँ से, बॉटम से। तो बॉटम से सीमा की रैंक भी कितनी आ रही है, 35th आ रही है, दोनों में सेम ही आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। दोनों स्टेटमेंट में भी ये चीज़ें कही गई थी, हमने किसी भी स्टेटमेंट को मिक्स नहीं किया अभी। फर्स्ट में जितनी बातें कही थी उसको ड्रॉ कर लिया, सेकंड में जो बातें कही थी उसको ड्रॉ कर लिया गया है। आगे देखते हैं क्या कहा गया है। आगे क्वेश्चन में हमें कहा गया है व्हाट इज सीमाज रैंक फ्रॉम द टॉप। तो हमसे सीमा की ही रैंक पूछी गई है, पर टॉप से पूछी गई है। और हमें बताया गया है क्लास के अंदर टोटल कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट होगा वो सही होगा। तो देखेंगे स्टेटमेंट फर्स्ट में गिवन है S1 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो अकेले सफिशिएंट नहीं है। S2 में अलोन, S2 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो स्टेटमेंट सेकंड भी कह रहा है अकेले सफिशिएंट नहीं है। आइदर द स्टेटमेंट 1 अलोन और S2 यानी कि स्टेटमेंट सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या है, दोनों अकेले अकेले सफिशिएंट है। और लास्ट में कहा गया दोनों को इंक्लूड करके हम आंसर को दे सकते हैं। तो चेक करते हैं, हमें बताना है सीमा की रैंक टॉप से बतानी है और टोटल 40 स्टूडेंट है। तो आते हैं जो हमने डायग्राम को ड्रॉ किया था, यहाँ पर आप देखेंगे टोटल कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है, ठीक है। यहाँ पर भी टोटल कितने हो जाएंगे, 40 स्टूडेंट हो जाएंगे। अब हमें कहा गया 40 स्टूडेंट है, तो आप चेक करेंगे तो यहाँ से सीमा की जो रैंक पता है, हमें बॉटम से पहले से पता है 35 है, हमें टॉप से बतानी है। तो अगर बॉटम से ये 35 है तो कितने लोग बच गए जो इस जगह पे नहीं है, दैट मीन्स इसके ऊपर सिर्फ 5 ही लोग तो होंगे जो बैठेंगे, तभी तो इनका सम 40 बनेगा कि टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं इस रैंक में, ठीक है। सेम इस तरीके से आप यहाँ पर भी देखेंगे तो एना के बाद कितने लोग बैठे होंगे, सिर्फ 3 स्टूडेंट्स होंगे जो बैठे होंगे, है ना। तभी तो इनकी भी तो 40 रैंक आएगी, क्योंकि 37 पे तो एना खुद है और 3 रैंक और लेंगे तभी तो ये 40 पूरा होगा। तो सीमा की रैंक आप देखेंगे इस सिचुएशन में भी बता सकते हैं कितना हो जाएगा। तो 5 लोग इसके ऊपर बैठे हुए हैं और आप सीमा को इंक्लूड कर देंगे तो 1, दैट मीन्स सीमा की रैंक कितनी आ जाएगी, 6 फर्स्ट वाली स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। तो इसका मतलब फर्स्ट वाली स्टेटमेंट अकेले सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, अलोन सफिशिएंट, ठीक है। सेकंड वाले स्टेटमेंट को देखते हैं, यहाँ पे भी सीमा की रैंक बतानी है। तो यहाँ पे भी सीमा कितने पे है, 35 पे है और ऊपर से यहाँ पे कितने लोग बैठे हुए हैं। तो आप देखेंगे
3 लोग एना के ऊपर बैठे हुए हैं, फिर एना एक और है, तो 3 लोग एना के ऊपर हैं, फिर एना है, फिर बीच में एक पर्सन कोई और भी है, नहीं पता कौन है, और उसके बाद फिर सीमा है, तो सीमा को भी ऐड करते हैं, तो टोटल मिला के यहाँ पे भी कितना हो गया 6 पोजीशन। तो यस, हम इस वाले में भी बता सकते हैं। तो स्टेटमेंट सेकंड भी जो है ये क्या हो जाएगी, अलोन सफिशिएंट है। एक सेकेंड, तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, अलोन सफिशिएंट है। ठीक है, तो अगर ये दिख नहीं रहा होगा पर आपको, चलिए मैं इसको साइड में लिखती हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है कि टोटल मिला के 40 स्टूडेंट्स है यहाँ पर भी, और अगर 40 हैं तो आप देखेंगे 35 पे सीमा है नीचे से बॉटम से, पर हमें और टॉप से बतानी है इसकी पोजीशन। तो आप देखेंगे कि 3 स्टूडेंट्स हैं जो एना के ऊपर बैठे हुए हैं, तो 3 हमने ये रखे, और फिर चौथे नंबर पे कौन है, एना खुद है। इसके बाद एक गर्ल कोई और भी है जो यहाँ पे एक स्टूडेंट या एक बच्चा और भी है कोई यहाँ पे बैठा है, और उसके बाद फिर सीमा है। तो टोटल मिला के सीमा यहाँ पे भी कितने पोजीशन पे हो गई, 6 नंबर पे। दैट मीन्स सेकंड स्टेटमेंट भी अलोन सफिशिएंट है, और स्टेटमेंट फर्स्ट भी क्या है, अलोन सफिशिएंट है। तो क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं हम। यहाँ पर आप देखेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा आइदर द स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 ऑल्सो इज सफिशिएंट टू आंसर। तो हमारा ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। दोनों अकेले ही सफिशिएंट है आंसर देने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे हमें कहा गया है 3 persons A, B and C आर स्टैंडिंग इन अ क्यू नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जरूरी नहीं है कि ये सेम ही ऑर्डर में बैठे हों कि फर्स्ट नंबर पे ए है, बी नंबर फिर सेकंड पे और ये थर्ड पे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर कहा गया देयर आर 4 पर्सन बिटवीन ए एंड बी। हमें बताया गया है कि ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 4 पर्सन, और 7 पर्सन बिटवीन बी और सी। बी और सी के बीच में बात करेंगे तो कितने लोग बैठे हैं, 7 पर्सन। इफ़ देयर आर 11 पर्सनस अहेड ऑफ सी, और कहा गया है सी के आगे कितने लोग हैं, 11 पर्सनस हैं, और 13 बिहाइंड ए, और ए के पीछे कितने लोग बैठे हैं, तो 13 पर्सनस। व्हाट कुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सनस इन अ क्यू। तो इसे हम देखते हैं, हमसे मिनिमम नंबर पूछा गया है, पर इसी क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको मैक्सिमम भी बताऊंगी और मिनिमम भी देखते हैं कि किस तरीके से किया जाएगा। तो जैसे पहले बात की गई है मिनिमम की, तो मैंने आपको बताया था जब हमने इस टाइप को किया था, तो मिनिमम के केस में हमें क्या करना है, तो हम यहाँ पे मानते हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई है। तो ओवरलैपिंग वाले डायग्राम में हमने देखा है कि चीज़ें क्रॉस कर जाती है, मतलब पी अगर यहाँ से बैठा होगा तो क्यू इसके बाद यहाँ से बैठा होगा। इस वाले सिचुएशन में जब आप चीज़ों को ड्रॉ करते हैं ना, तो ये किस में चला जाता है, तो ये ओवरलैपिंग में चला जाता है, और मिनिमम के लिए हमें ओवरलैपिंग को यूज़ करना पड़ता है। तो चलिए ड्रॉ करेंगे इसको जैसा हमें कहा गया है। तो पहले हमें कहा गया है कि ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, और बी और सी के बीच में कितने हैं, 7 लोग हैं। तो ड्रॉ करते हैं। पहले मान लेते हैं बी यहाँ पर है और ए यहाँ पर है, तो ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 4 लोग। तो बिठाते हैं 1 2 3 और ये हो गए 4 लोग। और बी से लेके सी के बीच में कितने हैं, तो बी से लेके सी के बीच में 7 लोग हैं। तो बी और सी हम यहाँ कहीं बिठा सकते हैं, तो बिल्कुल बिठा सकते हैं। 4 लोग ये हो गए और ए को मिला के 5 हो गए। दैट मीन्स ए और सी के बीच में सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं। अब आप देखेंगे बी से लेके सी के बीच में 7 लोग चाहिए थे, तो 4 5 6 और 7 तो हो गए 7 लोग। ठीक है, तो इतनी कंडीशन तो फुलफिल हुई। आगे मूव करते हैं। इफ़ देयर आर 11 पर्सन अहेड ऑफ सी, और सी के आगे कितने लोग बैठे हुए हैं, तो हमें बताया गया है 11 पर्सन्स यहाँ पर है। और क्या कहा गया है, 13 बिहाइंड ए। ए के पीछे कितने लोग हैं, 13 पर्सन्स है। तो आप देखेंगे यहाँ पे कितने लोग हैं ए के बाद, 1 2 3 4 5 लोग यहाँ पे हमें मिल चुके हैं ऑलरेडी। तो 13 में से 5 आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये बचेगा 8। इसका मतलब ए के बाद कितने लोग बैठे हुए हैं, 8 लोग कहीं बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 8 पर्सन इसके बाद बैठे होंगे बी के बाद, यानी कि टोटल मिला के ए के इधर। बी की कोई सिचुएशन नहीं पता, तो ओवरलैपिंग वाले केस में सेम हो जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पे काउंट करेंगे तो ये कैसा आ जाएगा, ये हमें मिल जाएगा मिनिमम पर्सन। तो काउंट कर लेते हैं इसको। तो इसे आप काउंट करेंगे तो हमें शुरू में 8 पर्सन यहाँ मिल गए। ठीक है, बी से पहले, और बी से लेके ए के बीच में आप जाएंगे तो कितने लोग हो चुके हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5, और ए को मिला के 6 लोग।
7 8 9, तो टोटल मिला के यानी कि बी से लेके सी के बीच में टोटल मिला के कितने लोग हो गए? 9 लोग, बी और सी को इंक्लूड करके। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हो गए हमारे पास 9% इंक्लूडिंग बी ए सी तीनों। प्लस में अब ए के सी के बाद कितने लोग बैठे थे? तो 11%, तो 11% यहाँ पे बैठे थे। अब आप इसे काउंट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। दैट मीन्स ये हो गया 28, और ये हमने बनाया मिनिमम का केस। दैट मीन्स बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में हमसे मैक्सिमम पूछ लिया जाता तो आप क्या करते? तो मैक्सिमम के केस में हम ड्रॉ करते हैं। पहले हमें कहा गया था कि ए से लेके बी के बीच में कितने लोग बैठे हैं? 4 लोग। तो मान लेते हैं ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, 4 लोग हैं, 1 2 3 4 लोग हो जाएंगे। बी से लेके सी के बीच में कितने परसेंट बताए गए थे? तो बी से लेके सी के बीच में 7 लोग थे। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 7% थे। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पर आ गया सी। ठीक है, सी के बाद कितने लोग बैठे हैं? तो हमें बताया गया था 11 लोग हैं, 11% है। और ए के बाद कितने लोग बैठे थे? तो ये हमें बताया गया था, चेक करते एक बार क्वेश्चन में क्या था। तो यहाँ पे कितने लोग थे? 13 लोग थे। तो यहाँ पर हमें मिल गए 13, तो यहाँ पर है 13। ठीक है, तो ये मैक्सिमम का केस हो जाएगा। आप इसे काउंट करेंगे तो देखेंगे 13 ये हो गया, प्लस में इसे काउंट करते हैं कितने लोग ए से लेके सी के बीच में हुए हैं। तो ये तो 13 हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक का आपने काउंट कर लिया, ये हो गए 13। अब हम काउंट करते हैं ए से लेके सी के बीच में कितने हैं, ये ए और बी और सी को इंक्लूड करते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और एक सी को मिला लेंगे तो 14, टोटल 14% यहाँ पर हो गए। प्लस में इसके बाद कितने परसेंट से? तो 11, इसको भी ऐड करते हैं। तो आप इसे ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 और एक 8 हो जाएगा, और इसको आप इंक्लूड कर देंगे तो ये हो जाएगा 38। तो मैक्सिमम के केस में हमारे पास कितने परसेंट आ गए? 38, और मिनिमम के केस में आपने देखा कितने परसेंट आए? 28। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10% का डिफरेंट हो जाता है। हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा गया था तो हमने बता दिया 28, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो गया। मैक्सिमम के केस में आपसे पूछा जाता तो आप इस तरीके से क्या है चीज़ों को ड्रॉ कर देते। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर हुआ होगा। क्वेश्चन की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है हमें 6 लेक्चर ABCDE&F। तो आप देखेंगे 6 क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं, और सबका जो टाइम ड्यूरेशन है 1 आवर का है। आर शेड्यूल बिटवीन 8 AM to PM, 8 बजे सुबह से लेके और दोपहर के 2 बजे तक क्या होती है, चलती हैं। कंसीडर द क्वेश्चन कुछ दिए हैं उनको कंसीडर करना है। एंड 2 स्टेटमेंट्स गिवन बिलो, 2 स्टेटमेंट भी आपको गिवन है। क्वेश्चन विच, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? विच लेक्चर इज इन द थर्ड, तो बताना है कि 3rd नंबर पे कौन सा लेक्चर हो रहा है। तो देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है लेक्चर F इज प्रोसीड बाय A एंड फॉलोड बाय C। तो लेक्चर F के बारे में हमें बताया गया है, प्रोसीड किसके बाद कर रहा है? तो A के बाद, और फॉलो किसको कर रहा है? C को। तो देखते हैं, आप इसका डायग्राम अगर ड्रॉ करेंगे, नेक्स्ट पेज पे ड्रॉ करते हैं। फर्स्ट वाले केस में हमें कहा गया है कि F है, F के बाद में जो लेक्चर होता है वो किसका है? C का है। तो F के बाद कौन आ जाएगा? C आ जाएगा। और F से पहले किसका लेक्चर हो रहा है? तो F से पहले लेक्चर हो रहा है A का। तो यानी कि F से पहले कौन आ जाएगा? एक सेकेंड, अच्छा, तो यहाँ पे बोला गया है लेक्चर F प्रोसीड बाय A, तो A इसके बाद है और फॉलोड बाय C। अच्छा 2 सेकेंड, ये मिस हो गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फॉलोड किसको कर रहा है? C को। तो यानी कि F से पहले जो लेक्चर हुआ है वो C का हुआ है, और F के बाद जो लेक्चर हुआ है वो A का हुआ है। ठीक है, लेक्चर A। आगे क्या कहा गया? ये फर्स्ट स्टेटमेंट थी। सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है देयर इज नो लेक्चर आफ्टर लेक्चर B। तो लेक्चर B के बाद में कोई भी लेक्चर नहीं हुआ है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट। तो सेकेंड स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप जाएंगे तो हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि B के बाद कोई भी लेक्चर नहीं हुआ। दैट मीन्स B कहाँ पर होगा? लास्ट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? B सबसे लास्ट में हुआ है, फिर आगे ABCD जो भी होंगे वो ऊपर होंगे। तो ये कुछ सीरीज़ है, हमें एंड में बताया गया। तो ये 2 अलग अलग स्टेटमेंट थे, हमने ड्रॉ कर लिया। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? स्टेटमेंट 1 इज़ अलोन सफिशिएंट, स्टेटमेंट 2 इज़ अलोन सफिशिएंट। हमसे पूछा गया है कि 3rd लेक्चर बताना है हमें कि 3rd नंबर पे कौन सा लेक्चर हुआ है।
तो आप अगर इन दोनों स्टेटमेंट से देखेंगे, क्या इस स्टेटमेंट से हम बता सकते हैं कि थर्ड लेक्चर कौन सा हुआ? सिर्फ फर्स्ट वाले से नहीं बता सकते, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि सी, एफ और ए की पोजीशन क्या है। ये तो हमें पता है कि एफ से ऊपर सी है और एफ के नीचे ए है, पर हमें ये नहीं पता कि ये है कौन से नंबर पे, कौन सा लेक्चर, कौन से इसके पहले कौन से हैं और इसके बाद क्या है, इनके हमारे पास कोई डाटा नहीं है। दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट से हम नहीं बता सकते, तो ये क्या हो जाएगा? नॉट सफिशिएंट हो जाएगा। क्या आप इससे बता सकते हैं बी से? इसमें तो हमारे पास कोई भी डाटा नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि बी लास्ट में हो रहा है, क्योंकि इसके बाद कोई लेक्चर नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? नॉट सफिशिएंट है। तो अगर हम बात करें अलोन की, तो अलोन क्या हो जाएंगे? दोनों अनसफिशिएंट हो गए, यानी कि नॉन सफिशिएंट हो गए, तो दोनों से हम जवाब नहीं दे सकते। अब दोनों को इंक्लूड करके देख लेते हैं। फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट को आप इंक्लूड करेंगे तो हमें इतना पता है कि सी है, एफ है, ए है और लास्ट में कहीं पे बी है, पर हमें नहीं पता कि इस बीच में कौन है और इसके ऊपर कौन है, हमें इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। दैट मीन्स ये भी क्या हो जाएगा? अगर आप दोनों को इंक्लूड करके भी बात करते हैं तो स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो जाएंगे? नॉट सफिशिएंट है रिप्लाई करने के लिए, आंसर देने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मतलब हम किसी भी तरीके से इसका जवाब नहीं दे सकते। तो चेक करते हैं ऑप्शन में क्या हो जाएगा। स्टेटमेंट वन अलोन सफिशिएंट टू आंसर, तो हम जानते हैं नहीं, हम नहीं दे पाए इसका आंसर। स्टेटमेंट सेकंड के अकॉर्डिंग भी नहीं हुआ। दोनों को मिला के क्या स्टेटमेंट हम बता पाए थे? नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट सेकंड आर नॉट सफिशिएंट टू आंसर, तो यस, ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया है एग्जाम में, कहा गया है सिमरन करेक्टली रिमेंबर दैट हर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 24th बट बिफोर 29th ऑफ मे। तो जो सिमरन है उसे जितना याद है अपने पापा का बर्थडे, उसके अकॉर्डिंग उसको पता है कि 24th मई के बाद है और किससे पहले है? 29th मई से पहले है उनका बर्थडे, इतना उसको याद है। ठीक है, तो यानी कि इनके बीच में कहीं पे उसका बर्थडे होगा, तो इसके बीच में जो डेट आती है वो अभी हम देखेंगे। आगे पढ़ते हैं। हर सिस्टर रिमेंबर, ये किसने बताया? ये सिमरन ने बताया। ये सिमरन के अकॉर्डिंग बातें थी। सिमरन की सिस्टर जो थी, तो इसकी सिस्टर के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बोला? रिमेंबर दैट देयर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 27th बट बिफोर 31st। तो इसको जो याद है वो कब से है? 27th से, और कब? 31st तक का इसको याद है कि इसको लगता है कि 27th के बाद होगा, लेकिन 31st से पहले है। ठीक है, मे है ये दोनों ही। नेक्स्ट में आगे बात करते हैं। हर ब्रदर रिमेंबर, इनके भाई हैं, उनको भी याद है कुछ, तो इनको क्या याद है? दैट द बर्थडे इज ऑन एन इवन डेट। तो इनको याद है कि जो डेट है वो कौन सी होगी? इवन डेट होगी। तो अब आप इन दोनों से कंक्लूड करके बता सकते हैं। तो चेक करते हैं। 24th के बाद यहाँ पे जो डेट आप देखेंगे, अब आपको देखना है इन दोनों के बीच में आनी चाहिए डेट, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे देखेंगे 27th, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 28th हो जाएगा और 29th हो जाएगा और 30 हो जाएगा। 3 डेट बची। 29 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि इवन डेट पे बताया गया है। ठीक है, तो इवन हमारे पास 28 है और 30 है। इसके बाद आप अरेंज करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये हो नहीं सकता। 26 हो गया, 27 हो गया, ये भी नहीं हो पाएंगे क्योंकि इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये डेट नहीं होंगी। तो बचा क्या? यहाँ पे सिर्फ एक बचा 28, और कैसा है? इवन है, तो यहाँ पे दोनों मैच हो रहे हैं, क्योंकि 30 अगर आप लेंगे तो ये 29 के बाद हो गया। तो ऐसा तो नहीं, दोनों स्टेटमेंट के बीच में हमारा आंसर है। तो यानी कि जो हमें पता चला अब तक वो क्या है कि इस जो इनका बर्थडे आ रहा है वो कब आ रहा है? 28 मई को आ रहा है। ठीक है, ये वाले पॉइंट पे आ रहा है। तो यहाँ से तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएगी कि एस को जो रिमेंबर था 24 से लेकर 29 तक के बीच में आ गया, 27 से लेकर 31 के बीच में भी आ रहा है, और साथ में इवन डेट होनी चाहिए। तो यस, इवन डेट भी है। ठीक है, तो दैट मीन्स इनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो क्या होगा? 28 मई होगा। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई होगा। तो यहाँ तक जो आपको समझ में आया, जो हमने किया, ये हमने ऑर्डर वाले जो रैंकिंग वाला पोर्शन था वो कंप्लीट कर लिया। तो रैंकिंग के जो अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेके 2023 के बीच में, वो ये क्वेश्चंस थे। ठीक है, और किस तरीके के क्वेश्चन हमसे पुट किए जाते हैं, पूछे जाते हैं रैंकिंग पे। 2011 से लेके 2023 तक में जिस भी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब हम क्या कर चुके हैं? कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज मूव करेंगे सेकंड पार्ट में, दैट इज़ अ ऑर्डर। समझेंगे पहले इसका बेसिक और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थ्रू बाकी चीज़ों को
क्लैरिफाई करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो ये हम पहले देख चुके थे कि 2011 से लेकर 2023 तक में कौन कौन से ईयर में कौन कौन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका मैंने आपको ये चार्ट दिया था जिससे आप इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस को समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर इस ग्राफ को देखते हुए, एनालाइज करते हुए देखेंगे आप 2 से 3 क्वेश्चन हर बार क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछ ही ले जाएंगे इस टॉपिक पे। तो मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ऑर्डर आज हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कुछ बेसिक बातें समझेंगे इसके बारे में। जैसे कुछ एरोज साइन जो हम यूज़ करते हैं उसी के बारे में बात करेंगे। जैसे हम बोलते हैं ग्रेटर देन, लेस देन, तो आप जानते हैं कि ग्रेटर देन का साइन ये होता है, लेस देन का साइन ये होता है और इक्वल टू का साइन ये होता है। ये तो हम जानते हैं। अब अगर मुझे इसी चीज़ में कहना पड़ा कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, तो हम इस तरीके से इस चीज़ को लिख देते हैं। और अगर हम यहीं पे कहना चाह रहे हैं कि बी क्या है, लेस देन है ए से, तो सेम यही साइन हमने यहाँ भी यूज़ किया। बस ये ध्यान रख सकते हैं आप, जिस तरफ इसका मुंह खुला होता है उस तरफ वाली साइड अपने आप में बड़ी होती है, दूसरी वाली साइड जिस साइड ये चोंच होती है उस साइड ये क्या होता है, स्मॉलर माना जाता है। तो सेम आप यहाँ देखेंगे, हमने यहाँ भी यही कहा था कि बी क्या है, स्मॉलर देन है ए, तो स्मॉलर देन की तरफ ये निशान हो जाता है और दो ये जो खुला हुआ मुँह है वो ग्रेटर देन की तरफ हो जाता है। और इक्वल टू तो आप जानते हैं कि मैंने कहा ए इक्वल टू बी है, तो आप ये इक्वल टू का साइन यूज़ करते हैं यहाँ पर। इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होती। बेसिकली जब प्रॉब्लम कब होती है, जब दो साइन को एक साथ यूज़ करना पड़ जाए। जैसे मैंने कहा कि ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू है बी से, तो आप जानते हैं मैंने बोला ग्रेटर देन भी है और इक्वल भी है, तो ग्रेटर देन के लिए तो हम ये साइन को यूज़ कर लेते हैं, किससे, बी से। लेकिन मैंने ये भी कहा कि ये इक्वल टू भी है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि मुझे अब ये वाला साइन इक्वल टू का साइन और ग्रेटर देन दोनों साइन को कंबाइन करना होता है, तो इसको जब कंबाइन करके लिखा जाता है तो इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इस फॉर्म में क्या है, हम इसको लिख के दिखाते हैं, ग्रेटर देन का साइन और नीचे एक बार बार आप कह सकते हैं या लाइन हम खींच देते हैं। तो अब ये क्या हो गया, ये क्लियरली बताएगा कि यस ए क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू बी है। और अगर इसी बात को मुझे उल्टा लिखना पड़ जाए लेस देन के फॉर्म में, तो इस तरीके से लिखेंगे बी क्या है, लेस देन और इक्वल टू ए है। ठीक है, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे अच्छे से। एक बार दोबारा करते हैं हम इसे। तो जैसे अब हमें इसी को लिखना पड़ जाए लेस देन के केस को, तो हमने कहा बी क्या है, लेस देन है और इक्वल टू है किसके, ए के, तो हम इसको इस तरीके से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बस इन दो कॉन्सेप्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो आई होप कि ये बातें आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुई होंगी। अगर ये चीज़ आपको क्लैरिफाई हुई तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे हमें क्वेश्चन में गिवन है 2012 के अंदर सीसेट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाकी जो चीज़ें रह गई हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ों को सीखेंगे, कुछ और ज़्यादा बेसिक इसमें है नहीं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है गीता इज़ प्रिटियर देन सीता बट नॉट एज प्रिटी एज रीता, देन फिर ये हमें कुछ ऑप्शन गिवन है, सीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता, सीता इज़ प्रिटियर देन रीता, रीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता, डी ऑप्शन हमें गिवन है गीता इज़ प्रिटियर देन रीता। तो आपको पहले जैसा कहा गया है उस तरीके से हम पहले इसको प्रिपेयर करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम को पहले सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। अब यहाँ पे हमें कहा गया है कि गीता क्या है, इज़ प्रिटियर देन सीता, तो गीता जो है वो ज़्यादा प्रिटी है किससे, सीता से, तो ग्रेटर देन का साइन यूज़ होगा। तो मैंने गीता को सिर्फ जी ही बोल दिया, मान लीजिए आप, ये क्या है, ग्रेटर देन है, यानी कि ज़्यादा सुंदर है, ज़्यादा प्रिटी है किससे, सीता से, तो इस तरीके का साइन आप यूज़ कर लेंगे। बाद में क्या है, बट नॉट प्रिटी एज रीता, पर गीता जो है रीता से ज़्यादा प्रिटी नहीं है, सीता से ज़्यादा प्रिटी तो है लेकिन रीता से नहीं है, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, इसका मतलब जो ये गीता है वो क्या है, लेस देन है किससे, रीता से, प्रिटियर, तो ये हमारा हो जाएगा साइन। अब आप देखेंगे तो अब जैसा जैसा ये हमने वर्ड प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके लिख लिया, अब जैसा क्वेश्चन में पूछा जाता है देख लीजिए आप कौन सा हमारा ऑप्शन होगा जो इस चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीता इज़ नॉट प्रिटी एज गीता, तो सीता ये रही और गीता ये रही, तो यहाँ पे क्या बोला, सीता इज़ नॉट प्रिटी एज गीता, सीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता है। तो हाँ, ये बात काफ़ी हद तक सच है, क्योंकि गीता क्या है, ग्रेटर देन है इसके आगे और ये लेस देन है, तो इसका मतलब यही है ना कि गीता ज़्यादा सुंदर है किससे, सीता से, और इसी बात को यहाँ पे कहा गया है। तो ये सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी हमें गिवन है सीता इज़ प्रिटियर देन रीता, जो सीता है वो रीता से ज़्यादा खूबसूरत है, तो ऐसा तो नहीं है क्योंकि बीच में गीता से भी कम है ये, तो रीता तो उसके बाद ही आ गई। सबसे ज़्यादा सुंदर की अगर हम बात करें तो वो रीता है, और सबसे कम सुंदर में कौन है, सीता, तो दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी।
नेक्स्ट स्टेटमेंट हमें गिवन है रीता इज़ नॉट एज प्रिटी एज गीता। इसमें बोला गया है रीता उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि गीता है, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उससे ज़्यादा खूबसूरत है। तो ये वाला ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमें गिवन है गीता इज़ प्रेटियर देन रीता। यहाँ पे कहा गया है कि गीता क्या ज़्यादा सुंदर है रीता से, तो आप देखेंगे जस्ट उल्टा बोल दिया गया है, जबकि रीता ज़्यादा खूबसूरत है किससे, गीता से, प्रेटियर देन है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो देखा आपने कितना आसान सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ खास कैलकुलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस आपको सिर्फ इनके साइन को अच्छे से अरेंज कर लेना है। बाकी तो आप कंक्लूजन देख ही पा रहे हैं किस तरीके से ड्राइव हुआ। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट गिवन है हमें रामा स्कोर्स मोर देन रानी। रामा ने जो स्कोर किया है वो किससे है, रानी से ज़्यादा है, मोर देन है। तो अभी हमने देखा था ग्रेटर देन मोर देन का साइन, तो रामा है, तो लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ पे बनाते हैं रामा, ग्रेटर देन का साइन हो जाएगा किससे, रानी इसके बाद है। फिर हमें क्या कहा गया है, रानी स्कोर लेस देन रत्ना। रानी का जो स्कोर है वो रत्ना से भी क्या है, कम है। ओके, तो यानी कि यहाँ पे कहीं लिखते हैं रत्ना का स्कोर क्या है, ज़्यादा है किससे, रानी से। अभी हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से अरेंज किया जाएगा इसमें। नेक्स्ट है रत्ना इज़ स्कोर मोर देन रामा। अब हमें यहाँ बताया गया कि रत्ना का जो स्कोर है वो रामा से भी ज़्यादा है, तो रामा ये रहा, इससे भी ज़्यादा किसने स्कोर किया है, रत्ना ने। तो रत्ना कहाँ हो जाएगी, इससे पहले। ठीक है, अब हम इस चीज़ को अरेंज कर सकते हैं। तो ये चीज़ देखिए आप अपने आप अरेंज हो गई, रत्ना आ चुकी है और रानी इससे क्या है, कम है, मतलब कम स्कोर किया। तो ये चीज़ आप देखेंगे कि रत्ना आगे है, दैट मीन्स इसने ज़्यादा किया और ये इसने कम किया है। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट अपने आप ही इसमें इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट में गिवन है पद्मा इज स्कोर मोर देन रामा। जो पद्मा का स्कोर है वो रामा से भी ज़्यादा है, तो रामा ये रहा। ठीक है, पर हमें नहीं पता किस तरफ है, अभी देख लेते हैं। बट लेस देन रत्ना, पर रत्ना से क्या है, कम है, दैट मीन्स वो रामा और रत्ना के बीच में कहीं पर होगा कौन, पद्मा। तो इसको दोबारा से अरेंज करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा रत्ना, ग्रेटर देन है, फिर आएगा जो भी है पद्मा, और फिर उसके बाद कौन है, रामा, एंड आफ्टर दैट कौन है, रानी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अरेंजमेंट बताया गया है इन चारों स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये लास्ट वाले में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्लियरली बोला गया था कि पद्मा ने ज़्यादा स्कोर किया है रामा से, तो यस, पद्मा का जो स्कोर है वो रामा से ज़्यादा ही है। और इसके अलावा लेस देन है किससे, रत्ना से, तो रत्ना से पीछे ही है, दैट मीन्स ये कम ही है। आप इस साइन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे, जिस तरफ मुंह खुला होता है वो ज़्यादा है, यानी कि रत्ना का स्कोर ज़्यादा है और पद्मा का कम है। तो आई होप कि आपको अरेंजमेंट समझ में आई होगी। तो अब बाकी चीज़ों को हम पहले क्लियर करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा गया हु इज़ स्कोर द हाईएस्ट, किसने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया, ये देखना है। तो आप देखेंगे सबसे इधर देखेंगे तो ये रानी है, और रानी सबसे कम, यानी कि सबसे कम इन्होंने स्कोर किया है, तो ये तो ऑप्शन नहीं है। सबसे ज़्यादा की बात करेंगे दैट इज़ रत्ना, तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, रत्ना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आप अगर इस चीज़ को ड्राइव कर लेते हैं, जैसा इन्होंने स्टेटमेंट में कहा है, आप उसे अगर अच्छे तरीके से अरेंज कर पा रहे हैं, दैट मीन्स आप क्वेश्चन को कर ही लेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन भी 2012 के अंदर पूछा गया था। सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है गीता इज़ द ओल्डर देन हर कज़न मीना। तो हमें क्वेश्चन में बताया गया है कि गीता क्या है, ओल्डर देन है किससे, मीना से। तो जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम उस तरीके से चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो हमें पता है कि गीता क्या है, ग्रेटर देन है किससे, मीना से। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में गिवन है मीनाज ब्रदर विपिन, मीना के भाई हैं जिनका नाम क्या है, विपिन, इज़ ओल्डर देन गीता, ये क्या है, गीता से भी बड़े। तो गीता से पहले कौन आ जाएंगे, विपिन। ठीक है, आगे हमें गिवन है व्हेन मीना एंड विपिन विजिट गीता, जब दोनों मीना और जो विपिन है दोनों जब गीता के पास मिलने के लिए आते हैं, विजिट करने के लिए आते हैं, दे लाइक टू प्ले चेस, तो ये क्या करते हैं, आपस में चेस खेलते हैं। मीना विन द गेम मोर ऑफन देन गीता, और जो मीना है वो क्या है, ज़्यादा बार जीत रही होती है गेम को
किसके रिस्पेक्ट में, गीता के, तो यानी कि वो गीता से ज़्यादा जीत रही होती है। हमें सिर्फ इतना बताया गया है। तो ये जो चीज़ें हमने अरेंज करी है ना, ये इनके एज वाइज थी कि कौन कितना बड़ा है, उसके अकॉर्डिंग हमने अरेंज किया। और लास्ट वाला जो स्टेटमेंट हमें गिवन है वो गेम के रिगार्डिंग है, ठीक है। तो दोनों को कंफ्यूज मत करिएगा, अगर आप इसे ड्रॉ करेंगे तो थोड़ा अलग से हो जाएगा। अभी के लिए हमें इतनी बातें पता है। देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कहा गया है। बेस्ड ऑन द अबव इन्फॉर्मेशन 4 कंक्लूजन एज गिवन बिलो, ये 4 हमें कंक्लूजन गिवन है। हैव बीन मेड विच वन ऑफ दीज लॉजिकली फॉलोज द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो, तो ये जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं ऑप्शन ए में हमें गिवन है वाइल प्लेइंग चेस, जब ये चेस खेल रहे थे विद गीता एंड मीना, विपिन ऑफन लूजेस, तो जब गीता, मीना और विपिन ये लोग गेम खेल रहे थे, चेस खेल रहे थे, तो क्या वहाँ पे विपिन बार बार लूज़ कर रहे थे, गेम को हार रहे थे? क्या हमें इसके रिगार्डिंग यहाँ कुछ बताया गया था? नहीं, हमें सिर्फ मीना और गीता के बारे में बताया गया था गेम से रिगार्डिंग, कि मीना क्या कर रही हैं, ज़्यादा बार जीत रही हैं गेम को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ गीता, जबकि हमें ये विपिन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ नहीं पता है। और अगर नहीं पता है तो हम खुद किसी भी कंक्लूजन को ड्राइव नहीं कर सकते, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है गीता इज ओल्डेस्ट अमंग द 3, बोला गया है इन तीनों में कौन तीन, गीता, विपिन और मीना, इन तीनों में सबसे बड़ी क्या गीता है? तो नहीं, सबसे बड़ा हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कौन है, सबसे बड़े यहाँ पर विपिन है, ना कि गीता, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन में हमें गिवन है गीता हेट्स टू लूज़ द गेम, क्या हमें यहाँ कहीं पे ये चीज़ बताई गई है कि गीता क्या कर रही थी, बहुत ज़्यादा हेट कर रही थी कि वो बार बार गेम को हार रही थी? क्या हमें ऐसा कुछ पता है? नहीं। या उन्हें हारना नहीं पसंद है, ये बात हमें पता है? नहीं। तो हम अपनी तरफ से कोई भी कंक्लूजन ड्राइव नहीं करेंगे, तो सी भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। ऑप्शन डी में गिवन है मीना इज़ द यंगेस्ट ऑफ द 3, तो बताना है कि मीना क्या तीनों में सबसे छोटी थी? तो यस, ये बात सही है कि मीना क्या है, तीनों में सबसे छोटी थी। सबसे बड़े विपिन थे, फिर गीता और लास्ट में कौन है, मीना। तो यस, स्टेटमेंट डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, सीसेट एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। तो अगर यहाँ कोई डाउट नहीं होगा तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कंसीडर दैट ए इज़ टॉलर देन बी, सी इज़ टॉलर देन ए, डी इज़ टॉलर देन सी और ई इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल। तो जो 4 स्टेटमेंट हमें गिवन है इसके अकॉर्डिंग जो हमें बातें कही गई हम उसको ड्राइव करते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ए क्या है, टॉलर देन है बी से, तो इसका मतलब ए टॉलर देन है किससे, बी से, तो बी से बड़े हैं, ये हमने कर लिया। आगे हमें कहा गया है सी इज़ टॉलर देन ए, जो सी हैं वो ए से भी बड़े हैं, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा, सी आ जाएगा ए के जस्ट पहले। डी इज़ टॉलर देन सी, और डी क्या है, सी से भी बड़े हैं, तो डी के सी के बाद कौन आ जाएगा, सी से पहले डी आ जाएंगे। आगे कहा गया है ई इज़ टॉलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे बड़े कौन है, ई हैं, तो डी के बाद अब हमारे पास कोई भी नहीं बचा है, दैट मीन्स इससे पहले कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। ठीक है, तो जैसा हमें कहा गया था हमने उस चीज़ को कंक्लूजन उसका ड्राइव कर लिया। आप देखेंगे कि हमने चीज़ों को अरेंज कर लिया है। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया उसको पढ़ते हैं। इफ़ दे आर मेड टू सिट इन द अबव ऑर्डर ऑफ देयर हाइट, ओके, तो हमने हाइट के अकॉर्डिंग इनको अरेंज कर दिया है। हु विल ऑक्यूपाई द मिड पोजीशन, तो आप देखेंगे यहाँ पे बीच में यानी कि मिड पोजीशन किसकी है, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे मिड पोजीशन किसकी है, सी की है। तो ये कौन सी पोजीशन पे है, मिड पोजीशन पे है। तो आपसे यही पूछा गया था कि मिड पोजीशन पे कौन है, तो आप देखेंगे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये आप देखेंगे 2014 के अंदर ये क्वेश्चन भी आया। आप देखेंगे कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको चीज़ों को अरेंज करना है। आपने देखा इन चारों स्टेटमेंट को हमने बस इस फॉर्म में अरेंज कर दिया और हम आराम से अपने कंक्लूजन को ड्राइव कर पा रहे हैं और एकदम सही आंसर पे भी पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हमें गिवन है देयर आर अ 7 पर्सन अप ऑन अ लैडर ए बी सी डी ई एफ एंड जी नॉट इन दैट ऑर्डर। ओके, हमें कहा गया एक सीढ़ी है, सीढ़ी पे 7 लोग हैं और ये बता दिया गया ये 7 लोग हैं, बट ज़रूरी नहीं है कि ये सेम ऑर्डर में है। ए इज़ फर्दर अप देन ई, हमें बताया गया है ए की सिचुएशन कि ए क्या है, ई के ऊपर कहीं है, बट इज़ लोअर देन सी, पर सी के नीचे कहीं है। तो जैसा जैसा हमें बताया जाता है पहले हम चीज़ों को लिख देते हैं फिर एक साथ उन्हें अरेंज कर लेंगे। तो हमें इतना पता है कि ए जो है वो ई के ऊपर कहीं है बट सी से नीचे हैं। तो हम मान लेते हैं कि ए यहाँ पर हैं
और ई इनके नीचे कहीं है, मतलब कि ई के ऊपर कहीं पर ए है, पर हमें ये नहीं पता कि एग्जैक्ट ऊपर है ये या कुछ लोग और बीच में है फिर उसके बाद है, तो हमने ये गैप छोड़ दिया। और आगे हमें कहा गया है बट इज़ लोअर देन सी, पर ये सी से क्या है नीचे है, दैट मीन्स सी इनके ऊपर कहीं पर है। तो पहली चीज़ हमें ये पता चली है। आगे मूव करते हैं। फिर कहा गया बी इज़ अ मिडल पोजीशन, तो बी कहाँ पर है, मिडल में है, मिड पॉइंट पे है, तो इसे हम शुरू कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। तो पहले अरेंज करते हैं। 7 पर्सन्स है, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो हमें पता है मिड पोजीशन पे कौन है, बी है, तो हम इन्हें ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर होंगे बी। आगे क्या कहा गया है, आगे कहा गया है जी इज़ बिटवीन ए और बी। हमें जी के बारे में बताया गया है कि जी क्या है, ए और बी के बीच में कहीं पे लाई कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि ए पहले हो बी बाद में हो, आगे पीछे भी हो सकता है कि ए पहले हो बी बाद में हो। तो सेकेंड चीज़ हमें ये पता चली। अभी हम इसे अरेंज करेंगे। ई इज़ बिटवीन बी और एफ़, और ऐसे ही हमें ई की सिचुएशन बताई गई है कि ये बी और एफ़ के बीच में है। ठीक है, ये हमें थर्ड चीज़ पता चली है। नेक्स्ट हमें पता चला है इफ़ एफ़ इज़ बिटवीन ई एंड डी, और जो एफ़ है वो कहाँ पर है, वो है ई और डी के बीच में। तो यहाँ पे कहीं लिख देते हैं 4th पॉइंट, एफ़ ई और डी के बीच में कहीं पर है। ठीक है, तो अरेंज करते हैं। अब हमें इतनी सी बात पता चली है, और इसके बाद हमें ये पता चला है कि जो जी हैं वो कहाँ पर हैं, ए और बी के बीच में कहीं है। तो बी हमारे पास यहाँ है। अब ए और जी हमें अरेंज करना है। जी पहले आएंगे, हो सकता है कि ए इनके ऊपर भी हो सकता है और ए इनके नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो पहले हम एक बार इसको ऊपर की तरफ अरेंज करके देखते हैं। आप इसमें 2 सिचुएशन बना सकते हैं। चाहे तो आप इस तरफ नीचे की तरफ अगर एक और सिचुएशन आप बना के चलेंगे, तो मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है, पेन को चेंज करते हैं, मान लेते हैं कि बी यहाँ पर है। तो हमें ए के बारे में पता है कि ए कहाँ पर है, ए और बी के बीच में कहीं जी है, तो हम मान लेते हैं कि जी यहाँ पर होगा और ए कहाँ हो जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। इस वाली सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बी अगर यहाँ पे जी हैं तो ए क्या हो जाएंगे, 6th प्लेस पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे हमें क्या कहा गया है, तो आगे हमें कहा गया है, यहाँ तक हो गया। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि जो ई है वो बिटवीन बी और एफ़ है, बी और एफ़ के बीच में कौन है, ई है। तो मान लेते हैं बी यहाँ पर है, तो नीचे वाली प्लेस तो खाली नहीं है, तो यहाँ पर बिठाते हैं ई को, और इसके ऊपर कहीं पे कौन है, एफ़ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें कहा गया है इफ़ एफ़ इज़ बिटवीन ई एंड डी, और जो एफ़ है वो कहाँ पर है, ई और डी के बीच में, तो ई यहाँ पर है, दैट मीन्स डी यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक है, इसमें भी अरेंज करते हैं। तो यहाँ पर ई हो जाएंगे, इसके नीचे कौन हो जाएगा, एफ़ हो जाएंगे, और इसके नीचे हमें मिल गए डी। ठीक है, तो नीचे की सारी प्लेस फिल हो चुकी है। अब बचा कौन है, सिर्फ एक, वो सी, और हमें पता है कि सी ए के ऊपर कहीं है, जबकि आप इस वाली सिचुएशन में रखेंगे तो आप नीचे रखेंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये वाली सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो बची कौन सी, ये वाली, दैट मीन्स ए कहाँ, सी कहाँ पर है, ऊपर कहीं है। तो ये वाली सिचुएशन क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। तो आपने देखा इसमें 2 तरीके की बन रही थी, तो एक कैंसिल हो गया, हमारे पास एक ही बच रहा है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या गया है, बाकी चीज़ों को पहले क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं जो चीज़ें नहीं है हमारे काम की। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है द पर्सन ऑन द बॉटम स्टेप ऑफ द लैडर। बताना है कि बॉटम में सबसे नीचे लैडर के कौन खड़ा है। तो आप देखेंगे सबसे नीचे कौन है, डी है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बस चीज़ों को हमें ठीक से अच्छे से कॉमन सेंस यूज़ करके अरेंज करना है, देन आप इजीली क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे, आंसर आप सही आंसर ढूंढ लेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देखेंगे ये भी एग्जाम में पूछा गया है, 2014 के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन में कहा गया 4 चिल्ड्रन आर सिटिंग इन अ रो। 4 बच्चे हैं जो क्या हैं, एक रो में सिटेड हैं। ए इज़ ऑक्यूपाई द सीट नेक्स्ट टू बी बट नॉट नेक्स्ट टू सी। ए ने, ए की पोजीशन बताई गई है कि ए ने क्या है, सीट ऑक्यूपाई कर रखी है नेक्स्ट टू बी। बी के नेक्स्ट में जिसकी सीट है वो कौन है, ए की है। तो मान लेते हैं ये रहा हमारा रो, 4 लोग हैं, 3 और 4, तो ये 1 2 3 और 4। ठीक है, अब हमें कहा गया है ए की जो सिचुएशन है, ए ने जो सीट ऑक्यूपाई कर रखी है वो जस्ट बी के बाद है बट नॉट सी, यानी कि बी के आसपास कहीं भी सी
नहीं होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि ए यहाँ पर है और बी यहाँ पर है, बी के जस्ट नेक्स्ट में कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है, बट नॉट सी। पर इसका मतलब सी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी आप यहाँ करेंगे तो ए किसके बगल में आ जाएंगे, सी के, जबकि यहाँ पे बोला गया है कि ए की जो सीट है वो बी के बगल में है बट नॉट नेक्स्ट टू सी, पर सी नेक्स्ट में नहीं है। सी इज़ नॉट सिटिंग नेक्स्ट टू डी, और ये भी बताया गया है कि डी और सी एक साथ में नहीं है, मतलब दोनों एक साथ में नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि डी यहाँ पर है, तो सी की पोजीशन कहाँ चली जाएगी, यहाँ पर। तो अब आप देखेंगे सारी जितनी भी कंडीशन थी वो सारी फुलफिल हो गई। हमें कहा गया था कि ए के साइड में सी नहीं होना चाहिए, तो नहीं है। नेक्स्ट में हमें कहा गया है सी और डी भी एक साथ नहीं होने चाहिए, तो वो भी एक साथ नहीं है। तो ये हो गया इनका सीटिंग अरेंजमेंट। अब देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हु इज़ आर ऑक्यूपाई सीट और सीट्स एडजेसेंट टू डी। तो डी के साथ में किसकी सीट है, हमें ये बताना है। तो आप देखेंगे डी के साथ में किसकी सीट है, ए की सीट है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो आंसर हो जाएगा यानी कि ए की सीट है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आप देखेंगे नहीं, बी कहीं पे भी डी के एडजेसेंट में नहीं है। ऐसे ही बी और ए दोनों नहीं है, क्योंकि बी डी अगर मिड में होते तो ऐसा पॉसिबल था, पर आप देखेंगे डी एक कॉर्नर की सीट पर है, तो सिर्फ एक ही पर्सन है जो इसके एडजेसेंट में है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। आगे कहा गया इम्पॉसिबल टू टेल, तो ऐसा भी नहीं है, हमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी गई थी उससे हम आंसर को ड्राइव कर पा रहे हैं, तो डी भी ऑप्शन नहीं होगा। तो यानी कि सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर टू आइटम दैट फॉलोज। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई है, उसके अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई देना है। देखते हैं क्वेश्चन में हमें कहा गया है ए बी सी डी एंड एफ, तो ये क्या है, कजन्स हैं। नो टू कजन्स आर ऑफ द सेम एज, इनकी एज किसी भी दो कज़न की एज सेम नहीं है। बट ऑल हैव द बर्थडेज ऑन द सेम डे ऑफ द सेम मंथ, पर इनका बर्थडे क्या हो सकता है, सेम डे पे हो सकता है। द यंगेस्ट इज़ 17, तो यहाँ से हमारे काम की बात आई कि जो यंगेस्ट है वो कितने हैं, 17 ईयर के हैं, और जो ओल्डेस्ट है ई वो कितने के हैं, 22 ईयर ओल्ड है। ओके, तो हम इसे अरेंज कर सकते हैं, तो पहले इसको अरेंज करते हैं। तो हमें ई के बारे में पता है, ई इनकी जो एज है वो कितनी है, 22 ईयर ओल्ड है, ठीक है। और सबसे छोटा जो है, सबसे जिनकी कम एज है वो कितने हैं, 17 के। तो अरेंज कर लेते हैं। आप देखेंगे ये लाइन वाइज ही होंगे, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा 22 का है और उससे छोटा 17 का है। तो आप इसे अरेंज करेंगे तो 21, 20, 19, 18 और 17 हो गए 6 लोग, और 6 लोग हमारे पास यहाँ पर भी हैं। तो ये कुछ इनकी सिचुएशन होंगी, पर हमें सिर्फ ई के बारे में पता है कि ए की एज कितनी है, 22 है। बाकियों का चेक करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में कहा गया है एफ इज़ समवेयर बिटवीन बी एंड डी इन एज। हमें एफ़ के बारे में बताया गया है कि ये कहीं मिड में है बी और डी के। तो जैसा हमें कहा गया हम उसे लिख लेते हैं। एफ़ की जो सिचुएशन है वो बी और डी के बीच में कहीं पे, ये जस्ट अपोजिट भी हो सकता है कि डी पहले आ जाए और फिर बी बाद में आ जाए, ठीक है, तो ये भी हो सकता है। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड हमें आगे क्या कहा गया है, ए इज़ ओल्डर देन बी। हमें ये पता है कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है, यानी कि यहाँ पे जो बी यूज़ किया गया था उससे पहले हम कहीं पे ए को अरेंज करेंगे, ए की एज ज़्यादा है बी से। आगे हमें क्या पता चल रहा है, सी इज़ ओल्डर देन डी। थर्ड चीज़ पे हमें ये पता चल रहा है कि सी भी क्या है, ग्रेटर देन है किससे, डी से। और नेक्स्ट हमें पता चला है ए इज़ 1 ईयर ओल्डर देन सी। ओके, फोर्थ इंपॉर्टेंट बात हमें ये पता है कि ए भी क्या है, ग्रेटर देन है सी से। तो आप देखेंगे ए जो है वो बी से भी ग्रेटर देन है, ए जो है वो सी से भी ग्रेटर देन है, दैट मीन्स डी से भी ग्रेटर देन अपने आप ही हो जाएंगे, ठीक है। तो और हमें ये भी पता है कि इन दोनों का एज का डिफरेंस कितना है, सिर्फ 1 साल का है, ठीक है। यानी कि ए अगर आप यहाँ अरेंज करेंगे तो ए और सी क्या हो जाएंगे, एक साथ ही आएंगे, ए पहले और सी। तो आप इस तरीके से ये अरेंज करेंगे, और ए के बाद आप देखेंगे बी भी है और बहुत सारे और भी आएंगे। तो हम मान लेते हैं कि ए की पोजीशन यहाँ पर है और सी की पोजीशन यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कहा गया है। तो बस हमें इतनी बातें कही गई हैं। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ें ये बची हुई है ना, हमें क्या करना है, उन्हें अरेंज करना है। ये तो हमने कर लिया फोर्थ वाले को अरेंज, बाकी ये जो 3 चीज़ें बची हुई हैं इन्हें हमें यहाँ पर अरेंज करना है। ए ग्रेटर देन थे सी से, ठीक है, हमने अरेंज कर लिया। नेक्स्ट हमें कहा गया है कि ए क्या है, ग्रेटर देन है बी से, बी यानी कि बी भी इनके बाद यहाँ पे कहीं आ रहे हैं। पर आप देखेंगे बी जो है, बी और डी के बीच में एफ़ भी है, तो इसका मतलब इन दोनों प्लेसेस पे बीच में कौन होगा, एफ़ होगा, क्योंकि अगर बी आप यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे, या डी इनसे पहले हो सकता है, कोई भी कहीं भी हो सकता है। अब इतनी चीज़ें तो हो चुकी हैं, पर हम इस चीज़ के लिए अभी तक श्योर नहीं है कि कौन यहाँ पर
अगर आप यहाँ से हमें पता चला सी ग्रेटर देन है डी, पर वो यहाँ भी रखेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल होगी, आप डी को यहाँ रखेंगे तो भी कंडीशन फुलफिल होगी, क्योंकि सी तो दोनों केसेस में क्या हो गए, इनसे बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यानी कि बी और डी इन दोनों में से कौन से प्लेस पे हमारे पास क्लैरिफिकेशन नहीं है इस बात का, तो इसका मतलब हो सकता है बी यहाँ पर भी हो और डी भी हो सकते हैं यहाँ पर, और हो सकता है बी और डी यहाँ पर भी हो, दोनों में से कोई एक जगह पर होगा, पर हमें कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है कि एग्जैक्टली यहाँ पर बी है या यहाँ पर बी है। ठीक है, तो इस तरीके का हमारा कुछ ग्राफ बना है। ठीक है, अब बाकी चीज़ें जो एक्स्ट्रा हैं उसको हम पहले साफ़ करते हैं, इरेज करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, तो बताना है इन चारों में से कौन सी सिचुएशन पॉसिबल है। ऑप्शन ए में कहा गया है डी इज़ 20 ईयर ओल्ड, जो डी है उनकी जो एज आ रही है वो 20 साल की आ रही है, तो आप देखेंगे डी की पोजीशन या तो यहाँ हो सकती है या तो यहाँ हो सकती है, तो दोनों में से या तो ये 19 की हो सकती है या 17 के, 20 के होने की तो कोई सिचुएशन नहीं है, दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हमें कहा गया एफ इज़ 18 ईयर ओल्ड, एफ़ के बारे में क्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, यस है, एफ़ कितने हैं 18 ईयर ओल्ड है, तो ये बात क्या हो रही है, सही हो रही है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट सही हो सकती है, तो यस ये वाली चीज़ क्या हो सकती है, सही हो सकती है। तो ओके, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी में हमें कहा गया एफ़ इज़ 19 ईयर ओल्ड, तो अगर एफ़ 18 के हैं तो 19 के नहीं हो सकते, तो यहाँ पे 19 का कुछ मिल भी नहीं रहा, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी हमें क्या गिवन है, एफ़ इज़ 20 ईयर ओल्ड, तो नहीं ये भी नहीं हो सकता, दैट मीन्स ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। मूव कर आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर ये अच्छे से समझ आ गया है तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ अ लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द 6 कजन्स इन द टर्म ऑफ इंक्रीजिंग एज। कह रहा है कितने इसके लॉजिकली पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं अगर आप इन 6 कज़न को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या इंक्रीजिंग एज के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो इसका मतलब कितने केसेस बन सकते थे। तो देखते हैं, पहले जो हमने बनाया है, ये जो हमने बनाई है सिचुएशन, यहाँ पे आप देखेंगे 2 केस पॉसिबल थे। कौन से 2 केस? पहले केस में जो मेन कन्फ्यूजन था वो बी और डी के बीच में था। अच्छा, पहले हम इसे यहाँ ड्रॉ करते हैं। जैसे हमें पता है कि ई सबसे फर्स्ट पे था, फिर ए है और सी है, और इसके बाद के 3 प्लेस खाली हैं। ई है, ए है और सी है। यहाँ पर भी क्या है, इसके 3 प्लेस खाली हैं। पर इन 3 प्लेसेस में हमें ये तो पता है कि एफ़ कहाँ पर है, बी वाली यहाँ बीच में है, मिड में है, लेकिन हमें बी और डी का ऑर्डर नहीं पता। तो मान लेते हैं कि फर्स्ट वाले केस में बी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है, और इस वाले केस में आप क्या कर सकते हैं कि हमने डी को यहाँ कर दिया, बी को यहाँ कर दिया। कन्फ्यूजन सिर्फ इसी वाले सिचुएशन में आ रही थी, इनकी वाली सेटिंग में आ रही थी प्रॉब्लम कि बी कहाँ पर होगा और डी कहाँ पर होगा। तो यही पूछा गया है कि आप कितने केस बना सकते थे, यानी कि कितने पॉसिबल ऑर्डर थे अगर आप इन्हें अरेंज करते। तो 2 ही पॉसिबल ऑर्डर थे, या तो इस तरीके से अरेंज हो जाएगा कि बी पहले आ जाएगा डी बाद में, या फिर डी पहले आ जाएगा बी बाद में। तो इसका मतलब 2 ही हमारे पास क्या थे, पॉसिबल ऑर्डर थे। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। कोई तीसरा केस यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो आई होप कि ये भी समझ में आया होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2015 के अंदर एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन में हमें कहा गया है उषा रन फास्टर देन कमला। ओके, तो जैसा कहा गया पहले हम उस चीज़ को उस तरीके से लिख लेते हैं। सबसे ज़्यादा फास्ट यहाँ पे बताया गया है कि उषा क्या है, फास्टर है, किससे, कमला से, तो ये हो जाएगा। आगे हमें कहा गया है प्रीति रन स्लोवर देन स्वाति, तो प्रीति क्या है, स्लो रन कर रही है किसके कंपैरिजन में, स्वाति, तो स्वाति ज़्यादा तेज़ी से रन कर रही है इन कंपैरिजन ऑफ प्रीति। दैट मीन्स ये कहा गया, या आप इसे जस्ट अपोजिट भी कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्या कहा गया, स्वाति रन स्लोवर देन कमला, और जो स्वाति की स्पीड है वो क्या है, कमला से भी कम है। तो यानी कि ये वाला सीन हो जाएगा कि कमला का क्या है, ज़्यादा तेज़ भाग रही है इन कंपैरिजन ऑफ स्वाति। तो हमारे पास कमला के बारे में इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब इसके बाद कौन आ जाएगी, स्वाति, और स्वाति के बाद कौन आ जाएगा, प्रीति थी, तो ये आ जाएगी प्रीति। आगे क्या कहा गया है, ओके, क्वेश्चन में इतनी बातें कही गई हैं। आगे कहा गया हु इज़ द स्लोएस्ट रनर, तो बताना है कि कौन सबसे स्लो रन कर रहा था। तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे स्लो कौन रन कर रहा है, सबसे लास्ट में कौन है, प्रीति। दैट मीन्स ये क्या थी, सबसे स्लोएस्ट रनर थी।
तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सबसे स्लो कौन रन कर रहा है, प्रीति, क्योंकि सबसे लास्ट में ये है। उषा को आप देखेंगे तो ये सबसे ज़्यादा फास्ट रन कर रही है, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर हो जाएगा, बाकी ऑप्शन क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो आई होप ये भी समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और देखेंगे 2015 में ये क्वेश्चन भी क्या है, हमसे पूछा गया है सीसेट एग्जाम में। स्टेटमेंट फर्स्ट हमें गिवन है लेडी फिंगर इज टेस्टियर देन कैबेज। तो जैसा पहले हमें कहा गया, हम उस चीज़ को उस तरीके से क्या है लिख लेते हैं। हमें सबसे पहले बताया गया है कि लेडी फिंगर क्या है, ज़्यादा टेस्टी है इन कंपैरिजन ऑफ कैबेज। तो लेडी फिंगर को हम एल और एफ लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ पे लेडी फिंगर को शॉर्ट फॉर्म में एल एफ लिख दिया। ये क्या है, ज़्यादा टेस्टियर है किसके, कैबेज के, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, कैबेज। तो इसे ऐसे ही लिख देते हैं। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन लेडी फिंगर। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर का कंपैरिजन है, और ज़्यादा टेस्टी कौन है, कॉलीफ्लावर। तो यहाँ पर आप देखेंगे लेडी फिंगर, इससे जस्ट पहले क्या आ जाएगा, कॉलीफ्लावर, क्योंकि वो इससे ज़्यादा टेस्टी है। तो यहाँ पे कॉलीफ्लावर को हम सी एफ लिख देते हैं। आगे मूव करते हैं, तो ये दो स्टेटमेंट को तो हमने लिख लिया। थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट में हमें गिवन है कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी। अब ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कर सकता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। इस स्टेटमेंट से हमें क्या बात पता चली है, हमें इतना पता चल रहा है कि जो कैबेज है वो नॉट टेस्टियर देन पी, वो ज़्यादा टेस्टी नहीं है पी से। ये चीज़ हमें क्या है पता चल रही है कि पी से ज़्यादा टेस्टी नहीं है ये, सिर्फ इतनी बात। अगर पी से ज़्यादा टेस्टी नहीं है तो भी दो चीज़ें बच जाती हैं कि या तो हो सकता है कि कैबेज पी के बराबर टेस्टी हो, या फिर हो सकता है कि कैबेज क्या हो, कम टेस्टी हो पी से। दो सिचुएशन तो अब भी बच गई ना, तो वो दो सिचुएशन हमें क्या है यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। इन्होंने बहुत स्मार्टली इस स्टेटमेंट को यूज़ किया है, ठीक है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए यूज़ किया गया है। अभी हमारे पास क्या दो ऑप्शन बचते हैं, क्या चीज़, कि जो कैबेज है वो इक्वल टू है पी के, यानी कि कैबेज का जो टेस्ट है वो पी के बराबर ही है, दोनों सेम टेस्ट में है, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि जो कैबेज है ये लेस टेस्टियर देन है किससे, पी के। इसका मतलब पी ज़्यादा टेस्टी है इन कंपैरिजन ऑफ कैबेज। तो ये दो स्टेटमेंट हमारी क्या है यहाँ से ड्राइव होती है, और ये दोनों स्टेटमेंट हमें यूज़ करनी पड़ेंगी। इन्होंने इसे इस तरीके से ना कह के सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट आपको कह दी गई। अब यहाँ से जो समझ पाएंगे, इसकी लैंग्वेज को पकड़ पाएंगे, वो आसानी से क्या है कर लेंगे, नहीं तो बच्चे क्या हो जाएंगे, इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ से जो हमें बातें, यहाँ पे दो बातें पता चल रही हैं कि या तो कैबेज इक्वल टू टेस्ट है उसका पी के, या फिर उससे कम टेस्टी है पी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट को आपको क्या है यहाँ पे यूज़ करना पड़ जाएगा। तो अगर आप इसे कंबाइन करके यूज़ करेंगे तो वो कैसा साइन हो जाएगा, ऐसा, कैबेज और पी के बीच में, कि पी कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है या फिर दोनों का टेस्ट इक्वल टू है। तो यहाँ पे जो आप स्टेटमेंट लिखेंगे वो कैसी हो जाएगी, पी, ठीक है। तो ये थे हमारे तीनों स्टेटमेंट से जो हमें बातें पता चली। तो आप थर्ड वाली स्टेटमेंट को थोड़ा आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया। बाकी चीज़ों को पहले इरेज कर लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, द कंक्लूजन्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दीज स्टेटमेंट इज दैट। अब ये जो हमें तीन स्टेटमेंट गिवन थी, इससे हम क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं, ये हमसे पूछा गया। अब आप देखेंगे ऑप्शन ए में हमें कहा गया है पीज आर टेस्टी एज लेडी फिंगर। तो यहाँ पे पी का कंपैरिजन लेडी फिंगर से किया गया है, ठीक है, दोनों का टेस्ट टेस्टी एज। तो हमें बताना है कि क्या पी और लेडी फिंगर दोनों का टेस्ट सेम है, एज है। तो आप देखेंगे पी यहाँ पर है और लेडी फिंगर कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक सेकंड, मैं पहले पेन को चेंज करती हूँ। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो हमें पी को और लेडी फिंगर को क्या है कंपेयर किया गया है। तो लेडी फिंगर ये रही और पी हमारा यहाँ पर है। अब आप इनको अगर कंपैरिजन करने की बात करेंगे तो देखिए, जब हमारा जो साइन होता है ना वो एक साइड का होता है, यानी कि सारे साइन ग्रेटर देन के हैं, जो भी जिन भी चीज़ों के बीच में हमें कंपेयर करना है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ है तो आप इन चीज़ों को ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। और अगर इनका लेस देन का साइन होता है, बीच में कुछ है, तो आप इन्हें भी इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर अपोजिट साइन आपको मिल जाता है दो चीज़ों के बीच में, मान लीजिए ये ए है, एक तरफ ग्रेटर देन का है, एक तरफ लेस देन का है, एक तरफ बी है, एक तरफ सी है, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बी और सी को कंपेयर करना है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दोनों का साइन क्या हो रहा है, जस्ट अपोजिट है।
अगर साइन सेम होते हैं तो आप चीज़ों का कंपैरिजन कर पाते हैं, अगर साइन सेम नहीं है तो आप उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस वाले केस में अगर मैं यहाँ बोल दूँ ए ग्रेटर देन बी है, ग्रेटर देन सी है, तो यहाँ पे आप एक कंक्लूजन बता सकते हैं कि यस ए क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन सी है। और जस्ट इसका अपोजिट अगर मैं लिख दूँ ए लेस देन बी है, लेस देन सी है, तो इस वाले केस में आप क्या करेंगे कि यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। पर जब दो साइन क्या हो जाते हैं, जस्ट अपोजिट हो जाते हैं, तो लास्ट वाले इन दोनों का हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो अगर इन दोनों को भी आप देखेंगे तो यहाँ से भी सेम चीज़ हो रही है, लेडी फिंगर यहाँ पर है और यहाँ पर क्या है, पी है। अगर आप लेडी फिंगर के थ्रू पी तक जाना चाहेंगे तो बीच में कैबेज है और कैबेज के पास दो अपोजिट साइड है, एक साइड ये लेस देन का और एक साइड क्या है, इधर वाला साइन है। तो यहाँ पे क्या है, हम इन चीज़ों को कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे, लेडी फिंगर को और पी को। अगर हम कंपेयर ही नहीं कर पाएंगे तो हम ये जो हमें यहाँ पे दिया गया है तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि हम कंपेयर ही नहीं कर पा रहे तो हम बता ही नहीं सकते कि वो लेस देन है या ग्रेटर देन है या फिर इक्वल टू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, बाकी चीज़ों को इरेज करते हैं। आते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या गिवन है, पी आर एस टेस्टी एस कॉलीफ्लावर एंड लेडी फिंगर। अब यहाँ पे देखेंगे पी का कंपैरिजन कॉलीफ्लावर और लेडी फिंगर दोनों के साथ है। तो लेडी फिंगर और कॉलीफ्लावर इन दोनों को तो हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि दोनों सेम साइन के साथ क्या है, अटैच है। जबकि जो पी है इसमें भी सेम वही प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे अपोजिट साइन मिल जाएगा हमें पी के कंपैरिजन में, तो यहाँ पे हम पी को इन दोनों से कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सी पे आते हैं। सी में हमें कहा गया है कैबेज इज़ द लीस्ट टेस्टी ऑफ द 4 वेजिटेबल। तो जो 4 हमें वेजिटेबल बताए गए हैं, क्या सबसे कम टेस्टी कौन है, इसमें कैबेज है। क्या हम इस बात को बता सकते हैं? तो आप यहाँ से कंपेयर करेंगे तो इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगी कि एक तरफ ग्रेटर देन है, एक तरफ मतलब दोनों तरफ जस्ट अपोजिट साइड मिल रहे हैं, तो अपोजिट साइड को हम कंपेयर नहीं कर सकते। अभी हमने बात करी थी तो ये भी हम नहीं कर पाएंगे। लास्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, कॉलीफ्लावर इज़ टेस्टियर देन कैबेज। तो यस ये हो सकता है क्योंकि हमें पता है कॉलीफ्लावर ये रहा और कैबेज हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसे आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे इनके बीच का जो साइन है वो सेम चल रहा है। तो यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं हम कि हाँ जो लेडी फिंगर है वो कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है और जो कॉलीफ्लावर है वो लेडी फिंगर से भी ज़्यादा टेस्टी है। तो हम कह सकते हैं कि कॉलीफ्लावर क्या है, कैबेज से ज़्यादा टेस्टी है। तो ये हमारा ऑप्शन जो डी है ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा कि यहाँ पे किस तरीके से इस क्वेश्चन में थोड़ा ज़्यादा घुमाने की कोशिश की गई है एग्जामिनर के द्वारा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा अच्छे से फोकस करके क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है, अब देखेंगे ये भी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में गिवन है आइदर ए एंड बी आर ऑफ द सेम एज और ए इज़ ओल्डर देन बी। ये ए कैप्स लॉक में आएगा, इसे कैपिटल में लिख लीजिए, ये बी भी कैपिटल में है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमें क्या, अब आप देखेंगे अभी जो हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट हमें गिवन थी ये कैबेज इज़ नॉट टेस्टियर देन पी, ये किस तरीके से लिखा गया था। और आप इस वाले में देखिए फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो हमें गिवन है यहाँ पे हमें क्लियरली बता दिया गया है कि या तो ए एंड बी क्या है, दोनों की सेम एज है या फिर एक ए जो है वो ओल्डर है बी से। जबकि पहले वाले स्टेटमेंट में क्या है, हमें थर्ड वाली चीज़ बता के उसको डिनाई कर दिया गया था, बाकी हमें खुद कंक्लूजन को समझना था। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है, जो बोलने का तरीका है क्वेश्चन में, क्वेश्चन पूछने का, वो क्या है, थोड़ा सिंप्लीफाइड है, जबकि वहाँ पे क्या है एग्जामिनर ने कंफ्यूज करने की कोशिश की है। तो देखते हैं हम यहाँ पर हमें कहा गया है। तो अब आप यहाँ पे देखें सेम एज भी हो सकता है और ओल्डर एज, यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। तो अब अगर इसे हम लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या गिवन है, आइदर सी एंड डी आर ऑफ द सेम एज और डी इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ पे डी का भी क्या हो जाएगा, कैप्स, ये भी कैपिटल है, ओके। तो यहाँ पे क्या है, सी और डी भी क्या हो सकता है, या तो दोनों का एज सेम है या फिर ओल्डर देन है। तो यहाँ पर हमें पता चला है डी और सी के बारे में, तो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट में हमें कहा गया है बी इज़ ओल्डर देन सी है, जो बी है वो क्या है, ओल्डर देन है किससे, सी से। तो यहाँ पे एक ही साइन का यूज़ किया जाएगा, तो बी जो है वो क्या है, ओल्डर देन है सी से।
और अब आप देखेंगे सी का कंपैरिजन किससे किया गया था, डी से। तो डी क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ओल्डर देन है और इक्वल टू भी है, तो डी की तरफ मुँह खुल जाएगा, ओल्डर देन और इक्वल टू डी, ये हो जाएगा अगर आप तीनों स्टेटमेंट को क्या है कंबाइन करेंगे तो। ठीक है, तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप इन सारे स्टेटमेंट से क्या कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हो। तो हमें ऑप्शन ए में कहा गया ए इज़ ओल्डर देन बी। ए क्या है, ओल्डर देन बी है, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे हमें एक और साइड है इक्वल टू का, तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते। ए या तो बी के बराबर हो सकता है या बड़ा हो सकता है। इसका मतलब हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि वो ओल्डर देन होगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है बी एंड डी ऑफ द सेम एज। बी और जो डी हैं ये दोनों क्या सेम एज के हैं, तो इस बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पे भी आप देखेंगे जो ये साइन आगे जस्ट अपोजिट आ चुके हैं, तो बी और डी का कोई कंपैरिजन नहीं है, हम इन्हें कंपेयर करके कुछ नहीं बता सकते, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे डी इज़ ओल्डर देन सी। तो डी जो है वो क्या ओल्डर देन सी है, नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देखेंगे साइन का प्रॉब्लम यहाँ पर भी आएगा, ये ग्रेटर देन भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन डी में हमें कहा गया ए इज़ ओल्डर देन सी। तो यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइन भी सेम ही चल रहा है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि यस जो बी है वो सी से बड़ा है और जो ए है वो बी से भी बड़ा है। दैट मीन्स ए सी से भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो स्टेटमेंट डी हमारी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर करना पॉसिबल था, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे साइन सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो स्टूडेंट्स, मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट स्टेप ऑफ द बॉटम ऑफ अ लैडर। तो एक सीढ़ी के सबसे फर्स्ट वाला जो स्टेप है उस पर क्या है, एक पर्सन खड़ा है। ठीक है, इफ़ ही हैज़ टू क्लाइंब 4 मोर स्टेप, और अगर वो 4 स्टेप और ऊपर चढ़ जाता है, टू रीच एग्जैक्टली द मिडल, 4 स्टेप और ऊपर चढ़ेगा तो बिल्कुल मिड वाले स्टेप पे क्या है, पहुंच जाएगा। हाउ मैनी स्टेप डज द लैडर हैव, तो बताना है कि टोटल लैडर के अंदर कितनी सीढ़ियाँ पड़ रही हैं। ठीक है, कितने स्टेप्स हैं। तो देखते हैं, जैसे हमें यहाँ पर पता है कि जो ये पर्सन है वो सबसे नीचे वाले उस पर खड़ा है, मान लेते हैं सबसे नीचे वाले स्टेप पे है, ये था इसका फर्स्ट स्टेप। ठीक है, अब आगे हमें कहा गया 4 स्टेप और चढ़ जाता है, तो इसके आगे आप जाएंगे 1 2 3 और ये हो गया चौथा स्टेप, यानी कि अब कौन से स्टेप पे आ गया, तो आप देखेंगे ये आ गया 5th स्टेप पे। ठीक है, और ये जो 5th है हमें खुद ही बता दिया गया कि ये 5th 4 स्टेप चढ़ने के बाद जिस लैडर पे पहुंचेगा, ये जिस स्टेप पे, वो क्या है, मिड का स्टेप है। अगर ये मिड वाला है दैट मीन्स इसके ऊपर भी उतने ही होंगे जितने इसके नीचे हैं। तो आप देखेंगे इसके नीचे कितने लैडर हैं, मतलब कितने स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं। दैट मीन्स इसके ऊपर भी कितने हो जाएंगे, 4 स्टेप यहाँ भी हो जाएंगे। तो हमसे पूछा गया कि कितने स्टेप्स हैं इस लैडर में, तो आप देखेंगे 4 और 4 ये और एक ये मिड वाला आप काउंट कर लेंगे, तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे, 4 प्लस में 1 प्लस में 4, तो ये टोटल हो जाएगा 9 स्टेप्स हैं इस लैडर के अंदर। दैट मीन्स बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ईजी था ये क्वेश्चन, और आप देखेंगे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, 2016 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2017 के अंदर। क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया, इन अ टेस्ट रणधीर ऑब्टेन मोर मार्क्स देन द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड देबू। ओके, तो यहाँ पे रणधीर का कंपैरिजन दोनों से किया गया है, कुणाल और देबू से, और इन्होंने जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं कुणाल और देबू ने, उनके सम से। दैट मीन्स अगर मैं इसको लिखूँ तो ये हो जाएगा रणधीर ऑब्टेन कितना, तो ग्रेटर देन किससे, कुणाल प्लस देबू। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फर्स्ट जो अब तक हमें पता चला। आगे मूव करते हैं। द टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय कुणाल एंड शंकर आर मोर देन दोज ऑफ रणधीर। ओके, टोटल जो मार्क्स ऑब्टेन किया गया है कुणाल और शंकर के द्वारा वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ रणधीर। तो आप देखेंगे कुणाल और शंकर को अगर हम ऐड करते हैं तो कुणाल प्लस में शंकर ये क्या हो जाएंगे, ग्रेटर देन हो जाएंगे किससे, रणधीर से। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये पता चला। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें गिवन है सोनल ऑब्टेन मोर मार्क्स देन शंकर। ओके, जो सोनल हैं
इन्होंने क्या है ज़्यादा मार्क्स गेन किया है किससे, इन कंपैरिजन ऑफ शंकर। आगे मूव करते हैं, नेहा ऑब्टेन मोर मार्क्स देन रणधीर, और नेहा ने भी क्या है रणधीर से ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। देखते हैं क्या पूछा गया क्वेश्चन में, हमें कहा गया हु अमंग्स देम ऑब्टेन हाईएस्ट मार्क्स, तो बताना है कि इन चारों में किसने सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्कोर किया है। तो आप देखेंगे अब ये हम कैसे बता सकते हैं, इन चारों स्टेटमेंट को कंबाइन करके। तो क्या आप इन्हें कंबाइन कर पाएंगे, एक बार ट्राई कीजिए ज़रूर। आप देखेंगे कि ये चारों स्टेटमेंट ही क्या है हमारे लिए कंबाइन करना बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि अगर इन दोनों को हम छोड़ दें, नीचे वाले दोनों की बात करें, सोनल और शंकर के बारे में, तो हमें इतना पता है सोनल ने शंकर से ज़्यादा मार्क्स गेन किया है। पर नेक्स्ट वाले में नेहा और रणधीर, यानी कि इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट है ही नहीं जिसके थ्रू हम इन्हें क्या कर पाए, अरेंज कर पाए। यहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट तो मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे दो लोगों के सम से है, तो आप देखेंगे हमारे लिए इन्हें कंबाइन करना बहुत टफ है, ये कंबाइन नहीं हो पाएंगी। और अगर कंबाइन नहीं हो पाएंगे तो हम इस बात को कैसे बता सकते हैं कि किसके ज़्यादा मार्क्स आए, ये तो तब हो सकता था जब एक एक इंडिविजुअल को कंपेयर किया गया होता। दैट मीन्स ये, अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ए बी सी तीनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन डी इसका ऑप्शन हो जाएगा कि डाटा कैसा है, इनएडवोकेट है, मतलब हमारे पास जो जानकारी है उसके थ्रू हम कोई भी कंक्लूजन नहीं दे पा रहे इसके रिगार्डिंग कि हाईएस्ट मार्क्स किसके आए हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो आई होप कि ये भी आपको क्लैरिफाई हुआ होगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ ए रन्स लेस फास्ट देन बी, ओके, बी रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, देन एज कंपेयर टू ए, सी का स्कोर क्या है, मतलब सी किस तरीके से रन कर रहा है, ए के कंपैरिजन में सी कैसे रन कर रहा है, ज़्यादा स्पीड से कर रहा है, कम स्पीड से कर रहा है, या इक्वल टू स्पीड में, हमें ये बताना है। तो जैसा पहले हमें स्टेटमेंट में कहा गया, हम उन चीज़ों को उस तरीके से लिख लेते हैं। हमें यहाँ पता है ए रन लेस फास्ट देन बी, यानी कि सबसे ज़्यादा फास्ट कौन दौड़ रहा है, अगर इस स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो बी क्या है, ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में। बी रन एज फास्ट बट नॉट फास्टर देन सी, पर सी क्या है, वो बी से भी ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है, तो इससे पहले क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। आगे हमें कहा गया है, तो हमें अब इन तीनों ये हमें मिल चुका है, जितनी बातें हमें कही थी वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू। अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि ए के कंपैरिजन में बताने है कि सी की स्पीड कैसी है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं। आप देखेंगे ऑप्शन ए में हमें गिवन है स्लोअर देन ए, जो सी की स्पीड है वो कम है इन कंपेरिजन ऑफ ए, तो आप देखेंगे नहीं, ए जो है वो सबसे ज़्यादा स्लोवेस्ट है। ठीक है, सबसे ज़्यादा स्लो अगर कोई भाग रहा है तो वो कौन है, ए है, और सबसे ज़्यादा फास्ट है तो वो कौन है, सी है। तो ये वाली स्टेटमेंट तो वैसे ही रॉन्ग हो गई। फास्टर देन ए, जो सी है वो ज़्यादा फास्ट दौड़ रहा है इन कंपैरिजन ऑफ ए, तो यस ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट स्टेटमेंट हो जाएगा। बाकी को भी पढ़ते हैं। विद द सेम स्पीड ऑफ ए, यानी कि सी और ए क्या दोनों सेम स्पीड में भाग रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट में हमें गिवन है डाटा इज़ नॉट सफिशिएंट टू डिटरमाइन, यहाँ पे जो डाटा हमें गिवन है क्या वो सफिशिएंट नहीं है हमें ये बताने के लिए कि सी ए के कंपैरिजन में कैसे दौड़ रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास डाटा यहाँ पे कंप्लीट है। तो इसके लिए आप देखेंगे इस क्वेश्चन में हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 टेस्ट, एक सेकेंड, क्वेश्चन में हमें गिवन है 4 टेस्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन द 4 कंसिक्यूटिव डे, मतलब 4 लगातार दिन में क्या है ये 4 टेस्ट रखे गए हैं। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। आगे कहा गया है द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज़ कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी। ओके, तो फिजिक्स का टेस्ट जो है वो हमें पता चल रहा है कि बायोलॉजी से पहले रखा गया है, जो बायोलॉजी के बाद रखा गया उससे पहले। तो आप देखेंगे यहाँ पे मान लेते हैं कि फिजिक्स का टेस्ट पहले रखा गया, इसके बाद रखा गया बायोलॉजी का टेस्ट। आगे क्या कहा गया है, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड। अब आप देखेंगे केमिस्ट्री का टेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया है जब इससे पहले 2 टेस्ट क्या है ऑर्गेनाइज हो चुके हैं। दैट मीन्स 3rd रैंक पे कौन आ गया, केमिस्ट्री। आगे हमें कहा गया है विच इज़ द लास्ट टेस्ट, तो आप देखेंगे 4 हमारे पास सब्जेक्ट थे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी। तो हमें फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री को अरेंज कर दिया, तो लास्ट क्या बचा, मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे आ जाएगा मैथमेटिक्स के बारे में।
अब बोल रहा है हमसे, क्वेश्चन में पूछा गया है विच इज़ द लास्ट टेस्ट, तो आखिरी टेस्ट कौन सा था जो कंडक्ट करवाया गया। तो आप इजीली यहाँ से पहचान पा रहे हैं कि लास्ट टेस्ट कौन सा है, मैथमेटिक्स का है जो ऑर्गेनाइज किया गया। दैट मीन्स ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे आप कितना ईजी क्वेश्चन था, और 2017 में ये क्वेश्चन भी क्या है, एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, तो बस आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करके क्या है, पहले क्वेश्चन में जैसा कहा गया उस चीज़ को अच्छे से अरेंज करना है। ठीक है, स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, ये भी 2018 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इफ़ पेन पेंसिल, आप यहाँ पे देखेंगे इफ़ पेन ग्रेटर देन, सॉरी, इफ़ पेन लेस देन पेंसिल, पेन जो है वो क्या है, लेस देन है पेंसिल से, और पेंसिल क्या है, लेस देन है किससे, बुक से, जबकि जो बुक है वो क्या है, ग्रेटर देन है किससे, कैप से। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज ट्रू, तो बताना है इनमें से कौन सी 4 ऑप्शन होंगे जो हमेशा सही होंगे। तो जैसा हमें कहा गया, पहले हम इसे अरेंज करते हैं। हमें यहाँ पे पता चला है कि जो पेन है वो क्या है, लेस देन है किससे, पेंसिल से, और ऐसे ही जो पेंसिल है वो लेस देन है किससे, बुक से। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बुक। और आगे हमें गिवन है बुक क्या है, ग्रेटर देन है कैप से, तो बुक क्या है, ये ज़्यादा है क्वांटिटी में इन कंपैरिजन ऑफ कैप, तो इसका जो साइन हो जाएगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके का। ठीक है, तो ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। आगे पढ़ते हैं, क्या कहा गया, ऑप्शन ए में कहा गया है पेन ग्रेटर देन है कैप से, पेन का कंपैरिजन हमें किससे करना है, कैप से। तो अभी जब हमने पहले ही क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से देखा है तो इसे कुछ क्वेश्चन पहले हमने देखा था कि जब साइन क्या हो जाता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है, तो हम चीज़ों को कंपेयर नहीं कर पाते। यहाँ पे पेन का जो साइन है वो लेस देन का है, और जो कैप का साइन है वो कैसा है, लेस देन का है, बट बीच में आप देखेंगे इनके साइन कैसे हो रहे हैं, जस्ट अपोजिट हो रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो हम इन दो चीज़ों को आपस में कंपेयर नहीं कर पाएंगे। दैट मीन्स ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, हम इसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बुक, ऑप्शन बी में हमें गिवन है जो पेन है वो लेस देन है बुक से, पेन और बुक का कंपैरिजन हम कर सकते हैं, तो यस हम यहाँ बोल सकते हैं कि जो पेन है वो क्या है, लेस देन है किससे, बुक से, क्योंकि आप देखेंगे पेन से बड़ा पेंसिल है, ज़्यादा क्वांटिटी में है, और इससे ज़्यादा क्वांटिटी में बुक है। तो यस हम इनको इनसे कंक्लूजन ड्राइव कर सकते हैं कि पेन हमेशा क्या है, कम है इन कंपैरिजन ऑफ बुक्स। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है पेंसिल और कैप बराबर है, तो हम इनको कंपेयर ही नहीं कर सकते, तो हम इनके बारे में भी कोई कंक्लूजन नहीं दे पाएंगे। दैट मीन्स इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो सी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन में कहा गया है पेंसिल और कैप, तो अब यहाँ पे पेंसिल को और कैप को फिर से कंपेयर करवाया गया, और बीच में आप देखेंगे ये दो साइन तो तब भी आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम इन चीज़ों को भी कंपेयर नहीं कर सकते। दैट मीन्स हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये भी समझ में आएगा। मूव, सो स्टूडेंट्स मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द 3 आइटम्स दैट फॉलोज। इसका मतलब इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड हमसे 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 6 स्टूडेंट्स A B C D E एंड F अपीयर द सेवरल टेस्ट, इन्होंने बहुत सारे टेस्ट में क्या हुए, अपीयर हुए। आइदर C एंड F स्कोर द हाइएस्ट, तो C या F दोनों में से कोई एक क्या करेगा, हाइएस्ट स्कोर करेगा। Whenever C scored the higher then E scored the least। ओके, तो हमें बताया गया अगर C क्या करता है, हाईएस्ट मार्क्स गेन करता है, स्कोर करता है, तो E का स्कोर कैसा होगा, लीस्ट होगा। तो पहली जो हमें सिचुएशन बताई गई इसको हम लिख लेते हैं। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं, 6 स्टूडेंट्स हैं, तो ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4 5 और 6। क्या बताया गया हमें, अगर C हाईएस्ट स्कोर करता है, तो C अगर हाईएस्ट स्कोर कर रहा है दैट मीन्स वो फर्स्ट वाले रैंक पे है, और सबसे कम कौन कर रहा है, ई, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया व्हेन एवर एफ स्कोर्स द हाईएस्ट बी स्कोर द लीस्ट। ओके, अगले वाले में हमें क्या कहा है कि अगर बी कितना स्कोर करता है, नेक्स्ट वाले में कहा गया है अगर एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर करेगा, तो बी का स्कोर कैसा होगा, लीस्ट। तो सेकंड में हमें क्या बताया गया है, यहाँ पर भी 6 लोग होंगे, 3 4 5 और 6। हाईएस्ट स्कोर किसका है, एफ़ का है, तो मान लीजिए कि एफ़ यहाँ पर होगा, तो लीस्ट कौन करेगा, बी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो अब तक हमें इतनी बातें पता चली। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहा गया है, इन ऑल द टेस्ट दे गॉट द डिफरेंट मार्क्स। अलग अलग जो टेस्ट हुए दोनों, उसमें अलग अलग मार्क्स सबने गेन किए। डी स्कोर्स हायर देन ए, डी का जो स्कोर था वो ए से क्या था, ज़्यादा था, बट दे आर क्लोज कॉम्पिटिटर। इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए हैं और डी हैं
दोनों एक साथ हैं, डी का स्कोर ज़्यादा है तो डी पहले आ जाएगा और उसके बाद ए आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें क्या कहा गया है, डी ने हायर स्कोर किया इन कंपैरिजन ऑफ ए। ठीक है, आगे कहा गया है ए स्कोर्स हायर देन बी। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चली कि ए का जो स्कोर है वो बी से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट हमें कहा गया है सी स्कोर्स हायर देन ए, और सी का भी कंपैरिजन किससे किया गया है, ए से, तो यहाँ पे सी ने ज़्यादा स्कोर किया है इन कंपैरिजन ऑफ ए। ठीक है, तो ये तीन बातें हमें अलग से पता चली और ये दो चीज़ें हमें यहाँ पता चली। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन में पूछा गया इफ़ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंक देन द पोजीशन ऑफ बी। तो हमें कहा गया अगर एफ का रैंक कहाँ पर होगा, सेकंड पोजीशन पे, तो इसका मतलब सेकंड वाला केस तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो फर्स्ट पोजीशन पे है एफ। दैट मीन्स हमें फर्स्ट वाली सिचुएशन में पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में आप देखेंगे यहाँ से हमें इतना पता चल रहा है कि एफ का रैंक हमें कहाँ रखना है, सेकेंड, तो एफ को हम यहाँ बिठा सकते हैं सेकेंड रैंक पे। ठीक है, अब इन चीज़ों को अरेंज करते हैं, जो तीन बातें हमें यहाँ से पता चली है इसको, तो यहाँ हमें पता चला था कि सबसे ज़्यादा स्कोर यहाँ पे क्या है, डी का ग्रेटर है किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, और ए का स्कोर ग्रेटर है बी के कंपैरिजन में, यानी कि ए के बाद कहीं पे बी है। ठीक है, और सी का स्कोर कैसा है, ए से ज़्यादा है, तो यानी कि इसके पीछे तो नहीं आ सकता, इससे पहले आ सकता है, और इससे पहले में हम ए और डी के बीच में भी सी को नहीं ला सकते, क्योंकि डी और ए क्या है, क्लोज कॉम्पिटिटर्स हैं। दैट मीन्स ए डी से पहले कहीं होगा, तो मान लेते हैं कि सी यहाँ पर कहीं है। ठीक है, हो सकता है इसके बीच में और भी कोई हो, बस हमें इतना पता है कि सी क्या है, ए से ज़्यादा स्कोर किया है, तो वो हम ए से पहले कहीं होगा। ठीक है, अब इसको हम पुट करते हैं इस वाले फिल में, जो हमारे पास फर्स्ट वाली सिचुएशन थी, बाकी चीज़ों को हम पहले रिमूव करते हैं। ये सेकंड वाले भी सिचुएशन की हमें ज़रूरत नहीं है, तो इसको भी हम क्या करते हैं, क्लीन करते हैं यहाँ पर। अब देखते हैं क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया था। इफ़ पहले से फिल करते हैं, तो हमने देखा सी की पोजीशन यहाँ मिल चुकी है, एफ की भी मिल चुकी है, तो बचे कौन है, ये तीन लोग बचे हैं, डी, ए और बी। तो इनको हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी, यहाँ पे आ जाएगा ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी। ठीक है, तो ये हो गई इनकी अरेंजमेंट। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ एफ स्टैंड सेकेंड इन द रैंक देन द पोजीशन ऑफ बी। तो हमें क्या बताना है, अगर एफ की रैंक सेकेंड है तो बी की रैंक क्या है, हमें ये बतानी है। तो आप देखेंगे सेकेंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो बी की रैंक क्या आ जाएगी, फिफ्थ। तो देखिए ऑप्शन जो डी है, सी है, ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, कि इसकी स्कोर कितनी हो जाएगी, फिफ्थ हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में दो सिचुएशन देके उलझाने की कोशिश की गई है, पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो एक ही सिचुएशन से आ रहा है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। अब जो आगे के क्वेश्चन होंगे, इसमें 3 क्वेश्चन है इस वर्ड प्रॉब्लम से, तो पहले हमने सॉल्व कर ली, आगे के 2 क्वेश्चन और होंगे इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड, उनको देखते हैं। तो मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट में हमें क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है इफ़ बी इज़ स्कोर द लीस्ट। अगर बी का जो स्कोर है वो कैसा है, सबसे कम है, तो पहले पेन को चेंज करेंगे। अगर बी का स्कोर क्या है, लीस्ट है, देन द रैंक ऑफ सी, तो हमें सी की रैंक बतानी है। तो देखते हैं कौन सी सिचुएशन में हमें यहाँ पे कहा गया था कि अगर एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर करेगा, तभी बी क्या था, लीस्ट स्कोर करा था सेकंड वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे पहले ड्रॉ करते हैं हम इस चीज़ को। तो कितने लोग थे टोटल, 6 लोग हैं, 2, 3, 4, 5 और 6। हमें क्या बताया गया था, हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर f क्या है, हाईएस्ट स्कोर करता है, तो b का स्कोर क्या हो जाएगा, लीस्ट हो जाएगा। तो f कहाँ पर होगा, हाईएस्ट स्कोर पे, यानी कि f हो जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, और लास्ट पोजीशन पे कौन हो जाएगा, b हो जाएगा। आगे क्या कहा गया है, अब हमें बाकी चीज़ों को फिल करना था। तो बाकी चीज़ें जो हमने बनाई थी वो क्या थी, सबसे पहले कौन था, c है, फिर कौन है, d है, a है और b है। तो हम इन्हें अरेंज कर सकते हैं, तो ठीक है, इसे अरेंज करते हैं, c d a b। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, C D और क्या था, A था, और हमारे पास क्या बचा, B। तो B सबसे लास्ट में, यानी कि B से पहले यहाँ पर क्या आ जाएगा, E आ जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर था, हमने C D A को अरेंज किया, लास्ट में कौन है, B है। तो B से पहले हमारे पास एक पर्सन और भी है, एक स्टूडेंट, वो कौन है, E है। तो हमने क्या है, E को वहाँ पे क्या कर दिया, सेट करवा दिया। अब आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर B का स्कोर लीस्ट है तो हमें C की रैंक बतानी है। तो आप देखेंगे C की रैंक क्या है, C कौन से रैंक पे है, सेकंड रैंक पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि C की रैंक क्या हो जाएगी, सेकंड।
तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी की रैंक क्या हो जाएगी, सेकंड। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में सेम ही बात कही है कि जो हमारे पास इसका स्कोर आएगा बी का वो कितना आ रहा है, या तो सेकंड हो सकता है या फिर लास्ट वाला हो सकता है। तो आप इन दोनों में से कौन सी सिचुएशन को बना सकते हैं। तो देखिए इस वाले में भी हमें सी की पोजीशन कोई बहुत खास अच्छे से नहीं पता थी, बस इतना पता है कि ए से पहले कहीं होगा, ठीक है। और इस वाले में आप देखेंगे ए यहाँ पर है, तो हो सकता है कि वो यहाँ पर भी तो हो सकता है ना, सेम सिचुएशन पे यहाँ पर भी हो सकता है। आपको सारी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो यहाँ पर हमें ये पता था कि डी इसका क्लोज कॉम्पिटिटर्स है, पर इसके अकॉर्डिंग हम ये भी तो कह सकते हैं एफ हो जाए, डी हो जाए, फिर सी और फिर ए, फिर ई और फिर बी, ये वाली सिचुएशन भी तो हो सकती थी ना। तो या तो सेकंड रैंक हो सकती है तो थर्ड रैंक हो सकती है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कि ये ठीक है हमारी एक पॉसिबिलिटी के हिसाब से बताया, पर पॉसिबिलिटी तो ये भी बन रही है ना कि हो सकता है कि जो सी की सिचुएशन हो वो कहाँ पर हो, थर्ड पे भी हो सकती है। तो सेकंड और थर्ड दोनों ही सिचुएशन क्या है, पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। तो आई होप कि ये भी अच्छे से समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, इसी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इफ़ ई इज़ रैंक थर्ड, ई की रैंक कितनी है, थर्ड है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इनमें से कौन सी सिचुएशन क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी। तो अब की बार जो हमें ई की सिचुएशन को रखना है वो कहाँ पे रखना है, थर्ड पे। तो टोटल हमारे पास कितने लोग थे, 6 लोग, 2 3 4 5 और 6। तो ई की सिचुएशन कहाँ पर है, ई की रैंक कहाँ पर है, थर्ड पे रखनी है। तो मान लेते हैं कि ई यहाँ पर हो जाएगा। अगर ई यहाँ पर है तो बाकी लोगों को आपको क्या करना है, अब यहाँ पे क्या है, सेट करना पड़ेगा। तो बाकी चीज़ों को हम अरेंज करते हैं। तो आप देखेंगे ये कौन सी सिचुएशन में हो सकता था, एक सेकेंड, एफ वाली सिचुएशन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट वाला जो केस है वो पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे सी का स्कोर हायर था तो ई का स्कोर लास्ट था। तो इस वाले केस में तो फिक्स है ई की पोजीशन, तो आप इसे तो रख नहीं सकते। दैट मीन्स एफ वाली सिचुएशन में ही हम क्या इसे पुट कर सकते हैं। तो एफ वाली सिचुएशन में एफ हमारे पास कहाँ है, फर्स्ट वाले पे है, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ, और लास्ट कौन था, बी था, तो यहाँ पर हो जाएगा बी। इतनी सिचुएशन तो हमें यहाँ से क्या हो चुकी है, क्लैरिफाई हो चुकी है कि सबसे पहले एफ है और फिर यहाँ पे कौन है, बी है। बाकी जो हमने और चीज़ें अरेंज करी थी उसको पुट करते हैं। क्या मिला था हमें यहाँ से, सी डी ए और बी। तो इसको पहले लिखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले कौन था, सी था, फिर डी है, फिर ए है और फिर कौन है, बी था। तो ये सिचुएशन हमें यहाँ से मिली थी, सी डी ए बी, ठीक है। अब इन्हें हमें क्या करना है, यहाँ पे अरेंज करना है। तो अब जब आप इसे अरेंज करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कितने सारे ऑप्शन आपके पास बचते हैं। ए और डी हमें पता था साथ में है, तो पहले ए और डी को उसी सिचुएशन में रखते हैं जिस सिचुएशन में हमें बताया गया था। तो डी यहाँ पर हो जाएगा और ए यहाँ पर हो जाएगा। बचा क्या, सी, सी यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। ये थी हमारी सिचुएशन। सो स्टूडेंट, जैसा हमें कहा गया है कि क्या कहा गया था कि ई को हमें कहाँ पे रखना है, थर्ड पोजीशन पे रखना है। तो जैसे थर्ड पोजीशन पे कहा गया था, तो जैसे हमने इस क्वेश्चन के अंदर देखा कि अगर आप ई को थर्ड पोजीशन पे रख रहे हैं तो कौन से वाले केस में रख सकते हैं। तो हमने यहाँ देखा बी वाले जो फर्स्ट वाला केस था इसमें आप नहीं रख पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो ए का स्कोर अगर सी हाईएस्ट करता है तो ई का स्कोर लीस्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे ई की जो पोजीशन है वो फिक्स है, जबकि हमें ई को कहाँ रखना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, सेकंड पे। तो फर्स्ट वाली सिचुएशन में नहीं पॉसिबल है, आपको क्या है, सेकंड वाली पोजीशन में रखना पड़ेगा, जहाँ पे एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर कर रहा है और बी क्या है, लीस्ट स्कोर कर रहा है। तो जैसा कहा गया हमने वैसा पुट किया, एफ क्या है, हाईएस्ट स्कोर कर रहा है, और जो बी है वो क्या है, लीस्ट स्कोर कर रहा है, तो हमने उसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। और ई को हमें कहाँ रखवाना था, थर्ड पोजीशन पे, तो हमने थर्ड पोजीशन पे इसको रखवा दिया। और इसके अलावा हमें क्या बताया गया था, इसके अलावा हमें ये कुछ बातें और थी जो उस वर्ड प्रॉब्लम से क्या है पता चली थी कि सी ग्रेटर दैन डी है, डी ग्रेटर दैन ए है और ए ग्रेटर दैन बी है, ठीक है। ये बातें भी हमें क्वेश्चन से पता चली थी। तो अब भाई हमारे पास जो ब्लैंक बच गए हमने उनको फिल किया, सी यहाँ पर आ गया, डी और ए क्लोज कॉम्पिटिटर्स थे तो ये एक साथ आ गए। तो ये हमने क्या है, चीज़ों को अरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है इसको देखते हैं। इफ़ ई इज़ रैंक थर्ड देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। अगर ई का रैंक थर्ड है तो इनमें से कौन सी बात सही होगी, इसको चेक करते हैं। ऑप्शन ए में गिवन है ई गेट मोर मार्क्स देन सी, ई ने क्या है, ज़्यादा स्कोर किया है इन कंपैरिजन ऑफ सी। तो नहीं, ऐसा नहीं है, जबकि सी का मार्क्स क्या है, ज़्यादा है, जबकि ई का मार्क्स क्या है, कम है। तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। ऑप्शन बी में हमें कहा गया है सी ने ज़्यादा मार्क्स गेन किया है इन कंपैरिजन ऑफ ई, तो यस ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी का स्कोर क्या है, इन कंपैरिजन ऑफ ई ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा।
बाकी ऑप्शन को भी पढ़ लेते हैं क्या कहा गया है। ऑप्शन सी में कहा गया है ए इज़ रैंक फोर्थ, ए का जो रैंक है वो फोर्थ है, तो आप देखेंगे ए का रैंक फोर्थ नहीं, इसका रैंक फिफ्थ है। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। डी का क्या कहा गया है, डी ऑप्शन में डी इज़ रैंक्ड फिफ्थ, तो डी का रैंक बोला गया है फिफ्थ है, नहीं, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो सिचुएशन हमने बनाई है इसमें कितनी रैंक आ रही है, फोर्थ, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट बी जो है यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। इसमें दो सिचुएशन देके कंफ्यूज करने की कोशिश गई थी, तो थोड़ा सा अच्छे से चीज़ों को पढ़ना है और उसके बाद आप देखेंगे ईजिली क्या है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मूव करते हैं, 2019 में इस वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछे गए थे और हम तीनों को क्या है अच्छे से समझ चुके हैं। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 25, तो हमें x के बारे में बताया गया है जो इसकी वैल्यू है वो या तो ग्रेटर देन है या तो इक्वल टू है किससे, 25 के। तो दैट मीन्स x की जो वैल्यू है या तो वो ग्रेटर देन है या इक्वल टू है किसके, 25 के। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, y इज़ लेस देन और इक्वल टू 40, जो y की वैल्यू है वो क्या है, या तो कम है या तो इक्वल टू है किसके, 40 के। तो y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी किसके, 40 के। ये बातें हमें यहाँ पे कही गई है। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑलवेज करेक्ट, तो बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो हमेशा सही है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं x इज़ ग्रेटर देन y, तो इसमें बताना है x क्या ग्रेटर देन है y के। तो पहले इसकी वैल्यूज़ को ना हम लिख लेते हैं। जैसे x की वैल्यू क्या होगी, 25 या 25 से ज़्यादा होंगी, तो अगर आप यहाँ पे लिखेंगे तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, तो 25 होगी, 26 हो सकती है, 27 हो सकती है, एंड सो ऑन, आप आगे तक मूव करवा सकते हैं। y की वैल्यूज़ को भी लिख लेते हैं, कितनी है, 40 से कम ही होंगी या इक्वल टू हो सकती है, तो हो सकता है 40 हो या फिर हो सकता है 39 हो, 38 हो, ऐसे करके आगे तक ये क्या होंगी, बढ़ती जाएंगी। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है x की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है y से, तो ये आप देख पा रहे हैं ऐसा कहीं भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y की वैल्यू ज़्यादा है x के कंपैरिजन में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी में कहा गया है y माइनस एक्स, यानी कि y की वैल्यू को जब हम x में से माइनस करते हैं तो ये ग्रेटर देन 15 से ज़्यादा इसकी वैल्यूज़ आती हैं। तो लेस करके देखते हैं, हमें क्या है y में से x को क्या है माइनस करना है। तो आप माइनस करेंगे, 40 में से 25 आप माइनस करेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 15, तो यहाँ पर आएगा 15। आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप माइनस करते हैं तो हो जाएगा 3 1 13 हो जाएगा। फिर और इसमें से माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1 और 1 11 हो जाएगा। तो ये देखेंगे आप 15 से कम होती जा रही हैं इसकी वैल्यूज़, ठीक है, बढ़ नहीं रही हैं। और यहाँ पे बोला गया है ग्रेटर देन 15 होगा, तो नहीं, या तो 15 हो सकता है या लेस देन 15 हो सकता है, दैट मीन्स ये वाला केस भी नहीं होगा। ऑप्शन सी में कहा गया y माइनस एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 15, तो यस ये सिचुएशन पॉसिबल है। हमने यहाँ देखा या तो y माइनस एक्स की वैल्यू 15 हो सकती है या 15 से कम हो सकती है, डाउन हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो सकता है, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है सी। नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। नेक्स्ट में हमें कहा गया x माइनस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 65। x में से अगर आप y को माइनस करेंगे तो ये केस तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अगर आप x में से y को माइनस करेंगे तो वैल्यूज़ हमेशा कैसी आएंगी, नेगेटिव आएंगी। आप यहाँ पे 25 में से 40 को माइनस करेंगे तो कैसी वैल्यू आएगी, माइनस में 15, तो आपको पॉजिटिव नंबर तो मिलेगा नहीं। और यहाँ 65 और ग्रेटर दैन, तो ये केस तो वैसे भी नहीं पॉसिबल है, तो डी भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये आप देखेंगे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था 2019 में। ठीक है, तो आई होप ये भी अच्छे से क्लैरिफाई हुआ होगा, समझ में आए होंगे ये क्वेश्चन भी। तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है टू स्टेटमेंट S1 एंड S2 आर गिवन बिलो विद रिगार्ड 4 मेंबर्स PQRS फॉलोड बाय द, तो यहाँ पे 4 मेंबर हैं, उनके बारे में बातें कही गई हैं कुछ, तो चेक करते हैं क्या है। स्टेटमेंट फर्स्ट में हमें गिवन है R इज़ ग्रेटर दैन P एज वेल एज Q। R जो है वो क्या है, ग्रेटर दैन P भी है और ग्रेटर दैन Q भी है। ठीक है, तो जैसा हमें फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा गया क्या है कि R क्या है, ग्रेटर दैन है किससे, P से भी और Q से भी। पहले स्टेटमेंट में हमें ये बात कही गई है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें क्या कहा गया है, तो नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है S2 में S इज़ नॉट द लार्जेस्ट वन, कि S जो है वो लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, तो यानी कि लार्जेस्ट नहीं है तो कोई और हो सकता है, यहाँ पे 4 लोग हैं,
तो ये कहीं पे भी हो सकता है एस, बस हमें इतना पता है कि इस वाली पोजीशन पे एस नहीं है। ठीक है, आगे क्या कहा गया है, अमंग 4 नंबर पी क्यू आर एस विच वन इज़ लार्जेस्ट। तो बताना है इन चारों में से कौन सबसे फर्स्ट वाली पोजीशन पे है, सबसे लार्जेस्ट पोजीशन किसकी है, ये हमें बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमें कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबव स्टेटमेंट एंड द क्वेश्चन। तो ये जो बातें कही है उसके रिगार्डिंग हमें ये 4 ऑप्शन गिवन है। ऑप्शन ए हमें गिवन है S1 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। तो आप देखेंगे हमें बताना है कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है। तो क्या आप फर्स्ट वाले से कुछ ड्राइव कर पा रहे हैं? नहीं, हमें चौथे के बारे में कुछ पता ही नहीं है। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट को ना पढ़ें, सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू क्या हम बता सकते हैं कि हाईएस्ट पोजीशन पे कौन है, लार्जेस्ट नंबर किसका है, नहीं पता हमें। ठीक है, तो यानी कि अगर सिर्फ स्टेटमेंट 1 की बात की जाएगी तो ये क्या है, नॉट सफिशिएंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट सफिशिएंट है। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट सेकंड है S2 अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर। अगर फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को ना पढ़ा जाए तो सेकंड वाले स्टेटमेंट से क्या हम बता सकते हैं, यहाँ तो हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ हमें इतना पता है कि S क्या है, फर्स्ट वाले रैंक पे नहीं है। तो इसमें भी अगर आप सिर्फ अकेले सेकेंड स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, नॉट सफिशिएंट हो जाएगा आंसर करने के लिए जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया। दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 में कहा गया S1 एंड S2 टुगेदर आर सफिशिएंट टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बट नाइदर एज 1 अलोन और नॉर S2 अलोन इज सफिशिएंट। तो ये बात तो सही है कि अकेले S1 और S2 से हमें कुछ नहीं रिसीव हो रहा, दोनों को कंबाइन करके एक बार चेक कर लेते हैं। तो अगर आप S1 और S2 को कंबाइन करेंगे तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे पास R, P और Q इन तीनों की रैंक हमें पता चल रही है। ठीक है, और ये वाली सिचुएशन है यहाँ पर, और सेकंड को भी मिला लेंगे तो हमें ये पता है कि S इससे पहले नहीं आ सकता क्योंकि इससे पहले वाले रैंक पे लार्जेस्ट नंबर पे नहीं है। दैट मीन्स S कहीं पीछे होगा, यहाँ पर कहीं होगा, है ना, बीच में भी नहीं होगा। तो यहाँ से हम इन चारों की पोजीशन को क्या है पता कर पा रहे हैं कि हाँ चारों की पोजीशन कहाँ है। यहाँ से आपको आंसर देना होगा कि लार्जेस्ट 1 कौन है इन सब में से, तो हम बता सकते हैं कि वो कौन है, R है। तो यस, अगर दोनों स्टेटमेंट को हम इंक्लूड कर दे तो हम अपने आंसर तक पहुंच पा रहे हैं, आंसर ड्राइव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यस, स्टेटमेंट सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा कि S1 और S2 से हम क्या है आंसर को दे पा रहे हैं। अकेले S1 और अकेले S2 सफिशिएंट नहीं थे आंसर देने के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डी में क्या कहा गया है, S1 एंड S2 टुगेदर आर नॉट सफिशिएंट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, S1 और S2 को हमने कंबाइन कर लिया तो हम क्या है आंसर तक पहुँच गए। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। दैट मीन्स सी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन था जो इस पे पूछा गया था ऑर्डर पे। ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस क्लास का, तो रीड करते हैं। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो भी बातें कही गई हैं उसको पहले हम जैसा जैसा कहा गया है उसको उस तरीके से लिख लेते हैं। A इज़ ओल्डर देन B, तो हमें A के बारे में पता है कि A क्या है, ओल्डर देन है किससे, B से। ठीक है, फिर हमें कहा गया है C एंड D आर ऑन द सेम एज। इसका मतलब C इक्वल टू D हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम एज पे हैं। आगे क्या गया है, E इज़ यंगेस्ट, E क्या है, सबसे छोटा है इनमें। ठीक है, तो इस थर्ड पॉइंट को हम मार्क करते हैं, अभी लिखेंगे इसे। F इज़ यंगर देन D, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि D क्या है, F से बड़ा है एक तरीके से। तो D बड़ा है किससे, F से। अगर F यंगर है दैट मीन्स D अपने आप ही बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बात हमें पता चली। आगे हमें पता चला F इज़ ओल्डर देन A है, F की जो वैल्यू है वो क्या है, A से भी बड़ा है F। ठीक है, अब इसे आप अरेंज करेंगे तो F से बड़ा कौन है, D, तो D यहाँ पर आ जाएगा और D के बाद क्या है, इक्वल टू C। तो ये हमारे पास आ गया, इसको मैं ठीक से लिख देती हूँ। तो C है, C D की एज बराबर है और D क्या है, बड़ा है किससे, F से, और F किससे बड़ा है, A से, और A किससे बड़ा है, B से। तो ये बात हमें पता चली है। बाकी चीज़ों को हम रब कर देते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया हाउ मैनी स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट वन। तो बताना है इनमें सबसे बड़ा जो पर्सन है उसको बताने के लिए, हमें फाइंड करने के लिए अपना आंसर कितने स्टेटमेंट की ज़रूरत है। ठीक है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4 और ओनली 5।
कितने स्टेटमेंट की आपको ज़रूरत है? अगर आपको ये बताना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप देखेंगे यहाँ से अगर आप ड्राइव करेंगे तो सबसे बड़ा आपको कौन मिल रहा है यहाँ पर? फर्स्ट वाले स्टेटमेंट की हमें ज़रूरत है, सेकंड वाले की, सी और डी। तो यहाँ पे बताना पड़ेगा सी और डी, ई भी है, एफ भी है। तो यहाँ पे आपको पांचों स्टेटमेंट को क्या है इंक्लूड करके ही हम इस पूरे सीरीज़ को बना पाए। अगर हम इनमें से कुछ भी एक स्टेटमेंट को मिस कर देंगे तो हमारी ये जो हमने बनाया स्टेटमेंट ये कंप्लीट ही नहीं होगा। अगर कंप्लीट नहीं होगा तो आप कुछ बता नहीं सकते, कोई कंक्लूजन यहाँ से दे नहीं पाएंगे। अगर हमें बताना है कि इनमें सबसे ओल्डेस्ट कौन है तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें क्या पता होना चाहिए, पूरी सीरीज़ पता होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा गया है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सारे डी, ऑल 5 सारे ही स्टेटमेंट की हमें क्या है ज़रूरत है, क्या बताने के लिए कि कौन ओल्डेस्ट पर्सन है। अब यहाँ से ओल्डेस्ट पर्सन निकालेंगे तो सी और डी दोनों ही हैं। क्यों? दोनों की एज सेम है और दोनों क्या है बाकी सबसे ग्रेटर दैन है, क्योंकि आप देखेंगे सबका साइन एक साइड है तो हम इन्हें कंपेयर कर सकते हैं। तो सी और डी और ये दोनों सेम एज के हैं, तो इसका मतलब अगर हम पूछेंगे इनमें ओल्डेस्ट पर्सन कौन है तो सी और डी दोनों ही हैं। ठीक है, तो ये बताने के लिए हमें पांचों स्टेटमेंट की ज़रूरत पड़ी है। दैट मीन्स ऑल 5 स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ओल्डेस्ट पर्सन। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लैरिफाई हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास को, तो आज के जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो यहीं तक था, 2023 तक। सो आई होप कि आपको सारा ही जितना हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ा है ऑर्डर एंड रैंकिंग वाला, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, बेसिक समझ में आया होगा। और हमने 2011 से लेके 2023 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पूछे थे वो सारे हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं, ऑर्डर के भी और रैंकिंग के भी। ठीक है, तो आई होप कि आपकी इस वीडियो से ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। और अगर हेल्पफुल रही होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज की क्लास को यहीं वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच।